हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक रिस्क सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल को देखेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। होप कि आपने जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर और हेलोएल्केन के जो वीडियोस थे उसको देख लिए होंगे और अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे और आपको सारे रिएक्शंस अभी याद होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी तो मैं उनको बार बार नहीं समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन के थ्रू रिवाइज करना। सबसे पहला रिएक्शन अगर आप देखोगे तो आपको दिखता है कि यहाँ पे एक एल्कीन दिख रहा है आपको, जिसमें रिएक्शन जो की गई है वो H2O और H+ के साथ की गई है। मतलब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई एसिड से ये H+ आया होगा और यहाँ पे वाटर है। क्या आपने ये रिएक्शन पहले देखा है? अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मतलब आपने रिवाइज नहीं किया है। आपने ये रिएक्शन पहले ही हाइड्रोकार्बन में देखा था, जहां पे एल्कीन के साथ अगर वाटर और H+ का रिएक्शन होता था तो वहां पे मार्कोनी-कोव उसमें होता था और हम लोग उसमें सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के बाद जो नेगेटिव पार्ट है उसको प्लस के साथ जोड़ देते थे। मतलब अगर आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जाओगे तो हमने HBr वाला रिएक्शन देखा था, HCl HI वाला देखा था, मतलब जहां पे हेलोजन एसिड रिएक्ट कर रहा था एल्कीन के साथ। वहां पे क्या करते थे, मार्कोनी-कोव लगा सकते थे लेकिन लगाते नहीं थे क्योंकि उसमें गलती हो सकती है, इसलिए हम लोग कार्बोकेटाइन बनाते थे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन तक जाते थे। फिर हम लोग प्लस के साथ जो भी नेगेटिव पार्ट होता था, जैसे HBr अगर है, HCl है तो नेगेटिव पार्ट उसमें XI हो गया, मतलब हेलोजन वाला पार्ट हो गया, उसको जोड़ देते थे। उसी के नीचे हमने दो रिएक्शन देखी थी, एक H2SO4 के साथ, वहां भी हम लोग H हटा के जो नेगेटिव पार्ट बनता था OSO2OH उसको हम लोग जोड़ देते थे, ठीक है। और उसके नीचे ही आपने ये रिएक्शन देखी थी जहां पे एल्कीन का रिएक्शन आपका H2 और H+ के साथ किया गया था, जहां पे भी हम लोग यही करते थे कि मार्कोनी को वहां भी लगा सकते थे लेकिन लगाते नहीं थे क्योंकि इसमें गलती होती है। इसमें हम लोग पाई बॉन्ड को तोड़ते थे, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते थे, मतलब यहां भी बना सकते हैं यहां भी बना सकते हैं, तो हम लोग 2 डिग्री प्रीफर करेंगे तो इसलिए हम लोग इस कार्बन पे डालेंगे उसको। उसके बाद जो नेगेटिव पार्ट यहां पे होगा वो क्या होगा, OH नेगेटिव होगा, उसको हम लोग उस प्लस वाले पे जोड़ देंगे। ऐसे हम लोग करते थे रिएक्शन। मतलब इस केस में अगर आप आंसर की बात करते हो तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले इस पाई बॉन्ड को तोड़ दोगे, उसके बाद आप यहां पे प्लस डाल सकते थे या फिर यहां डाल सकते थे, तो इसको प्रीफर नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 डिग्री है तो 2 डिग्री हम लोग प्रीफर करेंगे। उसके बाद जहां पे प्लस आया है वहां पे आप नेगेटिव पार्ट जोड़ते थे, तो H2 से जो नेगेटिव पार्ट आएगा वो OH नेगेटिव आएगा, तो उसको आप यहां पे जोड़ोगे तो यहां पे आपका बन जाता था CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड। इस पे प्लस ले रहे हो तो मतलब इसमें नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के साथ क्या पार्ट जुड़ जाएगा, H+ अपना जुड़ जाएगा, तो अपना यहाँ पे हो गया CH2 पहले से था 3 हो गया। ये इस तरीके से आप यहाँ पे अल्कोहल बना सकते हो। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने पहले कर लिया, तो मैंने इसको फिर भी अच्छे समझा दिया। आपको होप याद आ गया होगा कि मैंने कौन से आपके 3 रिएक्शंस आपको रिवाइज करवाए अभी, तो उसको देख लेना। तो मैंने इसको बता दिया आपको क्या करना है। सबसे पहले मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो करवाते हुए सबसे स्टेबल तक जाओगे, ठीक है। 2 डिग्री है तो 3 डिग्री अगर पॉसिबल है तो वहां तक जाओगे। उसके बाद जो भी पॉजिटिव जिस पे आ रहा है उस पे आप नेगेटिव पार्ट को जोड़ दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको अल्कोहल यहाँ पे बनाना है। तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे बन गया। अब एनसीईआरटी खोल के देखते हैं तो इसमें क्या क्या चीज लिखी हुई। तो जैसे ही एनसीईआरटी खोलते हो, मैंने ये बोला था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का ये पहला रिएक्शन है जहां पे आपको पता चलता है कि एल्कीन से हम लोग बना सकते हैं अल्कोहल्स को। कैसे बना सकते हैं, बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, मतलब कि यहाँ एसिड के प्रेजेंस में आप हाइड्रेशन करवा दो। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, H2 का एडिशन करवा दो। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मार्कोनी को यहाँ पे लगा सकते हैं लेकिन लगाते नहीं, क्योंकि अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हुई तो मार्कोनी को से आपका गलत आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने समझा दिया कैसे रिएक्शन करना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये कैसा टाइप का रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल आपका H+ है। इसको अभी हम लोग नीचे देखेंगे, एनसीईआरटी ने अपना मैकेनिज्म दिया है तो ये इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म से कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। उसको जानने से पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे आपको कैसे कैसे रिएजेंट देखने को मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे आपने देखा कि ये एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है, मतलब वाटर का तो एडिशन होगा तो आपको H2 तो देखने को मिलेगा। तो H2 के साथ आपको एसिड भी देखना चाहिए, तो या तो वो एसिड को डायरेक्टली लिख देते हैं H2SO4 या फिर उससे सीधे सीधे H+ निकाल के आपको देते हैं। तो ऐसे रिएजेंट भी लिखा हो सकता है या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है, या फिर वो H2 H+ को मिला के सीधे सीधे H3O+ भी लिख के दे सकते हैं। और अगर ये तीनों रिएजेंट में से कोई भी दिया हुआ है और एल्कीन के साथ रिएक्शन है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको हाइड्रेशन करवाना है, कार्बोकेटाइन बनाते हुए आपको OH को जोड़ना है, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखते हैं और मैकेनिज्म से कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं वो देखते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे डाउट आ सकती है पहला लाइन पढ़ते हुए कि यहाँ पे देखो, पहले तो बात कर लेते हैं कि मैकेनिज्म में कौन कौन से स्टेप्स है। तो 3 स्टेप में ये काम होता है। याद होना चाहिए कि पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है। तो मैं आपको कंपेयर करते हुए बताऊंगा। पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन होता है। थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने पहला कंपेयर कर लिया कि स्टेप 1 में आपका प्रोटोनेशन होगा, स्टेप 3 में आपका डीप्रोटोनेशन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ H+ ऐड करोगे, यहाँ से H+ निकालोगे। आगे समझ। दूसरा पॉइंट कि इसमें अभी आपने देखा था कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन किस स्टेप में बनता है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे पहले स्टेप में ही कार्बोकेटाइन बनता है। जब आपने प्रोटोनेशन करवाया एल्कीन का, उसी स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन भी बन रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आपने देख लिया। अब जो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है पॉइंट वो ये है कि यहाँ पे लिखा है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो H3O+ के थ्रू हो रहा है। अब बहुतों को पता हो सकता है और बहुतों को नहीं पता हो सकता कि जो H3O+ है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता नहीं। तो यहाँ पे जो इन्होंने पॉइंट लिखा है वो ये लिख रहे हैं कि यहाँ पे अटैक हो रहा है H3O+ के थ्रू, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अभी भी H+ ही है। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कोई पूछा आपका एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है तो H+ ही बोलोगे। हो किसके थ्रू रहा है, तो H3O+ के थ्रू जा रहा है। मतलब अटैक को डायरेक्टली नहीं कर रहा है, H3O+ के थ्रू जा रहा है पहले और फिर H+ उसको दे रहा है और कार्बोकेटाइन बना दे रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो अगर कभी ऑप्शन में आता है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और H3O+ और H+ दोनों हो, तो आपको ध्यान रखना है कि H3O+ अपना इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, H+ होता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ तो प्लस चार्ज है तो दोनों तो होने चाहिए थे, लेकिन H3O+ के पास अगर आप इलेक्ट्रॉन देखने जाओगे तो उसके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन पहले से, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है आपका, ठीक है। ऑल्सो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं कि इलेक्ट्रॉन वो ले। तो ये मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है, थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है। उसके बाद एक बताया था कि पहले स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक H3O+ करवा रहा है। स्टेप 2 में आपको ध्यान रखना है कि स्टेप 2 में न्यूक्लियोफिलिक अटैक वाटर करवाता है, ठीक है। H3O+
इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाता है स्टेप 1 में, वाटर करवाता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक स्टेप 2 में। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद है तो इसमें से वो कैसे भी स्टेटमेंट क्वेश्चन बना के दे दें आप कर लोगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का पहला रिएक्शन हमने देख लिया और जितने पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब वापस से हम लोग रिएक्शन को अभी खोलते हैं और देखते हैं दूसरा रिएक्शन। तो दूसरा रिएक्शन आप जैसे देखोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ फिर से आपको एक एल्कीन दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इस बार आपको डाइबोरेन दिख रहा है। आगे जाओगे तो आपको और क्या दिख रहा है, पेरोक्साइड दिख रहा है और OH नेगेटिव भी दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे H2O भी लिखा हो सकता है। तो पेरोक्साइड दिख जाए, NaOH या फिर OH नेगेटिव दिख जाए, मतलब या तो सिर्फ वो NaOH लिख के दे सकते हैं जैसा कि अभी हमने ऊपर दिखा, या तो सीधे सीधे आपको H2SO4 लिख के दे सकते हैं या फिर H+ लिख के दे सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वो आपको NaOH लिख के दे सकते हैं या फिर OH नेगेटिव लिख के दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डाइबोरेन दिख जाए, H2O2 और NaOH या फिर OH नेगेटिव दिख जाए, आपको याद करना है कि ये कैसा रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहला तो आपको रिएक्शन देखते नाम याद आना चाहिए कि अगर डाइबोरेन है, H2O2 मतलब पेरोक्साइड है और NaOH या फिर OH नेगेटिव है, अगर ये तीन रिएजेंट मुझे दिख रहे हैं तो मतलब यहाँ पे मुझे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना है, जिसमें बनता क्या था, अल्कोहल बनता था। इतना आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। मैंने यहाँ 2 स्टेप में लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी ने 2 स्टेप बताया, तो अगर मान लो कभी AB करके पूछे तो आपको आना चाहिए कैसे बनाना है। तो अगर आपको ये रिएक्शन देते हैं तो जनरली आपसे अल्कोहल बनाने के लिए बोलेंगे। तो अल्कोहल बनाने का सबसे पहले मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कि देखो जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम बता दिया मैंने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आपको एंटी मार्कोनिकोव के थ्रू OH लगाना पड़ता है। और आपको अगर हाइड्रोकार्बन याद है तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि मार्कोनिकोव हम लोग पहचानते तो हैं लेकिन लगाते नहीं है, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं, उसमें गलती नहीं होती है। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है और एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग OH को जोड़ देना है, ठीक है। जो कि क्या कहता है, वो ये कहता है कि जहां पे H ज्यादा है पाई बॉन्ड के उस कार्बन पे आपको OH को जोड़ना है या नेगेटिव पार्ट को जोड़ना है जहां पे H ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सीधे सीधे पाई बॉन्ड को तोड़ना है और OH को जोड़ देना है वहां पे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे OH जोड़ दोगे, यहाँ पे H को जोड़ दोगे तो H2 हो जाएगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो वो बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मार्कोनिकोव के थ्रू OH देखो कहाँ पे जोड़ा है, एंड वाले कार्बन पे जोड़ा है, लेकिन इस केस में OH यहाँ पे जोड़ा था, ये डिफरेंस आता है, ठीक है। मार्कोनिकोव में, एंटी मार्कोनिकोव में, मार्कोनिकोव लगाते नहीं है, उसमें कार्बोकेटाइन बनाते हैं, एंटी मार्कोनिकोव में लगाते हैं, ठीक है। सिंपल याद रखना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव हमें करना है, उसके अकॉर्डिंग OH को जोड़ना है, ठीक है। सिंपल इतना याद रहेगा। पहचानना कैसे है, अगर आपको डाइबोरेन दिख जाए, पेरोक्साइड दिख जाए, OH नेगेटिव दिख जाए, ये 3 रिएजेंट अगर दिख जाए तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, अगर एल्कीन आपका मेन रिएक्टेंट है। अच्छा भी आपने ये तो बता दी कि अगर हमसे सीधे सीधे फाइनल आंसर पूछ दे, मतलब फाइनल अल्कोहल पूछे तो हमें कैसे एंटी मार्कोनिकोव से आंसर देना है, लेकिन अगर ये हमसे ये ट्राई अल्काइल बोरेन जो यहाँ पे बनता है वो पूछते हो तो कैसे आंसर देना है। तो आपको सीधे से याद रखना है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा था डाइबोरेन, वो असली में कैसे एग्जिस्ट करता है। इसमें 2 बोरेन के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, मतलब 2 BH3 का जो मॉलिक्यूल है वो जुड़ा होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सारे के सारे जो बोरोन पे हाइड्रोजन लगे हैं उसको हटाना है और उसकी जगह इसको जोड़ देना है, बस जोड़ते समय पाई बॉन्ड को आपको हटा देना है। तो आप जो लिखोगे वो ऐसा लिखोगे कुछ CH3 CH और सबका वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए CH2Br, ठीक है। और ये 3 बार जुड़ेगा आपका, क्योंकि Br में 3 हाइड्रोजन था, क्योंकि ये जो चीज़ है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो हाइड्रोजन 3 बार था तो इसको भी आपको 3 बार यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था सब वैलेंसी कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे H था, देखो इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी हो, 3 ही हो रही, तो मतलब यहाँ पे H2 हो जाएगा और इसके पास CH2 3 पहले से और Br के साथ ये जुड़ा हुआ है यहाँ से, इसलिए इस पर एक और हाइड्रोजन हम लोग नहीं लगाते हैं। तो अगर आपको आंसर लिखना है सीधे तो ऐसे होता है, बाकी मैं एक बार आपको एनसीईआरटी समझा देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको फाइनल आंसर पूछे अल्कोहल तो आपको एंटी मार्कोनिकोव के थ्रू आंसर देना है, मेनली आपसे ये पूछेंगे। अगर आपसे कभी ये पूछते तो उसमें आपको ट्राई एल्काइल बोरेन बनाना पड़ता है, मतलब कि जो बोरेन मॉलिक्यूल है उसमें BH3 होगा, ठीक है। तो उसमें 3 हाइड्रोजन है तो उसकी जगह आपको 3 हाइड्रोजन की जगह आपको ये ग्रुप लगा देना है, बस पाई बॉन्ड को हटा देना है और कार्बन की सारी वैलेंसी आपकी कंप्लीट होनी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी में सेक्शन को कैसे दिखाया है। तो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, अगर सीधे फाइनल आंसर पूछ दे तो इसमें अल्कोहल बनता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था, एंटी मार्कोनिकोव से बताना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है और जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे आपको नेगेटिव पार्ट को जोड़ देना है, तो वो हमने पहले ही कर लिया था। अच्छा, उसके बाद दूसरा चीज आपसे पूछ सकते थे कि यहाँ पे जो हाइड्रोबोरेशन वाला प्रोडक्ट बन रहा है वो बता दो, मतलब जो ट्राई एल्काइल बोरेन बन रहा है वो बता दो। तो आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं, H3 होता है बोरेन मॉलिक्यूल में, तो उसको हटाओगे आप और उसकी जगह आप ये जो ग्रुप है पाई बॉन्ड को हटाने के बाद जोड़ दोगे, बस कार्बन की वैलेंसी सारी कंप्लीट होगी। तो वो मैंने आपको बताया था कैसे करना है, वो दिखा आपको यहाँ बता दिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नीचे आओगे तो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि जब आप एडिशन करवा रहे होते हो बोरेन का तो उसमें 2 चीज हो सकता है, मतलब ये अगर आप देखोगे इसको डाइबोरेन को हटा के देख रहे हो तो यहाँ पे एक H है और एक BH2 है, मतलब अगर मैं BH3 को खोल के लिखूँ तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ HBH2, ठीक है। तो जब एडिशन होगा तो इसका एक एडिशन अलग कार्बन पे होगा, इसका एडिशन अलग कार्बन पे होगा। तो एनसीईआरटी यही कह रही है कि जब बोरेन का एडिशन हो रहा है अपने डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, तो आपके पास डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन है, एक ये, तो बोरोन आपका इस पे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है। तो किस पे जोड़ना है, तो आपको बोरोन को उस कार्बन पे जोड़ना है जिस पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, ये कहती है एनसीईआरटी। और इसी के कारण ये जो अपना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है वो एंटी मार्कोनिकोव फॉलो करता है। ये चीज आपका एक अच्छा एसर्शन रीजन बन के आ सकता है, जहां पे वो पहला एसर्शन बोल देंगे कि जो HBO है, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वो एंटी मार्कोनिकोव फॉलो करती है। रीजन दे देंगे कि जो एडिशन ऑफ बोरोन है डबल बॉन्ड पे वो ऐसे होता है कि बोरोन आपका sp2 कार्बन जो अपना डबल बॉन्ड वाला कार्बन था उस पे ऐसे जुड़ेगा कि जो कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उस पे जाके बोरोन आपका जुड़ता है, ठीक है। तो ये आपका रीजन हो जाएगा और ये एकदम सही चीज है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज कि जैसा कि नाम बता रहा है कि इसमें 2 स्टेप में काम हो रहा
होता है, पहला हाइड्रोबोरेशन होता है जिसमें आपका ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है, दूसरा उस ट्राई एल्काइल बोरेन का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और उसके बाद आपका फाइनली क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि पहले हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद उसमें आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो OH आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे OH सोर्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है H2 भी है, OH नेगेटिव भी है जो कि NaOH से आ रहा है, तो इसमें सोर्स क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो OH का सोर्स है वो H2O2 है, पेरोक्साइड है, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। और हाइड्रोजन का सोर्स जो है यहाँ पे B2H6 मतलब डाइबोरेन है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है डाइबोरेन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो BH3 मतलब डाइबोरेन आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, जो आपका हाइड्रोबोरेशन हो रहा है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ पे हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो आपको मैंने रिएजेंट बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, सोर्स बता दिया, सब मैंने इस रिएक्शन का आपको कवर कर दिया। उसके बाद इस रिएक्शन में अल्कोहल जो बनता है अच्छी यील्ड में बनता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी पूछेंगे नहीं आपसे जनरली। अब वापस चलते हैं अपने रिएक्शन कॉपी पे और हम लोग अपना थर्ड नंबर रिएक्शन देखते हैं। अगर आप थर्ड नंबर रिएक्शन को देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो रिएक्शन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है। तो इसको देखने से पहले एनसीईआरटी में कुछ और रिएक्शन है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। पहले हमने देखा कि अल्कोहल को अभी तक हमने एल्कीन से प्रिपेयर किया दो मेथड से, पहला हमने एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन किया, दूसरा हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से किस मेथड से हम लोग एल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में हो सकता है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो। तो आपको पता होना चाहिए एल्कीन्स को कन्वर्ट करना अगर हमें अल्कोहल में तो हमें ये दो मेथड पता होना चाहिए। तीसरा, अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें भी C डबल बॉन्ड O होते हैं वैसे कंपाउंड्स को अगर हमें कन्वर्ट करना है अल्कोहल में तो हम लोग बेसिकली रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब रिडक्शन के लिए हमें रिएजेंट चाहिए जो कि रिड्यूस करवा। तो पहला आपका रिएजेंट जो हो सकता है वो हो सकता है आपका H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी मेटल हो सकता है, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल। तो उसमें आप क्या करवाते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हो, पहला ये तरीका हो सकता है। दूसरा रिएजेंट आपको जो देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है LiAlH4, ठीक है, या तो अकेला दिया हो तब भी आपको वही करवाना है, या फिर H2 के साथ भी दिया है तब भी आपको वही करवाना है। तो पहला आपने देख लिया H2 हो इन द प्रेजेंस ऑफ कोई मेटल, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, जो कि उसका कैटलिस्ट होता है। दूसरा LiAlH4 हो, या फिर तीसरा NaBH4 हो। अगर ये तीनों में से कोई भी रिएजेंट दिख जाए और आपको सामने कार्बोनिल कंपाउंड दिख जाए, मतलब कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ईस्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे होगा रिडक्शन और बनाना होगा हमें अल्कोहल, ठीक है। बता दिया मैंने क्या क्या रिएजेंट आपको दिख जाए, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, LiAlH4 या फिर NaBH4, आपको करवाना है रिडक्शन। अगर आपके सामने जो रिएक्टेंट है वो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, इनमें से कोई भी दिख जाए तो आपको क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। अच्छा, अब रिडक्शन कैसे करवाना है, तो एनसीईआरटी अलग अलग करके बात करती है। पहले वो एल्डिहाइड, कीटोन का बात अलग से करती है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का बात अलग से करती है, क्योंकि दोनों को कन्वर्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए हम लोग अलग अलग ही देखें। सबसे पहले तो आपको क्या हो सकता है कि एल्डिहाइड दिख जाए या फिर कीटोन दिख जाए, और इनमें से कोई भी रिएजेंट, जो अभी हमने तीन रिएजेंट की बात की, कोई भी रिएजेंट अगर डला हो तो आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है जो भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है और HH जोड़ देना। अगर मैं आपको इसको करके दिखाऊं तो अगर मैं इधर लेके आता हूं आपको, यहाँ पे खाली जगह है, मान लेते कोई एक एल्डिहाइड है, ये मान लो एक एल्डिहाइड है और ये आपका एक कीटोन है। अगर आपको क्या करना है, मान लो कोई भी रिएजेंट दे दे, X मैं यहाँ लिख देता हूँ। X में क्या हो सकता है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम हो सकता है, LiAlH4 हो सकता है, NaBH4 हो सकता है, ठीक है। करना क्या है, आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है, HH जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर पहले से H होगा वो मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो C यहाँ पे H मैंने जोड़ दिया, पहले से H होगा तो उसको काउंट कर लेना, और यहाँ H था तो H ही रहेगा, और यहाँ पे आपका OH आ गया, तो आपका क्या बन गया, ये इथेनॉल बन गया। इसको देखूंगा तो यहाँ पे भी सेम चीज, पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा, HH जोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी COH हो गया, अभी यहाँ पे H एक आ गया, पहले से H होगा तो उसको काउंट कर लेना, तो ये आपका ये भी क्या बन गया, आपका अल्कोहल बन गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो अल्कोहल बना है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल बना है, और ये जो अल्कोहल बना है ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बना है। मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हो कि कभी भी अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा दो तो उस केस में जो अल्कोहल मिलता है वो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा एंड में लगेगा और एंड में ही आपको OH फिर मिलेगा। तो अगर एंड में कोई ग्रुप लगा है, एंड में OH मिल रहा है, तो आपका 1 डिग्री होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। लेकिन कीटोन आपको पता है हमेशा किसी दो कार्बन के बीच, तो इसलिए आपको वहाँ पे हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। आगे समझ में, बाकी कैसे करना है ये मैंने आपको समझा दिया कि पाई बॉन्ड तोड़ूंगा और HH जोड़ दूंगा, ठीक है। और कौन सा पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा रिएजेंट होगा तो करवाना नहीं करवाना, कोई झंझट नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई भी रिएजेंट दिख जाए तो आपको सीधे सीधे पाई बॉन्ड को तोड़ना है और HH जोड़ देना है, अगर एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई भी दिया है आपको। अब आते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर पे। इसमें क्या होता है, इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना है, वो ये है कि जो NaBH4 है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता। तो मतलब अगर आपको मान लो सीधे दे दूं कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaBH4 के साथ रिडक्शन हुआ है, तो क्या आप करवाओगे, नहीं करवाओगे। सिमिलरली अगर ईस्टर है, मतलब RC⋯O है, तो उसमें अगर मैं आपको बोलता हूं कि NaBH4 के साथ रिडक्शन करवाना है तो क्या आप करवाओगे, नहीं करवाओगे। तो उस पूरे मॉलिक्यूल में आपको देखना है कि अगर कहीं पे एल्डिहाइड है, कीटोन है, तब तो आप NaBH4 के साथ रिडक्शन उसको करवा दोगे। लेकिन अगर उसमें उसी सेम कंपाउंड में COH लगा है, COR लगा है, तो आप उसको रिड्यूस नहीं करवाओगे अगर NaBH4 के साथ रिडक्शन है। तो ये मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बता दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको LiAlH4 दिख जाए या फिर आपको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन दिख जाए, मतलब कि H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD दिख जाए, तो उन दोनों केस में आप रिडक्शन करवा सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि भैया ये नहीं दिखा रहा है लेकिन LiAlH4 तो दिखा रहा है, ये सिंपल इसका रीजन ये है कि LiAlH4 जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन NaBH4 आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब करना कैसे है ये बता दो हमें। तो करना इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको
कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए या फिर ईस्टर दिख जाए, सबसे पहले आपको जो COH का बॉन्ड आपको दिख रहा है उसमें आपको उस बॉन्ड को तोड़ना है, HH जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये H2O बन के निकल जाएगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का केस में है तो यहाँ पे H2O निकल रहा है और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा तो आपका ये बन जाएगा, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे H आ गया तो ये आपका H यहाँ पे आ गया है और इस बॉन्ड को तो हमने तोड़ा है तो वो एज इट इज है। तो सबसे पहले क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड से कन्वर्ट होकर आपका एल्डिहाइड प्लस H2O बन गया, ठीक है। तो H2O हमने दिखाया नहीं यहाँ पे, सिर्फ एल्डिहाइड दिखाया। तो उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से इस पाई बॉन्ड को जो जैसे हम लोग करते थे एल्डिहाइड में, पाई बॉन्ड तोड़ते थे कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाला और HH जोड़ देते थे और आपका अल्कोहल बन जाए। तो बहुत लोग यहाँ पे ट्रिक बताते हैं कि आपको COH हटा दो और CH2OH जोड़ दो, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। इससे अच्छा है कि जब भी क्वेश्चन आए स्ट्रक्चर बनाओ, पहले स्टेप में आप OH वाला बॉन्ड को तोड़ो, H लगाओ, इधर इधर H लगाओ, ठीक है। करना वही चीज़ है, HH को जोड़ना है बॉन्ड तोड़ के। उसके बाद यहाँ पे जो भी बन रहा होगा H जोड़ने के बाद उसको निकाल दोगे और H यहाँ पे जोड़ चुके तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का केस है। उसके बाद फिर से पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, HH जोड़ दोगे और आपका यहाँ पे फाइनल आपका अल्कोहल बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग फिर से ईस्टर के ऊपर। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, कार्बन और OH का बीच का बॉन्ड तोड़ रहे थे। इस केस में आप कार्बन और OR- का बीच का बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है। बॉन्ड तोड़ोगे, वही HH लगा दिया, ठीक है। इस केस में आपका क्या बन गया, यहाँ पे देखो ROH, मतलब यहाँ पे आपका पहले केस में जहाँ पे H2 निकलता था, इस केस में आपका एक और अल्कोहल निकलता है जो कि आप यहाँ लिखोगे, मतलब यहाँ पे आपका एक अल्कोहल पहले स्टेप में निकल जाता है R-OH, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचा है, एल्डिहाइड बचा जो कि आपने यहाँ पे लिखा है। फिर आप वही करोगे, फिर से पाई बॉन्ड तोड़ोगे, HH लगाओगे तो उसके बाद आपका ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2 अल्कोहल मिलते हैं, ये ध्यान देना। ईस्टर केस में आपको 2 अल्कोहल मिलेगा। तो कभी भी अगर आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है A+B लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, उस केस में आपको 2 अल्कोहल मिलते हैं, इसलिए आपसे वो 2 अल्कोहल पूछ रहे हैं। लेकिन इस केस में आपको एक ही अल्कोहल मिल रहा है। तो कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया। NaBH4 रिएक्शन नहीं दिखाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है। LiLH4 क्यों दिखाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन NaBH4 जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो भी आपने रिएक्शन देखा जहाँ पे LiAlH4 का यूज करना पड़ रहा है हमें, होता क्या है कि जो LiAlH4 है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तो है, लेकिन अच्छा है तो महंगा भी होगा, तो एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है काफी। तो इसको यूज करना जो है हमें काफी महंगा पड़ता है, इसलिए हम सोचते हैं कि कोई हमें इंडायरेक्ट तरीका मिल जाए तो हम उसको यूज कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले हम लोग अगर हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, तो हम लोग डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में LiAlH4 डाल के कन्वर्ट करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, पहले एसिड को हम लोग ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एसिडिफिकेशन करवाते हैं। ये रिएक्शन हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें होता क्या है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको OH लेना पड़ता है और अल्कोहल से आप H लेते हो और H2O निकाल के इसको जोड़ देते हो। तो मतलब इस तरीके से आप क्या करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करवा के ईस्टर बनवाते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपका एक बार ईस्टर बन जाए, उसके बाद उसमें क्या करवाते हो आप, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हो, मतलब H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD डलवाओगे और सेम वही चीज़ जो आपने अभी किया था, ईस्टर को जैसे तोड़ रहे थे वैसे ही तोड़ के आप अल्कोहल बना लोगे। तो 2 अल्कोहल बनेगा आपका यहाँ पे, एक ये, तो वही आपको यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बॉन्ड्स तोड़ना सिखाया है, हमेशा आपको वैसे ही बॉन्ड्स तोड़ना है, चाहे वहाँ पे उन्होंने कितना ही लंबा चेन क्यों ना लगाया हो, कैसा भी चेन क्यों लगाया हो। आपको ध्यान देना है कि पहले आपको कार्बन और अगर ईस्टर है तो कार्बन और OR- का बीच का बॉन्ड तोड़ना है, उसके दूसरे स्टेप में आपको कार्बन और डबल बॉन्ड O के बीच का बॉन्ड। तो सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मैंने बता दिया था। तो इस तरीके से आपको करवाना पड़ता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि LiLH4 एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो हम लोग इंडायरेक्ट तरीका क्या करते हैं कि पहले एस्टरिफिकेशन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक, फिर एक बार वो ईस्टर में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। एकदम याद रखो दिमाग में। फिर ये पॉइंट तो मैंने आपको शायद बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल देता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ याद कर भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। आपको यहाँ दिख भी रहा है कि जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल में कन्वर्जन किया तो आपको दिख रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। तो आपका ये रिएक्शन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो मतलब हमने देख लिया कि अगर हमें अल्कोहल बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखना है, तो हम लोग एल्कीन से कर सकते हैं। उसका 2 तरीका है, या तो हम लोग एसिड कैटलाइज हाइड्रोजन करवा लें, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा लें। दूसरा रिएक्शन देखा, अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड से बनाना है तो हमें को रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, LiLH4 हो सकता है, NaBH4 हो सकता है, या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं, जिसमें H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम हम लोग जनरली लेते हैं। तीनों ही केस में अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो तीनों ही रिएक्शन दिखाएगा, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर है तो NaBH4 रिएक्शन नहीं दिखाता है। LiLH4 को क्यों यूज नहीं करते हैं हम लोग जनरली, क्योंकि बहुत महंगा है। तो उसको इंडायरेक्टली कैसे यूज करते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करवाना है अल्कोहल में तो हम उसको पहले एस्टरिफिकेशन करवाते हुए ईस्टर बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा के अल्कोहल बनाते हैं। ये मैंने आपको समराइज करना क्या होता है इसमें, पाई बॉन्ड अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो सिंपल कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड तोड़ोगे, HH को जोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर है तो उसमें मैंने आपको स्टेप बता दिया था कैसे। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो काफी कंफ्यूज करता है बच्चों को, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं हम लोग थर्ड रिएक्शन पे, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो कि हम यहाँ छोड़ के आए थे। तो जैसे ही आप थर्ड नंबर रिएक्शन पे आते हो तो आपको दिखता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और यहाँ पे सेकंड स्टेप में H2 डाला हुआ है। तो यहाँ तो मैंने अलग अलग करके दिया है। जब क्वेश्चन आएगा आपका नीट में तो बेसिकली वो क्या करेंगे कि एक ही स्टेप में आपका लिख देंगे कि पहला तो आपको करवाना है RMgX के साथ रिएक्शन, जहाँ पे R कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है हाइड्रोकार्बन चेन का। और दूसरे स्टेप में दूसरा बोल देंगे कि आपको जब एक बार MgX के साथ करवा लो तो दूसरे स्टेप में H2 के साथ करवाना। तो जहाँ पर मैंने अलग अलग लिखा है वो एक साथ लिख के देंगे और ऐसे करके बोलेंगे आपको रिएक्शन करवाना है। तो क्या करना है आपको, फाइनल आंसर कैसे देना, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि वो ये तो जनरली आपसे नहीं पूछेंगे, बहुत कम ही चांसेस, रेयर चांस है कि आपसे यहाँ वाला जो प्रोडक्ट है वो पूछेंगे, आपको सीधे वो फाइनल आंसर पूछेंगे। तो फाइनल आंसर कैसे बनाना है आपको मैं बताता हूँ। ये जो 3 रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों ही सेम रिएक्शन जिसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट आपको दिख रहा है रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे आपका कार्बोनिल कंपाउंड कोई भी हो सकता है, या तो कीटोन हो सकता है या तो आपका एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है। अब करना क्या है, आपको हमेशा उसको खोल के लिख लेना है, ठीक है। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड को खोल के लिखना है, तो जैसे अगर मान लो मैं पहला लिख के दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ एल्डिहाइड है तो उसको खोलूंगा तो HC डबल बॉन्ड O
H ऐसे लिखोगे। अब रिएक्शन हो रहा था RMgX के साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R होता है वो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होता है, Mg प्लस और X नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है क्योंकि RMg के बीच का जो बॉन्ड है कोवेलेंट है, ये हमने देखा था एल्केन में, और Mg और X के बीच यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो ये होता है आपका माइनस, ये पार्शियल चार्ज है तो माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा ऐसे करके डेवलप हो जाता है। अब ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको आपको प्लस के साथ जोड़ना पड़ता है, और प्लस वाला पार्ट जो है उसको आपको माइनस के साथ जोड़ना पड़ता है, लेकिन हमें वो नहीं सोचना है। तो देखो आपको फाइनल आंसर कैसे देना है सबसे पहले ये सीखो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि वो एक ही स्टेप में लिख देंगे कि RMgX, सेकंड स्टेप में H2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, फाइनल आंसर बताओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको खोल के लिख लेना है। उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, ये कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप का, उस पर आपको R को जोड़ देना है। R कहाँ से आता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें आपको R दिख रहा है, ये R को लाके आपको इस कार्बन के साथ जोड़ देना है, जो भी कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन होगा, तो यहाँ पे आके ये R जुड़। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये पाई बॉन्ड तोड़ देना है और यहाँ पे H लगा देना, मतलब इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। सिंपल यही करना है। तो हर एक रिएक्शन में जो फाइनल आंसर है वो आपको ऐसे देना है। तो अगर मैं आपको आंसर लिख के बताऊँ यहाँ पे, इस स्टेप में आपने कर दिया, इसका आंसर C डबल बॉन्ड OH था, यहाँ से R जुड़ गया यहाँ पे, तो ये R लग गया, ये बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे H लग गया, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड OH हो गया। सिमिलरली इसको करके देखते हैं, तो यहाँ पे भी RCHO है, तो इसको खोल के लिखो C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख दिया आपने। ठीक है, उसके बाद करना क्या था, ग्रिग्नार्ड में जो भी R होगा, तो यहाँ पे R डैश दिख रहा है, तो इसको लाके आप कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ जोड़ दोगे, तो यहाँ पे आपने R डैश को जोड़ दिया। उसके बाद पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे OH लिख देना है, तो आपको इसको फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दो RCOH H R डैश। ठीक है, उसके बाद हम लोग थर्ड देख लेते हैं एक बार। ठीक है, थर्ड में क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कीटोन है, तो कोई बात नहीं है, हम इसको खोल के लिखेंगे तो RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, उसका क्या करना था, ग्रिग्नार्ड के R डैश जो भी यहाँ लगा है, ग्रिग्नार्ड के साथ जो भी हाइड्रोकार्बोनल चेन है उसको निकाल के लाना है और कार्बन के साथ जोड़ देना है। कौन से कार्बन के साथ, जो डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे R डैश था, तो यहाँ पे R डैश लिख दिया मैंने। उसके बाद पाई बॉन्ड को तोड़ना है और OH लिखना है। ठीक है, सिंपल ही करना है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा बहुत ईजी तरीके से। तो ये भी हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो अल्कोहल था ये आपका प्राइमरी अल्कोहल था 1 डिग्री। उसका ये जो अल्कोहल था ये आपका जिस कार्बन जुड़ा है वो 2 कार्बन जुड़ा है, तो मतलब 2 डिग्री अल्कोहल था, और ये जो अल्कोहल है यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरीके से अल्कोहल का डिफरेंस है। तो ये आपको रटना नहीं है, बाकी मैं आपको दिखा दूंगा एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, लेकिन आप इसको ऐसे ही देख सकते हो कि कौन से डिग्री का अल्कोहल निकल रहा है, ये पूछ सकते हैं आपसे। अब दूसरी बात थी कि भैया ये तो आपने बता दिया कि फाइनल आंसर कैसे निकालना है, और मोस्टली 99.9% टाइम वो आपसे यही पूछेंगे। अगर कभी वो आपसे यहाँ वाला पूछ लेते हैं तो आपको कैसे आंसर देना है आपको ये पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया था कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको आप ऐसे लिखते हो HC डबल बॉन्ड OH, तो इसमें आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन का जो चार्ज है उसको खींचेगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो RMgX है उस पर भी चार्ज डेवलप होता है, क्योंकि जो R और Mg के बीच का बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है और Mg और X के बीच आयनिक बॉन्ड है। इस केस में जो Mg है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। R यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस डेल्टा यहाँ पे आ गया, और हेलोजन पे भी माइनस डेल्टा आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है कार्बोनिल का उस पर आपको प्लस वाला जोड़ देना है, और जो प्लस वाला पार्ट है कार्बन है उस पर आपको नेगेटिव जोड़ देना है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि R जो है नेगेटिव वाला पार्ट है, तो उसको आपने लाके कहाँ पे जोड़ दिया, प्लस वाले पे, मतलब कि कार्बन पे, तो यहाँ पे आपका जुड़ गया R। ठीक है, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है मतलब ऑक्सीजन, उस पर आपको MgX जोड़ देना है, मतलब कि इस पर आप जोड़ दोगे MgX और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे तोड़ दोगे, है ना। ठीक है, इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे RC 2H है H2O MG, इस तरीके से आपको लिखना। सिमिलर तरीके से इसको भी करोगे, मान लो कीटोन वाला करके दिखाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये कीटोन था अपना, तो इसको अगर मैं खोल के लिखता हूँ तो RC डबल बॉन्ड O R लिखोगे। उसका क्या बोलता मैंने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ जोड़ दो। तो आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन के पे नेगेटिव आ रहा है, इस पे प्लस आ रहा है, और इसको अगर करोगे तो इसमें भी यहाँ पे आएगा आपका माइनस, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा नेगेटिव। तो ये हो गया प्लस वाला पार्ट, ये हो गया आपका नेगेटिव वाला पार्ट। तो नेगेटिव को जोड़ दिया हमने प्लस के साथ, तो यहाँ पे आ गया R डैश, और O के साथ जोड़ दिया, वो नेगेटिव है तो उसके साथ प्लस वाला पार्ट जोड़ दिया, तो यहाँ पे आ गया आपका MgX। तो अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो वैसे इन्होंने लिखा है कि देखो वैसे लिखा OMgX। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साथ आपका MgX वाला पार्ट बेसिकली जुड़ रहता है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है इस रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले ये जो आपने रिएक्शन देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है। तो आपको मैंने बताया था कि वो आपको डायरेक्टली 2 स्टेप में ना लिखे, ऐसे लिख के दे सकते हैं, तो आपको इसमें फाइनल आंसर बताना होगा जो कि अल्कोहल होता है। अब सब में अलग अलग डिग्री का अल्कोहल दिखा था, आपको ये याद रखना है कि अगर एल्डिहाइड है तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, 1 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है। 1 डिग्री अल्कोहल सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड के केस में मिलेगा, और इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड है तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, अगर कीटोन है, अगर गलती से वहाँ पे आपको कीटोन दे दिया है तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल ही आंसर देना है। तो अगर आपको सीधे याद करना है, मान लो कभी स्टेटमेंट में आ गया कि हमने एक एक्स एल्डिहाइड लिया है और वो फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, उन्होंने बोल दिया, मान लो ऐसे क्वेश्चन घुमाने कि हमने एक एल्डिहाइड लिया है जो कि एक्स है और वो फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, इतना कंफर्म है, तो जो अल्कोहल बनेगा वो बताओ कौन से डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ऑप्शन 2 डिग्री आपका सही आंसर है। ऐसे आपको घुमा सकते हैं, तो पता होना चाहिए। दूसरा, हमने कीटोन लिया है, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया, तो कौन से डिग्री का अल्कोहल बना, तो 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सिंपल। अगर फॉर्मल्डिहाइड लिया तो उसी केस में यही एक एल्डिहाइड है जो कि 1 डिग्री अल्कोहल देता है। तो यही 3 रिएक्शन हमने यहाँ देखा था, जहाँ पे 1 डिग्री बना था, 2 डिग्री बना था, 3 डिग्री बना था। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लिया था, यहाँ पे कोई भी दूसरा एल्डिहाइड लिया था, यहाँ पे कीटोन लिया था। आगे समझ में, ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी आपको। उसके बाद करना क्या था, मैंने बता दिया था कि जो भी R नेगेटिव वाला पार्ट है ग्रिग्नार्ड का उसको कार्बन पे लगाओ। कौन से कार्बन पे, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे, और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड को तोड़ के वहाँ पे O की जगह OH लिख दो। बस ये करना है आपको फाइनल आंसर निकालने के। तो ये आपका रिएक्शन यहाँ पे खत्म। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल 7.2 पे।
तो जैसे ही आप एग्जाम्पल 7.2 पे आते हो तो आपको पहला रिएक्शन देखने को मिलता है कि भैया हमें कैटालिटिक रिडक्शन चाहिए ब्यूटेनॉल का, मतलब एल्डिहाइड दिया हुआ है CCCO के 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है और बोल रहे हैं कैटालिटिक रिडक्शन करवाएं। तो सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि क्या ये दिखाएगा, तो दिखाता है। हमने एक्सेप्शन सिर्फ NaBH4 के साथ दिखा था, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के साथ, ठीक है। ये तो नॉर्मल अपना एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड तीनों के साथ रिएक्शन दिखाता है, तो यहाँ पे रिएक्शन तो दिखाएगा, ठीक है। करना क्या था, रिडक्शन है तो पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, H जोड़ देंगे तो बन गया ये CCOH और यहाँ पे अपना 2H हो गया तो ये H2। ये मैंने सारे H यहाँ नहीं लिखे तो अपना वैलेंसी पूरा कर लेना, मैं आपको बेसिक रिएक्शन दिखा रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, ब्यूटेनॉल बन गया, ठीक है। ये आपका बन गया, तो देखो वही यहाँ पे आपका आंसर है। ये हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन अपना क्या हो गया, ये 1 2 3 भाई 3, ठीक है। अब प्रोपीन है तो मतलब कहीं एंड पे लगा हुआ है। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, मतलब हाइड्रेशन करवाना है, H2O का रिएक्शन है किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो H2SO4। तो मैंने बताया था अगर H2OH+ लिखा हो, H3O+ लिखा हो या फिर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 लिखा हो, तीनों में आपको कैटालिटिक हाइड्रेशन करवाना पड़ता है एल्कीन का, उसमें आपका अल्कोहल बनता है। किस मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू बन जाता है इसमें, जिसमें हम लोग को रिएक्शन देखते याद आना चाहिए कि इसमें मार्कोनिकोव लगता है लेकिन लगाना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे तो प्लस यहाँ पे आएगा, ठीक है। और वहीं पे हम लोग OH को जोड़ देंगे तो OH यहाँ जोड़ देंगे तो आपका ये प्रोपेन 2ऑल बनेगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो ये हम लोग जो हमने रिएक्शन सीखा है अभी उसको अप्लाई करें, तो जो यहाँ अप्लाई हो रहा है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड रिएक्शन अगर आप देखोगे तो वो आपको देखने को मिल रहा है कि रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन बना लो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको बनाते रहना है। विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3, मिथाइल मतलब CH3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब MgBr, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब कि पहले स्टेप में ये करना है, दूसरे स्टेप में आपको H2 के साथ रिएक्शन करवाना है, जो कि मैंने आपको बोला था ऐसे ही देते हैं वो, और इसका रिएक्शन करवाना है। तो इसमें आपको क्या बोला था मैंने, कैसे करवाना है इस रिएक्शन को, आपको सिंपल जो भी यहाँ पे R है ग्रीनार्ड का उसको लेना है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ जोड़ देना है, मतलब कि CH3 को आपने यहाँ पे जोड़ दिया कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ, और ये जो डबल बॉन्ड वाला O था इसका पाई बॉन्ड तोड़ना है और यहाँ पे OH लगा देना है, तो यहाँ पे OH लिख, तो ये आपका बन गया। इसका अगर नाम लिखने जाओगे तो ये बनेगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, ठीक है। कोई आपका इस तरीके से आपको जो भी आपने अभी सीखा तीनों रिएक्शन में आपने अप्लाई कर लिया। आगे समझ में। अब आते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे, रिएक्शन कॉपी में। तो रिएक्शन कॉपी में हमने कहाँ तक कर लिया, ये रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया, ये कर लिया, ये अपने एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे जो अभी हमने डिस्कस किए, ये कर लिए, और ये तो हमने रिडक्शन वाले में किया था ये दोनों को, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब 10 नंबर रिएक्शन तक हमारा हो गया। अब हमें 11 से करना है। 11 में जैसे आप इस रिएक्शन को देखते हो तो आपको याद आता है अरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल चालू हो गया। अब ये रिएक्शन आपको देखते ही याद आना चाहिए सबसे पहले कि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का एक रिएक्शन है, जिसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड ये नहीं है, क्लोरोबेंजीन है। इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है और टेम्परेचर यहाँ पे देखो 623 केल्विन और 300 ATM। क्या आपको ये देखते ही कुछ याद आ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोबेंजीन के साथ 623 केल्विन 300 ATM, क्या हमने ये प्रोसेस देखा था हेलोरीन में, और हमने वहाँ पे ये इसलिए देखा था कि कंडीशन बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है। ये एक्सट्रीम कंडीशन इसलिए देना पड़ रहा था क्योंकि हेलोरीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाती, और इसलिए हमें स्पेशल कंडीशन देना पड़ता है अगर हमें वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है। इस केस में होता क्या है कि सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे H+ नहीं लिखा है, सेकंड स्टेप में लिखा है अलग अलग, बाकी क्वेश्चन में कैसा आएगा मैं बताऊंगा आपको। तो इस स्टेप में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और आपका क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। तो उसको मैं बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपना बेंजीन है, ठीक है, Cl हटेगा और यहाँ पे लग जाएगा ONA, ठीक है, O नेगेटिव Na+, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। ये आपका यहाँ पे बन गया। उसके बाद जब इसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं, एनसीईआरटी लिखते हैं इसका जब एसिडिफिकेशन करवाएंगे या फिर इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से H+ आएगा और इस Na+ को हटा देगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका फिनॉल, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका फिनॉल बनाने का। तो आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आपका कोई भी क्लोरोबेंजीन दिया हो या फिर कोई भी हेलोएरीन दिया हो और आपका यहाँ पे रिएक्शन करवाया हो NaOH और यहाँ H+ हो, पहले स्टेप में NaOH, दूसरे स्टेप में आपका H+ दिया हो और कंडीशन दे रखी हो 6 नहीं भी दिया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये लिखा है उस केस में आपको करवाना क्या है, फिनॉल बनाना। पहला आपको रिएक्शन दिमाग में आना चाहिए। इसमें हमने जो यहाँ पे पहले स्टेप में किया, ये क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया था, जहाँ पे हमने ONA बनाया था, ठीक है। मतलब बेंजीन पे जब ONA लगाया था हमने न्यूक्लियोफिलिक। इसको एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार। तो एनसीईआरटी में मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सब तो बात कर ली थी और इसको ऐसे भी लिख के आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो आपको सिंपल फिनॉल आंसर देना है, आपका मेन प्रोडक्ट जो है आपको फिनॉल देना है, ठीक है। इसमें बीच में नहीं बनाना। बाकी ये स्टेप मैंने बता दिया क्योंकि वो कभी कभी A B आते हैं हम लोग दूसरे रिएक्शन पे। दूसरा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है बहुत फेमस रिएक्शन जो कि आपने हाइड्रोकार्बन में किया है, आपको देखते आ जाना चाहिए। ओलियम अगर आपको दिख गया तो आपको बेंजीन दिख गया, ओलियम दिख गया तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल SO3 बनता है, लेकिन जोड़ते हो आप SO3H तो आपका यहाँ पे बन जाता है बेंजीन, पे लग गया SO3H, ये बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। आपका क्या बन गया यहाँ पे, देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। उसके बाद इस पे फिर से सेम चीज NaOH H+ के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो फिर वही होगा, यहाँ से SO3H हट जाएगा, ONA लगेगा, उसके बाद फिर जब H+ आएगा तो उसको OH में कन्वर्ट कर देगा, तो आपका ये फिनॉल बन जाता है फाइनली, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। तो जब भी आपका ये रिएक्शन दिया हो इस तरीके से दे सकते हैं कि पहला बेंजीन है, फिर ओलियम है, फिर यहाँ A लिख देंगे तो A क्या आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, फिर जब उसको NaOH और H+ के साथ रिएक्शन करवाया तो आपका फिनॉल बन जाए। तो अब आते हैं हम लोग 13 नंबर रिएक्शन पे। आपको यहाँ पहले क्या दिख रहा है कि बेंजीन पे NH2 लगाया और उसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे, NaNO2 + HCl। NaNO2 HCl आपका एक मिनरल एसिड है, NaNO2 क्या है आपका सोडियम नाइट्राइट है। मैंने बोला था कि जब भी आपको एक एनिलीन दिख जाए
और उसका रिएक्शन Na2 प्लस HCl के साथ हो, मतलब आपका यहाँ पे क्या बनता है, डायजोनियम सॉल्ट बनता है। तो आपको सबसे पहले बना देना डायजोनियम सॉल्ट, जिसमें कैसे लिखते हैं हम लोग, बेंजीन लिखेंगे, ठीक है, NH2 की जगह लिख देंगे हम लोग N2Cl नेगेटिव, ठीक है, N2 प्लस Cl नेगेटिव। ये हो गया आपका क्या, डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट आपका यहाँ बन गया। उसके बाद जब हम लोग H2O वार्म के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपको याद रखना है ये N2 प्लस Cl नेगेटिव यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा फिनॉल, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से N2 निकलता है जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे हल्का सा गर्म पानी दिया, आपका यहाँ पे फिनॉल बन गया। इस तरीके से आपका फिनॉल बनाया जा सकता है। तो एनसीईआरटी अगर खोलोगे तो आपको यहाँ पे वही दिख रहा है कि यहाँ पे नाइट्रस एसिड NaNO2 प्लस HCl को आप नाइट्रस एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है, किससे HNO2 निकलता है और वही आपका यहाँ फाइनल रिएक्शन दिखाता है। तो या तो आपको NaNO2 प्लस HCl बोल दें या फिर बोले कि एनिलीन का रिएक्शन हमने नाइट्रस एसिड के साथ कराया है। दोनों में आपको पहले बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाना है और उसके बाद अगर वो बोलते हैं कि आगे हमने इसको वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कराया है तो आपका फिनॉल बन जाएगा और N2 मैंने बोला था अच्छा लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा। इस तरीके से आपको रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है। तो ये रिएक्शन भी आपने हेलो एल्केन में इतना तो देखा ही था। अगले रिएक्शन पे आते हैं जो कि सब ये जो अभी आपने 3 रिएक्शन देखे, इसके बाद ये जो चौथा रिएक्शन आ रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले इनका तो नाम आपको पता था कि ये एनिलीन है, ये बेंजीन है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। इसका नाम बताओ। तो ये बहुत लोग बोलेंगे भैया ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ठीक है, ये भी नाम दे सकते हो। ये आपने हाइड्रोकार्बन में बनाया था, ठीक है, कब बनाया था, जब आपने फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन किया था उस समय आपने इसको बनाया था। जाके रिएक्शन को वापस से देखना आपको मिलेगा। तो इसका तो नाम वहाँ पे बोला था, एनसीईआरटी नहीं बोलता आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बाकी इसका एनसीईआरटी आगे नाम बताती है कि इसको क्यूमीन भी बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट इसका नाम आपको याद रखना है कि क्यूमीन इसका नाम है। तो ये मैंने बता दिया आपको कि इसको क्यूमीन बोलते हैं। जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो सबसे पहला कि यहाँ पे प्रोडक्ट मान लो ए बनेगा और यहाँ पे मान लो बी बनेगा। तो आपको यहाँ पे ए बी दोनों पता होना चाहिए। ए क्या बनेगा, ए आपका कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग इसका ऑक्सीजन करवाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें ये जो आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे CH लगा है, इसके ऊपर CH3 है और यहाँ पे भी CH। तो जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा है उसके साथ एक H है। आपको कुछ नहीं करना है, ये O2 जो है उसके बीच में घुसाना है, उसको पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देना है। तो आपका ये बन जाएगा। पेरोक्साइड में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो O बीच में जोड़ दोगे और यहाँ पे H जो था वो शिफ्ट हो गया साइड में। इस तरीके से आपको बनाना है ये प्रोडक्ट। तो आपका जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब एक बार आपने बना लिया उसके बाद आपका फाइनल क्या कराओगे, इसका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे। डाइल्यूट एसिड मतलब एसिड है और वाटर है, तो H प्लस H2 यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका फाइनल क्या बनता है, आपका एक तो एसीटोन बनता है। कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा। ये जो पार्ट है ना इसको आप निकाल दो कीटोन बना के, और जो OH बचा उसको आप यहाँ पे जोड़ दो, आपका फिनॉल बन जाएगा। तो ये आपका बेंजीन रहा, यहाँ पे आपका OH आ गया और वो पार्ट जब निकल जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, CH3 सीरियल बॉन्ड CH3 आपका मतलब एसीटोन आपका यहाँ पे बन जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट। तो आपको करना क्या मैंने समझा दिया। क्यूमीन दिखे, पहले ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ पे O2 है तो उसको आपको पेरोक्साइड में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, तो जो कार्बन आपके बेंजीन के साथ जुड़ा है उसके बीच में आपको O घुसा देना है और H शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया, ठीक है, जो कि ये पहला प्रोडक्ट था। उसके बाद जब इसका आप मिनरल एसिड के साथ मतलब कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका ये पार्ट एसीटोन यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, और OH आपका यहाँ पे जुड़ जाता है बेंजीन के साथ, मतलब फिनॉल बन जाता है। तो फिनॉल और एसीटोन दोनों मिलता है आपको इस रिएक्शन में जब आप क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करवाते हो, ठीक है, या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाते हो। तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो पहले आपको क्या मिलता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो अगर आपको सीरियसली ये बोला है तो आंसर ये मत दे देना कि फिनॉल बन गया। क्यूमीन का अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाया तो आपको फिनॉल नहीं मिला, आपको क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिला। उसके बाद इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो तो आपको 2 चीज मिल रही है, एक फिनॉल और एक एसिड, ठीक है। एसीटोन यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट मिला है वो भी एक अच्छे अमाउंट मिलता है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये जो मेथड आपने अभी पढ़ा क्यूमीन से फिनॉल बनाने का, ये इसको काफी अच्छे से यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड। अब चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे, इसको साफ कर लो। तो ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है ना, ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, अगर इसको नीट में आना हो तो कैसे आएगा, तो बोलेंगे कि हमें मान लो मिथेनॉल से ये प्रोडक्ट बनाना है, तो हम कौन सा इनमें से ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज करेंगे, और ऑप्शन में बहुत सारे आपको ग्रिग्नार्ड एजेंट दे देंगे। तो इसमें आपको कैसे करना है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में सिंपल याद रखो। ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि आपको इस क्वेश्चन में सब में अल्कोहल मिलेगा आपको, तो जो COH वाला ग्रुप होगा, OH के साथ जो लगा हुआ कार्बन होगा, उसको हटाने के बाद देखना है कि क्या बच रहा है। जो भी बच रहा होगा वो ग्रिग्नार्ड एजेंट का R ग्रुप आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसको लगा के आपको RMgx लिख देना है। मतलब कि आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड एजेंट कैसा होता है, RMgx। अगर आपको ये R पता चल गया तो उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो R कैसे पता करना है कि कुछ नहीं करना है, जो भी अल्कोहल आपके पास होगा उसमें से आपको OH के साथ जो कार्बन लगा है उन दोनों को हटा देना है, OH और उस कार्बन को, पहला कार्बन जो भी है OH के साथ लगा हुआ। उसके बाद आपको देखना है जो आपको दिख जाए बचा हुआ वही आपका R ग्रुप है। तो मतलब इस केस में जो R ग्रुप है वो हो गया आपका ये। तो इसी को आपको यहाँ पे जोड़ देना। तो आपका जो ग्रिग्नार्ड एजेंट हुआ वो ये बना CH3 CHMg, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी आपको OH दिख गया, उसका पहला कार्बन दिख गया, इन दोनों को आपको यहाँ से हटा देना है। तो जो आपको बचा हुआ दिख रहा है ये आपका R हो गया। तो इस केस में आपका R हो गया ऐसा, ठीक। इसको आप जोड़ोगे किसके साथ, MgX के साथ, ये आपका बन गया ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो इन दोनों ही केस का मैंने आपको आंसर बता दिया, ऐसे आपको सॉल्व करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपसे पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखते पता चलना चाहिए कि क्या दिख रहा है आपको, एल्कीन, एसिड और वाटर दिख रहा है, मतलब कि एसिडिक हाइड्रेशन हो रहा है आपका किसका, एल्कीन का। करना क्या होता है इसमें, सेम कार्बोकेटाइन बनाओगे OH को, तो इसमें आपको कार्बोकेटाइन बनाओगे तो प्लस यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे OH जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा ये। फिर आप यहाँ पे आते हो, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था कि जो NaBH4 है वो किसके साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है, ईस्टर मतलब कि R(C)O(O)R' के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो अगर हमें इनमें कहीं भी ईस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया तो हम लोग उसको तो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि पहला ग्रुप आपको दिख रहा है कीटोन है,
है ना, यहाँ दोनों तरफ कार्बन लगा है, सी डबल बॉन्ड ओ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कभी आप कंफ्यूज कर जाते हो कि ये कीटोन है एल्डिहाइड है, तो ये कीटोन है। कैसे पहचाना कि यहाँ दोनों तरफ कार्बन लगा है ये, और यहाँ पे बीच में सी डबल बॉन्ड ओ है। ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है, क्या ये भी कीटोन है? नहीं, ये कीटोन नहीं, क्योंकि यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश है, मतलब ये ईस्टर है, तो NaBH4 इसको तो रिड्यूस नहीं करेगा, पक्का है। तो ये एज इट इज रहने वाला है, ये कुछ सीधे सीधे इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि कीटोन को करता था रिड्यूस। आपको जो आंसर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ोगे HH से, तो OH यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी H लगे जो कि दिखाऊंगा नहीं मैं, और CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 एज इट इज आपका रहने वाला है। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। उसके बाद सेम अगले क्वेश्चन को करूँ, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एल्डिहाइड दिख रहा है और तो कोई ग्रुप दिख नहीं रहा है, और आपको पता है कि एल्डिहाइड को NaBH4 रिड्यूस करता है, तो इसमें सिंपल आंसर हो जाएगा। इसको खोल के लिखोगे तो OHS आएगा, और पाई बॉन्ड तोड़ोगे HH लगा दोगे तो ये आपका एल्कोहल बन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने सारे जितने भी अभी आपने रिएक्शन देखे उसको अप्लाई करके दिखा दिया, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं नीट में और कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। ये ग्रिग्नार्ड वाला क्वेश्चन अच्छा बन के आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, COH वाला पार्ट को हटा के देखना है आपको, और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, COH वाला पार्ट हटाया, आपको आंसर मिल, उस आर को आप MgX के साथ जोड़ देना, आपका आंसर मिल जाएगा। तो हमारे जो मेन रिएक्शन थे वो खत्म हो गए। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं अल्कोहल फिनॉल्स के। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो कंपेयर करवाना पड़ता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग ने हर चैप्टर में बात की है, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है कि बॉइलिंग पॉइंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ेगा नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगा तो आपका जो वैन डर वाल्स फोर्सेस लगने वाले हैं वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये आपको सिंपल इसका रीजन पता होना चाहिए, क्यों नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने पे या मास बढ़ने पे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज करता है जैसे जैसे कार्बन आइटम्स इंक्रीज करता है। अगर मास सेम हो गया उस केस में लोग ब्रांचिंग देखते थे, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस इस केस में कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा सरफेस एरिया कम होते जाएगा, और सरफेस एरिया कम होने के कारण वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कम होते जाएगा। और ये एनसीईआरटी ने रीजन दिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये अच्छा एआर आपका यहाँ से बन के आ जाएगा। जिसको नहीं पता होगा कि ब्रांचिंग होने पर क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है वो यहाँ पे फंस जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका यहाँ से बन सकता है वो ये बन सकता है कि अगर मैं एल्कोहल को या फिनॉल को बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जैसे कि ईथर हो गया या फिर नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो क्या आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एल्कोहल का या फिनॉल का कंपैरिजन करवाता हूँ हाइड्रोकार्बन या ईथर के साथ, उस केस में आपका एल्कोहल फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? सिंपल रीजन, एल्कोहल फिनॉल में आपका क्या आता है? OH आता है, और OH दिखाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, OH ग्रुप क्या दिखाता है? आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वही यहाँ पे अच्छा यार आपका बन के आ सकता है कि जो एल्कोहल है उसकी बॉइलिंग पॉइंट या एल्कोहल फिनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बाकी फंक्शनल ग्रुप वाले जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया, ईथर हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एरीन हो गया, इनसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल फिनॉल के पास OH ग्रुप होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए, ये आपका एक AR हो गया। अब अगर मैं डायरेक्टली आपको बोलूं कि कंपेयर करके बताओ रिजल्ट क्या आता है, अगर मैं इथेनॉल को मिथॉक्सीमीथेन मतलब एक ईथर, मतलब ये एल्कोहल हो गया, ये ईथर हो गया, ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। अगर मैं एल्कोहल, ईथर और हाइड्रोकार्बन को सेम मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल और ईथर को कंपेयर करवाता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट में का क्या ट्रेंड आता है? तो आपको दिखता है सबसे पहले कि एल्कोहल सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद अगर कंपेयर करना चाहता हूँ आगे, तो ईथर का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रोपेन। भले ही इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लैक करता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायपोल मोमेंट पर भी डिपेंड करता है। तो जो ईथर है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोपेन, तो इसलिए मतलब इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है यहाँ पे, सिंपल याद रखो। तो इसलिए यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। बाकी रीजन यहाँ पे एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। तो आपको सीधे सीधे ट्रेंड याद रखना है कि अगर मैं इथेनॉल, मिथॉक्सीमीथेन और प्रोपेन को कंपेयर करता हूँ, जिन तीनों का मास सेम है, इस केस में आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके बाद ईथर का और हाइड्रोकार्बन का सबसे कम। ठीक है, अभी उसको हम लोग करके भी देखेंगे इसको। अब बॉइलिंग पॉइंट हमने देख लिया, अब आते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी में आपको पता होना चाहिए कि जब भी अगर मैं एल्कोहल या फिर फिनॉल को ड्रॉ करता हूं तो उसमें एक तो होता है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट और एक होता है OH जो पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, तो अगर मेरे को वाटर में सॉल्युबिलिटी देखना है तो मतलब डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है या नहीं। जैसे हाइड्रोकार्बन में होता ही नहीं था कोई भी, पूरा का पूरा चेन हाइड्रोफोबिक होता, तो वो इमिसिबल होता था। लेकिन एल्कोहल फिनॉल्स आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि इनके पास OH होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है वाटर के साथ। ठीक है, रीजन पता चल गया। तो ये एक AR क्वेश्चन बन के आ सकता है क्योंकि क्या कि एल्कोहल फिनॉल आपकी सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं वाटर में, पहला एसोसिएशन। रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने की वाटर के साथ। उसके बाद आपने यहाँ देखा था कि इसमें दो पार्ट होता है, एक पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जैसे जैसे ये ग्रुप बढ़ेगा, इसका साइज बढ़ेगा, एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होगा क्योंकि ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। सिंपल, तो ये हमने देख लिया। बाकी इसका क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जल्दी, मेनली आपसे ये बॉइलिंग पॉइंट पे पूछे। तो बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, एग्जाम्पल 7.3, इसको हम लोग देख। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले, सबसे पहले तो आप देखो कि सारे के सारे फंक्शन ग्रुप सेम है या अलग अलग है। ठीक है, अगर सेम है तो हम लोग बेसिकली सिंपल मास पे और ब्रांचिंग पे आंसर दे देंगे। अगर अलग अलग है तो उस केस में हमें पता है एल्कोहल का ज्यादा होता है, फिनॉल का ज्यादा होता है, फिर ईथर का होता है, फिर हमें नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का होता है। तो उसको देखते हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सब में ऑल लगा हुआ है, मतलब कि सब एल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपल मास और वो देखेंगे। तो आपको चेन देखना है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि मिथनॉल सबसे छोटा चेन है यहाँ पे। उसके बाद आपको दिख रहा है इथेनॉल है, उसके बाद आपको प्रोपेनॉल दिख रहा है। मतलब ये तो आपको 3 मिल ही गया क्योंकि उसके बाद के सारे बड़े हैं, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। मतलब इसके पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो ये तो साइज बड़ा है। तो अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठाओगे तो सबसे कम मिथनॉल का 1 कार्बन है, दूसरा आपका इथेनॉल का 2 कार्बन है, प्रोपेनॉल 3 कार्बन है, तो इतना तो हो ही गया। उसके बाद ब्यूटेनॉल पे आओगे तो 2 ब्यूटेनॉल आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आपका मास सेम हो गया
उस केस में आप क्या करोगे, ब्रांचिंग देखोगे। तो यहाँ पे ब्यूटेन 1 ऑल है, मतलब एकदम स्ट्रेट चेन है, और ब्यूटेन 2 ऑल में आपको दिख रहा है ब्रांचिंग होगा, बना के देख लेना। तो मतलब जिसकी ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो इसलिए ब्यूटेन 2 ऑल पहले आएगा। उसके बाद ब्यूटेन 2 ऑल से ज़्यादा होगा ब्यूटेन 1 ऑल का, और क्योंकि ब्यूटेन से ज़्यादा पेंट है मतलब 5 कार्बन है, तो ये तो सबसे ज़्यादा हो गई। तो ऐसे आप कर सकते हो। और ऑप्शन में अगर आप जाओगे ना, सबसे पहले आप देख लेना सबसे ज़्यादा किसका, सबसे कम किसका। मोस्टली आपके ऑप्शन तक वहीं पहुंच जाओगे, मोस्टली ऑप्शन आपका वहीं एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि मैंने सबसे पहले बोला था कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन हो तो आप देखो कि सेम फंक्शनल ग्रुप है या अलग अलग है। तो आप देखो यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे ब्यूटेन है मतलब हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, और यहाँ पे ईथर है। तो आपको यहाँ पे 4 देखने को मिलता है। तो हमें ईथर का, हाइड्रोकार्बन का और अल्कोहल का तो पता है, ये एल्डिहाइड का हमने ट्रेंड नहीं देखा। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू लिख दिया है कि एल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा पोलर होता है ईथर से, इसीलिए एल्डिहाइड की बॉइलिंग पॉइंट भी ईथर से ज़्यादा होती है। तो अगर आप कंपेयर करने बैठोगे तो अल्कोहल सबसे ज़्यादा, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, और फिर आपका हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल हो गया ये। तो इसमें आपको कुछ भी मास और ब्रांच नहीं देखना पड़ता है, सीधे फंक्शनल ग्रुप से आंसर दो। तो यहाँ पे सबसे कम किसका हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का। तो ये हो गया सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। उसके बाद किसका हो जाएगा, ईथर का। उसके बाद आपका एल्डिहाइड का। सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका अल्कोहल। ऐसे आपको आंसर देना है, मैंने आपको एक समझा दी, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल को देखते हैं। तो सबसे पहला लाइन जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये कि जैसे कि विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर दोनों आपके वर्सेटाइल प्लेयर हैं। वर्सेटाइल प्लेयर किसको बोलते हैं, जो कि हर तरफ शॉट मार सके, हर टाइप के शॉट्स मार सके। वैसे अल्कोहल भी एक वर्सेटाइल कंपाउंड है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे अच्छा वर्सेटाइल प्लेयर है वो अल्कोहल है। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि अल्कोहल वर्सेटाइल है। अब कब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, कब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल की तरह तब काम करता है जब इसके पास 2 टाइप के बॉन्ड है। आर, यहाँ पे जो OH है वो आर के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स टूट सकते हैं अलग अलग टाइम पे। अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, और अगर R और O के बीच का बॉन्ड टूटता है तो ये काम करता है इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल इतना याद रखो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि अगर मान लो जो बॉन्ड है वो O और H के बीच का टूटा है तो अल्कोहल कैसा काम करेगा, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। वहीं अगर C और O के बीच का बॉन्ड टूटा है तो ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया आपको। तीसरा, अभी आपने बात किया था कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की भी तरह काम कर सकता है। लेकिन अगर सही में देखोगे तो ये बात, अल्कोहल तो ठीक है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल की मैं बात करूंगा तो सही स्टेटमेंट ये होगा कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है ना वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो अगर ऑप्शन में दोनों हो, अल्कोहल भी और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो आप इसको टिक करोगे कि ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर। पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और एक ऑप्शन होगा ROH और एक होगा आपका ROH2+। तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये आपने कहाँ देखा था, ये आपने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में देखा था। ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन होता है तो ऐसे ही होता था, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो उस समय जो अल्कोहल है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम कर। ठीक है, सिंपल। जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे अटैक कर रहा होगा, जो खुद एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो वही यहाँ पे समझाने की, अगर समझना चाहोगे तो ऐसे समझ सकते हो। चलो ठीक, इतना बता दिया। तो यहाँ से यही पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं कि कब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, कौन से बॉन्ड टूटने पे, और कौन से बॉन्ड टूटने पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। सही स्टेटमेंट ये है कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, वो बता दिया कैसा दिखता है। अब आगे चलते हैं, हम लोग इसके रिएक्शन देखते हैं। अब अगर आप रिएक्शन कॉपी खोलते हो तो यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखता है, जहाँ पे यहाँ तक तो हमने कर लिया था, हमें 18 नंबर रिएक्शन से देखना था। तो आपको पहला रिएक्शन दिखता है जहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन Na के साथ करवाया है। सिमिलरली एक और अल्कोहल इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाया है। फिनॉल का रिएक्शन करवाया है Na के साथ, मतलब मेटल के साथ रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो अगर मैं NCERT खोल के आपको समझाता हूँ पहले, क्योंकि सारे रिएक्शन एक ही जैसे हैं। तो अभी आप क्या देखने वाले हो, अभी आपने देखा था कि अल्कोहल 2 टाइप से रिएक्शन दिखा सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल बनके, एक इलेक्ट्रोफाइल बनके। अगर O और H का बॉन्ड टूटता है तो उस समय वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और आपको दिख रहा है कि अगर OH का बॉन्ड टूटेगा तो क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। दिख रहा है H+ निकलेगा। तो मतलब कि जो अल्कोहल फिनॉल है वो दोनों एसिडिक होते हैं। क्यों, क्योंकि वो H+ दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि कोई चीज़ अगर H+ दे रहा है तो एसिडिक होगा। तो पहले तो आपको ये पॉइंट दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अल्कोहल फिनॉल एसिडिक होते हैं। तो अभी जो हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं वो ऐसे रिएक्शन देखने वाले हैं जिसमें O और H का बॉन्ड टूट, मतलब यहाँ पे अल्कोहल या फिर फिनॉल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, O और H का बॉन्ड टूट रहा है मतलब H+ निकलेगा। तो एसिडिक नेचर भी हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं अल्कोहल फिनॉल का, तो वही हम लोग देखने वाले हैं। तो अल्कोहल फिनॉल कब एसिडिक नेचर मोस्टली दिखाते हैं, जब इनका रिएक्शन मेटल के साथ हो रहा होता है या फिर किसी बेस के साथ रिएक्शन मोस्टली हो रहा होता है। उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे अभी। तो पहले मेटल्स की बात करते हैं। तो मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं, बेसिकली आपका सोडियम लेते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम लेते हैं, या फिर हम लोग पोटेशियम को लेते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम जैसे एक्टिव मेटल्स को अगर हम लोग लेते हैं तो उसके साथ अल्कोहल या फिर फिनॉल रिएक्ट करता है और अपना क्या देता है, एल्कोक्साइड या फिर फिनॉक्साइड देता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने अल्कोहल लिया है कि फिनॉल लिया है। अगर आपने अल्कोहल लिया तो एल्कोक्साइड देगा और फिनॉल लिया तो फिनॉक्साइड देगा। उसको हम लोग अभी देख लें। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है और वो यहाँ पे खेलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि बताओ कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकले अगर इतना मोल हमने अल्कोहल लिया था, ऐसे वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। उसको अभी अब मैं बताता हूँ आपको। तो पहले तो रिएक्शन करना कैसे। तो सबसे पहले तो अगर आपको ये रिएक्शन दिखता है जहाँ पे अल्कोहल है और Na के साथ या फिर किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन हुआ है, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये रिएक्शन ऐसा था जिसमें अल्कोहल या फिर फिनॉल अपना एसिडिक नेचर दिखाता था। एसिडिक नेचर कब दिखाएगा, जब H+ निकलेगा, मतलब इसमें O और H का बॉन्ड टूटेगा। मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ना है ना कि ये बॉन्ड। ठीक है, मतलब O और H का बॉन्ड टूटेगा तो आपको सिंपल यहाँ पे H को निकालना है। तो O तो एज इट इज रहने वाला है, तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, ROH हट गया होगा क्योंकि H वाला बॉन्ड टूट गया, तो H+ निकल गया यहाँ से और आपका Na आ गया। तो यहाँ पे जो ये H निकला है, H+ नहीं H जो निकला है, उसको आप या तो लिख सकते हो कि यहाँ पे H आया है,
लेकिन आपको पता है H तो ऐसे एग्जिस्ट करता नहीं, H2 के फॉर्म में करता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हाफ H2 रिलीज हुआ है। अब यहीं से वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ दिख रहा है कि 1 मोल Na से आपका हाफ मोल H2 निकला है। ऐसे ही वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि अगर इस रिएक्शन में 23 ग्राम Na यूज हुआ है तो बताओ कितने ग्राम H2 निकला है। आपको कैसे इसको करना है क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। आपको दिख रहा है कि 23 ग्राम्स मतलब कि 1 मोल सोडियम की बात की गई है, तो आपको यहाँ पता है कि 1 मोल Na से हाफ मोल H2 निकलता है, तो 23 ग्राम मतलब कि 1 मोल Na से भी हाफ मोल H2 निकलेगा। और हाफ मोल H2 का वेट कितना होगा, H2 का वेट 2 ग्राम होता है, हाफ मोल का वेट 1 ग्राम होगा, मतलब कि 1 ग्राम हाइड्रोजन आपके यहाँ निकला होगा। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करना। अब ये तो आसान है। आप घूमोगे कहाँ पे, एल्यूमिनियम वाले क्वेश्चन। करना क्या है, सेम चीज। आपको पता है कि अगर मेटल के साथ रिएक्शन मतलब अल्कोहल एसिडिक नेचर दिखा रहा होगा अपना, मतलब यहाँ से H निकलेगा, ठीक है, और H की जगह एल्यूमिनियम या फिर जो भी मेटल है वो जुड़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पता था कि Na का वैलेंसी 1 था, तो यहाँ पे हमने कोई भी खेल नहीं किया था। अगर वैलेंसी 1 है तब तो नॉर्मल जुड़ जाता है, लेकिन आपको पता है एल्यूमिनियम जो है +3 वैलेंसी दिखाता है। तो इसमें जब आप जोड़ने जाओगे तो इस पे आपने बेसिक 9th क्लास में पढ़ा है कि वैलेंसी का क्रॉस होता है। तो जब आप इसको लिखोगे तो CH3 C CH3 CH3 O, जहाँ पे आप सीधे Na लिख देते थे क्योंकि दोनों का वैलेंसी उस केस में 1 होता था। जब यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ पे -1 आएगा, और अगर Na पे भी +1 होता था, इस केस में अगर देखूंगा तो यहाँ -1 यहाँ पे +1, तो यहाँ तो सिंपल क्रॉस हो जाता तो 1 1 आता था। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ तो -1 है लेकिन एल्यूमिनियम पे +3 आएगा, तो जब क्रॉस करोगे तो इस पे 3 आ जाएगा और एल्यूमिनियम पे 1, तो मतलब ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि एक एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करने के लिए ऐसा 3 मोल लेना होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है कि एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करने के लिए ये चीज़ आपने 3 बार लिया है, तो यहाँ पे कितना H निकला होगा। तो आपको दिख रहा है कि जब एक बार रिएक्शन हुआ होगा एक एलिमेंट के साथ, तो यहाँ आपने 3 लिया है, तो 3 बार H निकला होगा, तो यहाँ पे मतलब आपके 3 H निकले होंगे। आप कितने निकले होंगे, आप मैं लिख देता हूँ 3 H आपके यहाँ पे निकले होंगे। तो अगर इसको मेरे को H2 में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको अगर आपको इसको H2 में लिखना है तो आपको 2 से इंटू करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये हो गया आपका 3H2/2, ठीक है। ये 2 इसके साथ इंटू होगा तो H2 हो गया, और ये 3/2 बचेगा, तो 3/2 H2। मतलब आप कह सकते हो 1 मोल एल्यूमिनियम आपका रिएक्ट कर रहा है तो आपका 3/2 मोल ऑफ H2 निकल रहा है। अब इससे आप क्वेश्चन फ्रेम अपना बना सकते हो कि वहाँ पे वेट देंगे और आपको यहाँ पे कुछ पूछेंगे कितना हाइड्रोजन निकल रहा है। तो अगर 1 मोल से 3/2 है तो 2 मोल से 3 मोल H2 आएगा, है ना, से 3/2 तो 2 से 3/2 × 2। ये मतलब ये कैसा हो गया, अभी आपने देखा था हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया था जहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मोल कंसेप्ट को मिलाया था। तो वो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर, ठीक है, इजीली फ्रेम कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन फेमस है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया कैसे आपको करना है। बेसिकली एल्यूमिनियम आपको समझना था कि उसमें क्रिस क्रॉस होता है, ठीक है, इसका वैलेंस उसमें जाएगा। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है कैसे आप फॉर्मुला बनाते हो, फॉर्मुला कैसे बनाते हो, तो उसमें आपको मैंने समझा दिया कैसे आपको बिना बैलेंसिंग किए, अगर आप रटोगे तो रट तो पाओगे नहीं, तो बिना बैलेंसिंग कैसे आप उसको आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी खोल के इसको देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे वही किया है, पहला रिएक्शन समझा दिया था, दूसरा रिएक्शन समझा दिया था कैसे यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। और उसको यहाँ पे तो इन्होंने बैलेंस किया, मैंने बिना बैलेंस के 1 मोल के लिए बताया था आपको कि 1 मोल एल्यूमिनियम जो है वो 3/2 H2 निकालेगा। कैसे ये यहाँ तक हम लोग पहुंचे, तो मैंने आपको समझा दिया कि 3 H आएगा क्योंकि 3 ये रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो 3 बार H निकला होगा तो 3 H निकल रहा होगा। इसको मेरे को H2 के फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो ये H2 बन जाएगा और ये 3/2 बच जाएगा, तो 3/2 H2 मैंने लिख दिया था। तो 1 मोल एल्यूमिनियम से 3/2 H2 निकल रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो याद कर लो, आगे आ जाते हैं। तो ये भी सेम रिएक्शन, अगर आपको यहाँ दिख रहा है थर्ड अपना 20 नंबर रिएक्शन, तो यहाँ पे आपका फिनॉल है Na। क्या बताया था, अगर आपको मेटल दिख जाए, अल्कोहल फिनॉल दिख जाए, तो आपको बताना चाहिए कि मेटल के साथ ये कैसा बिहेव करता है, एसिडिक बिहेव करता है, जहाँ पे O और H का बॉन्ड टूटता है, तो H निकलेगा, यहाँ पे Na लग जाएगा। तो ये अभी आपने देखा था, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फिनॉक्साइड, ONa यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखो नीचे इस वाले रिएक्शन, इसमें भी आपका हाइड्रोजन निकला होगा। इस वाले रिएक्शन में भी आपका जो अभी ऊपर देखा आपने, इसमें भी आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा क्योंकि H निकला है वहाँ से। अब इसमें आओगे तो इसमें भी आपका सेम चीज़ करना है। आपको क्या दिख रहा है, ये देखो एसिडिक बिहेव करता है, ये आपने क्या लिया, एक बेस लिया है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा जहाँ पे आपका सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। आपका ये क्या बनेगा, यहाँ पे फिर से सोडियम फिनॉक्साइड ONa, और यहाँ से क्या निकला, यहाँ से H निकला, यहाँ से आपका OH बचा रह गया, तो आपका क्या बन गया H2O। आपको वैसे ही पता है कि एसिड प्लस बेस गए सॉल्ट प्लस वाटर, वही हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे आपको रिएक्शन करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ कि भैया आपने यहाँ पे रिएक्शन फिनॉल के साथ तो दिखा दिया NaOH, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ मेटल्स के साथ की बात की, आपने NaOH के साथ यहाँ रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया। जब आपने अल्कोहल, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे जब आपने अल्कोहल का रिएक्शन करवाया तो उसमें आपने सिर्फ मेटल के साथ रिएक्शन दिखाया, NaOH के साथ रिएक्शन नहीं दिखाया। क्यों, क्योंकि रिएक्शन नहीं दिखाता, ठीक है। एनसीईआरटी ने बात लिखी भी है कि फिनॉल जो है ना, इन एडिशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन दिखाता है। वो कहना ये चाह रहा है कि वो जो आपने ऊपर देखा था ये दोनों रिएक्शंस जहाँ पे अल्कोहल रिएक्ट हो रहा था, यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो NaOH है उसके साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो आपको दिख रहा है कि क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। लेकिन जब नॉर्मल मेटल के साथ कर रहे थे तो वहाँ पे कोई भी वाटर नहीं निकल रहा था। अब दिक्कत क्या है कि अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर को लिखना चाहूँ कि मुझे बताओ अल्कोहल, फिनॉल और वाटर में एसिडिक ट्रेंड क्या है, तो आपको दिखेगा कि जो एसिडिक ट्रेंड है ऐसा है कि अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होता है, H2O बीच में रहता है, और H2O से ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, फिनॉल होता है। अब आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन आगे तब जाती है कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाओ। अगर आप वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जाओगे तो वो आपका रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाए, क्योंकि अगर आप वीक से स्ट्रॉन्ग जाओगे तो वो वापस आपको रिवर्स कर देगा रिएक्शन को, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे होता है, जब आप फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हो NaOH के साथ तब तो H2O बन रहा है, और आपको दिख रहा है कि फिनॉल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, इजीली पॉसिबल है ये रिएक्शन। लेकिन अगर आप सेम
एल्कोहल का रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे तो उस केस में भी वाटर बनेगा। तो आपको दिख रहा है कि एल्कोहल जो है वो वीक एसिड होता है एज कम्पेयर टू वाटर, और इसीलिए ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, ये पीछे होने लगेगा, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग नहीं कर पाते। तो इतना तो मैंने समझा दिया आपको। इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि मिथनॉल है, लेकिन पता नहीं वो पूछेंगे, लेकिन फिर भी याद रखो कि एल्कोहल आपकी कम एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर, लेकिन मिथनॉल जो है वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है। अब वो क्या कर सकते हैं कि इनमें से कोई भी रिएक्शन आपको दे देंगे, कोई भी एक रिएक्शन लिखा होगा, बोलेंगे बताओ इस रिएक्शन से आपको क्या पता चल रहा है। इस रिएक्शन से आपको सिंपल ये पता चल रहा है कि जो एल्कोहल और फिनॉल है वो एसिडिक होता है नेचर में। एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि वो ब्रोंसेड एसिड की तरह काम करते हैं, मतलब कोई भी अगर स्ट्रॉन्गर बेस उनके साथ है, जैसे NaOH था यहाँ पे, तो उनको वो अपना H+ डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो एज ए एसिड काम करते हैं। कौन? अपने एल्कोहल और फिनॉल। चीज समझ में आ गई हमें। अब हम लोग नीचे आते हैं। इससे पहले कि हम लोग ये चीज़ देखें, हम लोग पहले नीचे वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें इन्होंने क्या लिखा है। अभी मैंने बताया था कि एल्कोहल को अगर मैं वाटर के साथ कंपेयर कराऊंगा तो एल्कोहल उस समय एसिड की तरह काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल एक वीक एसिड होता है जब हम लोग वाटर से कंपेयर कराएंगे। इसका एक्सेप्शन बता दिया मैंने, मिथनॉल। उसको नहीं जाते हैं, हम लोग जनरल बात करते हैं। एल्कोहल क्या होता है? वाटर कंपेरिजन में वीकर एसिड होता है। अब वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा एसोसिएशन क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। कैसे? वो इस चीज़ को आपका एसोसिएशन में लिख के दे देंगे और ये लिख देंगे आपका रीजन में, वो एकदम ठीक होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का, इस रिएक्शन का जो रीजन है वो ये दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन इसलिए हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये आपका रहा एल्कोहल। एल्कोहल यहाँ पे H+ एक्सेप्ट कैसे काम कर रहा है? एज ए बेस। और जो अपना वाटर है वो एसिड की तरह काम कर रहा है क्योंकि H+ यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि एल्कोहल जो है वाटर कंपेरिजन में वीकर एसिड हो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी कि वाटर एक बेटर प्रोटोन डोनर है। इसको भी एसोसिएशन रीजन की तरह यूज कर सकते हैं कि ये एसोसिएशन लिख दिया, ये रीजन हो गया अपना। अब ये तो हमने एसिड स्ट्रेंथ की बात कर ली कि अगर मैं इथेनॉल को वाटर से कंपेयर कराऊँ तो वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि मिथनॉल की यहाँ पे मैंने बात नहीं की है, ठीक है। अभी ऊपर इस रिएक्शन से आपको पता चल रहा है कि अगर मैं एल्कोहल और वाटर का रिएक्शन करवाता हूँ तो उस केस में एल्कोहल आपका एक वीक एसिड की तरह काम करता है, मतलब एल्कोहल यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। और एसिड की तरह कौन काम कर रहा है? वाटर, मतलब वाटर यहाँ पे वीक बेस होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी है घुमा के कि अगर वाटर क्या देता है? OH नेगेटिव दे सकता है। तो अगर मैं हाइड्रोक्साइड आयन को कंपेयर कर रहा हूँ एल्कोक्साइड आयन के साथ, तो एल्कोक्साइड आयन जो कि अपना एल्कोहल से आ रहा है और एल्कोहल वीक एसिड की तरह काम कर रहा था, तो मतलब इसका जो एल्कोक्साइड आयन आ रहा होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये आपने पढ़ा है पहले इक्विलिब्रियम में। तो एल्कोक्साइड आयन जो है अपना यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन जो कि वाटर से, आप देख सकते हो वाटर से भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे NaOH की बात की है। तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ NaOH से हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम इथॉक्साइड से एल्कोक्साइड आयन, तो एल्कोक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ रखता होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। ये यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा है कि एक एल्कोक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रोटोन एक्सेप्टर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। और इसीलिए एल्कोक्साइड आयन क्या है? स्ट्रॉन्गर बेस है। इससे आपको एक और चीज़ समझ में आती है कि एल्कोहल जो है वो ब्रोंसेड बेस की तरह भी काम कर सकता है। मतलब अभी आपने देखा एसिड तरह तो काम करता है क्योंकि H+ देता है, साथ ही साथ वो H+ एक्सेप्ट, मतलब प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है। और ये प्रोटोन एक्सेप्ट क्यों कर पा रहा है? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर होता है, आपको पता है। तो उसी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण ये अपना H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसलिए एल्कोहल ब्रोंसेड बेस की तरह भी काम करता है। तो अभी देख रहे हो एल्कोहल कितना वर्सेटाइल है। उधर देखा था अपनी न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी। अभी देख रहे हो एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी। तो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है, आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। और कैसे कैसे स्टेटमेंट्स, ये सारे जितने पॉइंट्स बताए, ये सारे स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे वो उनके ऊपर है, लेकिन मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, कैसे वो लिंक कर सकते हैं समझा दिया आपको। तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, आपको गलत नहीं होगा फिर। अब आगे जाने से पहले ऊपर एक लाइन थी, वो ये था कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। सही बात है, अगर OH बॉन्ड पोलर नहीं होगा तो H टूटेगा कैसे वो बॉन्ड, और टूटेगा नहीं तो H+ निकलेगा नहीं। जितना ज्यादा वो पोलर बॉन्ड होगा उतना इजीली H+ निकलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं इस एल्कोहल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पे बढ़ाएगा। अब होता क्या है कि पोलैरिटी क्या होती है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसके कंपैरिजन में, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो इसके कारण पार्शियल चार्जेस डेवलप होता है, पोलैरिटी डेवलप होती है। अब अगर मैं ऑक्सीजन को पहले से कुछ दे दूं, मान लो आप भूखे नहीं हो, ठीक है, अगर आपको भरपूर खाना मिल रहा है पीछे से, तो आप दूसरे का खाना क्यों छीनोगे? लेकिन अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है तो आप सामने वाले से छीनोगे। तो सेम केस हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर मैं उसको और इलेक्ट्रॉन साइड से देता रहूं तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं मांगेगा, और ये जो पोलैरिटी थी ये कम होने लगेगी, और ये जो है इजीली फिर टूटेगा नहीं बॉन्ड, ठीक है, इजीली टूटेगा नहीं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं तो वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पे बढ़ा रहा है, इस कारण से पोलैरिटी OH बॉन्ड की कम हो जा रही है और वो टूट नहीं रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाए। यही रीजन है, ये AR क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है, इसको ध्यान समझना जो मैंने अभी बोला आपको। तो अगर आप कंपेयर कराओगे तो अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन बढ़ेगा, उतना कम पोलर बॉन्ड हो जाएगा, और जितना कम पोलर बॉन्ड होगा उतना टूटने में उसको दिक्कत होगा, उतना कम ही एसिडिक, ठीक है। इसलिए इसका जो ट्रेंड है वो ये आता है कि प्राइमरी अगर एल्कोहल है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और एज कम्पेयर टू टर्शियरी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे एक लाइन है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो फिनॉल का रिएक्शन मेटल के साथ या फिर एल्कोहल का रिएक्शन मेटल के साथ आपको क्या बताता है? ये बताता है कि एल्कोहल और फिनॉल जो है वो एसिडिक होते हैं नेचर। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है कि एल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन बता रहे हैं तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ना लिखा हो, क्योंकि एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करवाते हैं। तो सेम लाइन लिखेंगे, बस फिनॉल में एक एडिशन होता है बाकी मेटल्स के अलावा, सोडियम एल्यूमिनियम तो होगा ही, साथ साथ NaOH भी यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर एल्कोहल के लिए लाइन लिख रहे हैं उसमें NaOH नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो आपको एक छोटी सी लाइन से घुमा देंगे, छोटे से वर्ड से घुमा देंगे, आप ध्यान नहीं दोगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और अभी जो मैंने आपको समझाया कि कैसे ऑक्सीजन पे अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हो तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, वही सेम चीज अभी हम लोग यूज करने वाले फिर से। यहाँ पे क्या लिखा है? पहला पॉइंट
कि अगर आप एक सबसे उसको डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिखा है कि फिनॉल का जो रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो ये बताता है कि जो फिनॉल है वो अल्कोहल और वाटर कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छा एसिड है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल तो NaOH के साथ रिएक्शन दिखाता ही नहीं है, और अगर फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन दिखा के वाटर बना पा रहा है, मतलब कि फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि अल्कोहल तो रिएक्शन नहीं दिखा पा रहा है, और फिनॉल अगर वाटर बना पा रहा है रिएक्शन करके, मतलब वाटर से ज़्यादा एसिडिक फिनॉल है। तो ये आपको यहाँ से AR क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी है यहाँ पे कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप अल्कोहल पे भी होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपके फिनॉल पे भी होता है। जो एरोमेटिक रिंग पे लगा हुआ हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू उस हाइड्रोक्साइल ग्रुप के कंपेरिजन में जो कि अल्काइल ग्रुप पे लगा है। मतलब कि ये देखो ROH है, नॉर्मल अल्कोहल है, इस पे भी OH है, और ये अपना फिनॉल है, इस पे भी OH है। ये अल्काइल ग्रुप पे लगा है, ये अपना एराइल ग्रुप है, मतलब कि अपना एरोमेटिक रिंग पे लगा है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आयनाइजेशन होता है, यहाँ भी H+ निकल रहा है, यहाँ भी H+ है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो OH है वो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू इस OH के। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन सेम वही चीज़, एसिडिक स्ट्रेंथ कब बनेगा? जब मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं। अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हो। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण वो सामने से, क्योंकि उसका पहले से मैंने बोला था, अभी अगर आपको कोई खाना दे रहे तो आप दूसरे का क्यों, सेम वही चीज़, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो वो खाना सामने से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो पोलैरिटी कम हो जाएगी बॉन्ड की। पोलैरिटी कम हो जाएगी तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। सिमिलरली अगर इसमें बात करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो O है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पे जो जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। अब आप बताओ मुझे कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp3 या sp2? आपको पता है sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। अगर मैं आपसे खाना छीनने लगूँ तो आप सामने वाले से छीनोगे, सेम वही चीज़ यहाँ पे होगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, इलेक्ट्रिक कम कर रहा है कार्बन पे, इसलिए ऑक्सीजन अब हाइड्रोजन का छीनेगा तो और पोलैरिटी बढ़ जाएगी। पोलैरिटी बढ़ने से क्या होता है, इजीली वो ब्रेक होता है बॉन्ड, और H+ इजीली निकलता है, आयनाइजेशन इजीली होता है, और इसलिए ज़्यादा एसिडिक। यही सेम रीज़न है कि क्यों जो एरोमेटिक रिंग का OH है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू अल्काइल। तो वही यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो sp2 है वो ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पे कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा खींचेगा, इसके कारण पोलैरिटी इंक्रीज कर जाएगा OH बॉन्ड का, और इसीलिए वो ज़्यादा इजीली आयनाइजेशन दिखाता है फिनॉल में एज कम्पेयर टू अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत प्यारे तरीके से मैंने समझाया, इसको एक बार नहीं समझ आया तो रिपीट करना, आपको समझ आ जाएगा। अभी तो ये हमने बात कर ली कि कैसे अल्कोहल से ज़्यादा, अल्कोहल वाले OH से ज़्यादा अपने फिनॉल वाला OH जो है ज़्यादा एसिडिक होता है। अब हमें बात करना है कि जो फिनॉक्साइड आयन है, इस केस में देखो क्या बन रहा है, इस केस में आपका बन रहा है फिनॉक्साइड आयन, इस केस में बन रहा है एल्कोक्साइड आयन। अब इन दोनों में अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर कराऊँ तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो आपको दिख रहा है कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो अच्छे से रेजोनेंस दिखाएगा, और यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा, चार्ज का यहाँ पे डीलोकलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, और लेकिन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो क्योंकि फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन दिखा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एल्कोक्साइड आयन। पहला पॉइंट यहाँ से एक अच्छा यार बन के आ सकता है। अब हमने फिनॉक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी की तो बात कर ली। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे ये बताओ कि फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको पता है कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है। आपको नहीं पता तो आप याद कर लो कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मान लो फिनॉक्साइड आयन स्टेबल नहीं होता तो ये आयनाइजेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाता। मान लो हमेशा क्या होता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, तो अगर फिनॉल ज़्यादा स्टेबल होता तो फिनॉक्साइड बनता ही नहीं, है ना। मतलब फिनॉक्साइड बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड है। पहली चीज़ तो ये होगी। अच्छा, दूसरा, अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हो फिनॉल का, तो आपको उसमें दिखता है कि जो ऑक्सीजन है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, उस पर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। लेकिन फिनॉक्साइड आयन में ऐसा नहीं है, जो ऑक्सीजन है उस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे नेगेटिव चार्ज आता है। आपने पढ़ा है जब रेजोनेंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करवाना होता है तो उसमें आप देखते हो कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे ज़्यादा अच्छा मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कि किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर मेरे को डायरेक्टली अच्छे से कंपेयर करवाना होता तो इसका रीजन यही होता कि फिनॉक्साइड आयन इसलिए स्टेबल है क्योंकि उस पर ऑक्सीजन आइटम पे नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन फिनॉल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन एनसीईआरटी ये लाइन नहीं लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है कि फिनॉल कम स्टेबल इसलिए है क्योंकि उसमें चार्ज सेपरेशन है। अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल सा है, क्यों? क्योंकि जब आप रेजोनेंस की स्टेबिलिटी पढ़ते हो तो उसमें बताते हैं कि अगर चार्ज में सेपरेशन है तो वो ज़्यादा अच्छा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी शायद चार्ज सेपरेशन से कुछ और कहना चाहती है। वो शायद ये कहना चाहती है कि फिनॉल के केस में आपको प्लस माइनस दोनों चार्ज देखने को मिलता है और उसमें भी प्लस चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे आएगा। बाकी इस लाइन को आप रट लो, अगर आता है ये लाइन तो कॉन्ट्रोवर्शियल सा यार बनेगा ये। इसमें बहुत लोग गलती करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो गलत कह रहा है कि चार्ज सेपरेशन है तो फिनॉल लेस स्टेबल, लेकिन चार्ज सेपरेशन है तो फिनॉल को ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको याद कर लेना। बाकी मैंने इसका असली रीजन बता दिया कि अगर आपको कंपेयर करना ही है तो आप करोगे ऑक्सीजन आइटम पे नेगेटिव चार्ज को देख के, जो कि फिनॉक्साइड आयन पे है, लेकिन फिनॉल में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। चार्ज डीलोकलाइजेशन तो दोनों में ही है। अब अगर आप सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स की बात करोगे, मतलब कि इसमें सिर्फ फिनॉल ना हो, कोई और ग्रुप लगाओ फिनॉल में, तो उस केस में क्या होता है कि जितना ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतना ज़्यादा अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अच्छा है, जो कि फिनॉल से जो आपका आयन बन रहा है उससे अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। अब ये जो इफेक्ट है, अगर मैं नाइट्रो ग्रुप की बात करूँ तो उसमें मोस्टली NO2 लगा हुआ आपको देखने को मिलता है। तो उसमें होगा क्या कि अब ये जो इफेक्ट है वो कहाँ पे अच्छा दिखता है, जब वो ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पे लगाओ, ठीक है। मेटा पे इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हो, इसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा था माइनस माइनस, देखो कहाँ पैरा, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, है ना। वैसे अगर इसका भी देखोगे तो यहाँ पे भी ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप NO2 लगाते हो, मान लो मैं किसी भी एक जगह लगा के दिखाता हूँ, मान लो आप पैरा पे लगा रहे हो NO2, तो अगर आप NO2 लगाते हो, मान लो यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ मैं, तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज को ये रेजोनेंस के थ्रू खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सिग्मा पाई यहाँ पे आ रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज को ये ऑक्सीजन खींच पाएगा, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर पाएगा, इसको स्टेबल कर पाएगा। लेकिन अगर आप मेटा पे लगाते हो NO2, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सिग्मा
तो यहाँ पे रेजोनेंस है नहीं, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, इसलिए मेटा पे इसका इफेक्ट नहीं दिखता है NO2 ग्रुप लगाने का या किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने का उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दिख पाता है, इसलिए हम लोग ऑर्थो पैरा पे लगाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ऑर्थो और पैरा पे इफेक्ट इसलिए दिखता है क्योंकि ऑर्थो पैरा पे जो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो हो पाता है। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया अगर इसको लिखना हो तो। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि क्रिजॉल जो होते हैं ना उनका एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से कम होता है। क्रिजॉल क्योंकि यहाँ नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए क्रिजॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया कि क्रिजॉल का स्ट्रक्चर देखो ये होता है और इसके 3 आइसोमर्स हो सकते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, मतलब CH3 जो है ऑर्थो पे लगा हो सकता है, मेटा पे या फिर पैरा पे। तो क्रिजॉल में कुछ नहीं होता है, एक OH के साथ एक CH3 लगा होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक टेबल है जिससे हमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करना है जो कि मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखाया। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखो O नाइट्रोफिनॉल है, O नाइट्रोफिनॉल है, मेटा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अगर मेरे को इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आपको दिख रहा है सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगा हुआ है। अच्छा, ये कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है, तो ये जो NO2 -I भी दिखाता है -M भी दिखाता है। तो -I -M जो है वो ऑर्थो दिखाएगा, पैरा दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मेटा पे जो है -M नहीं लगता है। अभी मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए -M नहीं लगता है मेटा पे। ठीक है, तो मेटा पे क्या लगेगा, सिर्फ -I लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचने की अगर कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो सबसे कम किस में होगा, -I इफेक्ट, वीक इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू -M। तो ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर पाएगा, इसलिए इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा वीक होगा। तो इसलिए देख पा रहे हो मेटा सबसे वीक है। अच्छा, अब बच गया पैरा और ऑर्थो। अब -M तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन जो करेंगे मेटा और ऑर्थो का, पैरा और ऑर्थो का, वो -I के हिसाब से करेंगे। -I डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो जितना ज़्यादा पास होगा OH के उतना ज़्यादा -I लगा पाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आता है अपना, और इस हिसाब से अपना ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए था एज कम्पेयर टू पैरा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आता है कि यहाँ NO2 और OH जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा पाता है, और इसके कारण जहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे -I ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि -M तो सेम था दोनों में, -I ज़्यादा लग रहा है इसलिए यहाँ पे O को ज़्यादा स्टेबल कर पाएगा NO2। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो H निकलने में काफ़ी दिक्कत देता है, इसलिए ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से कम होता है। ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है और NCERT ने इसको यहाँ पे समझाया है PK वैल्यूज के थ्रू। जितना ज़्यादा PK वैल्यू होता है उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने इक्विलिब्रियम पर है, तो इससे आप कंपेयर करोगे तो यही ट्रेंड आपका आएगा। तो क्यों आ रहा है मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ऑर्थो में आपका H बॉन्डिंग है, इसीलिए इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑर्थो का कम हो जाएगा पैरा से, जबकि अगर कंसेप्चुअली जाओगे तो ऑर्थो का ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा वैसे ही आके हम लोग क्रिजॉल्स का कंपेयर करते हैं, तो ऑर्थो क्रिजॉल है, मेटा क्रिजॉल है, पैरा क्रिजॉल है। तो CH3 कौन सा इफेक्ट दिखाता है, 2 इफेक्ट दिखाता है, हाइपर कंजुगेशन का दिखाता है और इंडक्टिव भी दिखाता है। तो यहाँ +H दिखाता है, +I दिखाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देता है। तो ऑर्थो पे +H लगेगा, मेटा पे +H नहीं लगता है, और पैरा पे भी +H लगेगा। ठीक है, सिमिलरली +I तो तीनों में लगेगा जैसा हमने पहले भी देखा था। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ तो +I जो इफेक्ट है ये +H+I, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, ऐसे अपना जो अपना बेस बन रहा है कंजुगेट बेस उसको अनस्टेबल करेगा और इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम करवाएगा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा होगा, मतलब जिसमें सबसे कम लग रहा है वो कौन सा इफेक्ट है, +I वाला। तो मतलब कि जो अपना मेटा क्रिजॉल है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है। +I वीक इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू +H, तो इसमें +H नहीं है तो कम डोनेट करेगा, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा कंजुगेट बेस बनेगा, ज़्यादा स्टेबल, इसलिए अच्छा क्या है, एसिड होगा। तो मेटा सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब बच्चा पैरा ऑर्थो। अब +H से तो कंपेयर कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, तो +I से देखेंगे। तो +I से कैसे देख पाओगे, तो +I जब देखोगे यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि ये दूर है, तो दूर है तो उतना ज़्यादा अनस्टेबल नहीं करेगा O नेगेटिव को, लेकिन जो पास है वो ज़्यादा अनस्टेबल करेगा, तो इसलिए ऑर्थो जो है वो सबसे कम हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में। ये चीज़ इस तरीके से आपको कंपेयर करना था। फिनॉल को अगर कंपेयर कराओगे तो जब आप नाइट्रोफिनॉल से कंपेयर कराओगे तो आपको दिखेगा कि क्योंकि नाइट्रो ग्रुप स्टेबल करता है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इसलिए फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा किसका, नाइट्रोफिनॉल का। ठीक है, वही आपको दिख रहा है कि देखो PK वैल्यू सबसे ज़्यादा है फिनॉल का जब इससे कंपेयर करें इन तीनों से, तो मतलब कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रोफिनॉल से कम है। लेकिन अगर आप क्रिजॉल से कंपेयर कराओगे तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है जो कि अनस्टेबल कर रहा है कंजुगेट बेस को, तो इस केस में आपका जो फिनॉल होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू इन तीनों किसी भी से भी कंपेयर, किसी भी क्रिजॉल से कंपेयर करोगे तो। ठीक है, ये चीज़ मैंने समझा दी, और एल्कोहल से तो ज़्यादा ही होगा ये सब। ठीक है, तो इतना आपको पता है, ये बाकी इसको देख लेना। ये टेबल से जो कंक्लूजन था मैंने आपको समझा। वैसे अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, उसका मैंने सारा डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। तो इसमें कौन कौन से थे, इसमें आपका एक प्रोपेनॉल था। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर था मैंने आपको सब बना दिया यहाँ पे नाम के हिसाब से। अब आपको कुछ नहीं करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो आओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखते पता चल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग नहीं है तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। हमने देखा था डीलोकलाइजेशन नहीं होता है तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है, तो ये सबसे वीक होगा। ठीक है, तो वही आपको दिखा है कि सबसे कम किसका है, प्रोपेनॉल का है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब ये रिंग्स में देखते हैं। तो रिंग्स में दिख रहा है सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है या डोनेटिंग लगा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, विड्रॉइंग, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे डोनेटिंग लगा है। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है कि डोनेटिंग क्या है, वो कम करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, कम करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा कंजुगेट बेस, मतलब फिनॉक्साइड आयन को अनस्टेबल करेगा। तो इसलिए इसके बाद जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा वो ये होगा, क्रिजॉल। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है देखो 4-मिथाइल फिनॉल। अच्छा, उसके बाद कंपेयर करता हूँ। अब इसके बाद आपको पता है कि यहाँ सारे नाइट्रोफिनॉल्स है, और नाइट्रो अगर ग्रुप लगा है तो वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है कंजुगेट बेस को, और इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी फिनॉल के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। तो अब जो आएगा वो कौन आएगा, फिनॉल आएगा। इसके बाद हमें इन तीनों कंपेयर करना है आपस में। तो आपको दिख रहा है एक में सिर्फ एक NO2 लगा है, बाकी में आपका 2 लगा है, और इसमें आपका 3 लगा है। ठीक है,
तो इसमें तो आप सीधे फिर लिख सकते हो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना स्टेबल होगा, जिस हिसाब से आपने यहाँ पे देख लिया 3 नाइट्रोफिनॉल उससे ज़्यादा, फिर 3,5 उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा जिसमें 3 लगा है नाइट्रो। ठीक है, ऐसे आपको कंपेयर करना था। तो यहाँ पे हमने जो एसिडिक प्रॉपर्टी वाला पार्ट था एल्कोहल फिनॉल का वो खत्म कर लिया। और ये पार्ट क्यों आ पा रहा था, क्योंकि O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा था। और हमने देखा था कि जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो एल्कोहल या फिर फिनॉल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखने वाले हैं इसी O और H के बीच का बॉन्ड टूटने वाले का दूसरा रिएक्शन जो कि है अपना एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा तो याद रखना है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, ना कि R और O के बीच का बॉन्ड। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन सबसे पहले याद रखो कि होता कब है, जब भी किसी एसिड का रिएक्शन, बेसिकली सब ऐसे याद रखते हैं कि एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन है तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो कि हमने अभी देखा था जब हमें LiAlH4 जो कि एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है उसको सेव करना था, तो हम लोग क्या करते थे, एस्टरिफिकेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले ईस्टर में चेंज कर लेते थे। तो बेसिकली हम लोग इसमें कौन कौन से रिएक्शन देखते हैं, हम लोग इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल या फिनॉल के साथ देखते हैं, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल के साथ देखते हैं, या फिर एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल का रिएक्शन देखते हैं। और तीनों ही रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो पहला क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन सकता है कि इनमें से कौन सा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं है। तो ये सारे रिएक्शन आपके एस्टरिफिकेशन होते हैं, ये आपको पता होना। कौन कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का या फिनॉल का, एसिड क्लोराइड का अल्कोहल फिनॉल का, एसिड एनहाइड्राइड और अल्कोहल फिनॉल का। ठीक है, ये 3 रिएक्शन आपके एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आते हैं। करना कैसे इस रिएक्शन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजिंग पार्ट लगता है बच्चों को। सिंपल याद रखो, अभी आपने देखा कि अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटेगा, O और H का बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, R और O का नहीं टूटेगा। तो अल्कोहल का जब O और H का टूटेगा तो क्या निकलेगा, H निकालना है। मतलब अल्कोहल से आपको H निकालना है, इतना कंफर्म है। ये तो तीनों में करना है, चाहे कोई भी तीनों रिएक्शन हो, चाहे एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, आपको अल्कोहल से H निकालना है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो बाकी तीनों में से क्या निकालना है, तो उसको ऐसे याद रखो कि बाकी तीनों में से RC+O को छोड़ के जो पार्ट है उसको निकाल देंगे। उसके एग्जाम्पल से देखते हैं, ऐसा समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहला ये अल्कोहल है, अल्कोहल से हम लोग तीनों में देखो H निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अपना एसिड एनहाइड्राइड, ये है अपना एसिड क्लोराइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में RC+O को छोड़ के क्या बच रहा है, OH बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसलिए OH निकाल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से और RC+O को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से OH और H निकाल क्या बन जाएगा, H2 बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच का रिएक्शन। दूसरा देखते हैं हम लोग एसिड एनहाइड्राइड और अल्कोहल के बीच का रिएक्शन। तो अल्कोहल से तो फिर से H निकलेगा और बाकी तीनों मैंने क्या बोला था कि इसमें आपको RC+O को छोड़ के बाकी पार्ट निकाल लेना है। तो इसमें छोड़ोगे तो क्या बचेगा, OCOR बचेगा, तो ये निकल जाएगा H के साथ। ठीक है, और ये क्या बना, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया RCOOH। ठीक है, और यहाँ पे ये OR इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा आपका RCOOR, ये बन गया आपका ईस्टर। तो ईस्टर तो तीनों में बन रहा है, ये तो मैंने आपको यहाँ पे बोलना भूल गया। RC+O यहाँ भी ईस्टर बना, RC+O यहाँ भी ईस्टर बना। बाकी साथ में क्या निकल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इस केस में आपका यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड निकल रहा है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इसमें भी वही करेंगे, अल्कोहल से H निकाल दिया और एसिड क्लोराइड से RC+O को छोड़ के जो पार्ट बचा वो निकाल दिया। तो यहाँ पे आपका फिर से ईस्टर बन गया दोनों मिलके और HCl यहाँ पे निकल गया। तो तीनों में क्या निकल रहा है आपको दिख गया कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट किया तो H2 निकला। ठीक, जब एसिड एनहाइड्राइड को रिएक्ट करवाया तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड भी निकला, साथ में ईस्टर तो निकलेगा ही तीनों में, और इस केस में भी आपका क्या निकला, HCl निकला। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है जो कि थ्योरी में यहाँ लिखी है, वो पार्ट को हम लोग को देखना है। अब आते हैं हम लोग थ्योरी पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले जो पहला 2 रिएक्शन है आपको इसको सीक्वेंस में याद रखना है। पहले 2 रिएक्शन में आप याद रखो कि पहला रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ था अल्कोहल का, दूसरा रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन था। ठीक है, इन दोनों ही रिएक्शन में हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 आप कह सकते हो, यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि H+ यहाँ पे यूज हो रहा है। पहला पॉइंट, इसमें आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि जो एसिड क्लोराइड वाला रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे इसमें क्या हम लोग H+ यूज करें तो नहीं करें, ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किस में यूज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो दोनों ही रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और इसलिए इसमें जो H2O बन रहा है इसको हम लोग जैसे ही बना उसको निकाल लेते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते रहे। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन उठाएंगे तो मोस्टली चांस ये पिरिडीन वाला क्वेश्चन उठाएंगे। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो उसमें हम लोग पिरिडीन यूज करते हैं जो कि एक बेस है। तो इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे HCl निकल रहा है और HCl आपका एक अच्छा एसिड है। तो अगर हम लोग इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा। तो इसी HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पिरिडीन यूज करते हैं जो कि एक अच्छा बेस है और उसके बाद ही ये रिएक्शन जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो पाता है, राइट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो पाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस इक्विलिब्रियम को आगे की तरफ शिफ्ट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे पिरिडीन यूज करते हैं ताकि वो HCl को न्यूट्रलाइज कर पाए। अब चलते हैं हम लोग रिएक्शन कॉपी की तरफ और देखते हैं कि हमने कहाँ तक कर लिया। तो ये हमने रिएक्शन देख लिए थे, एस्टरिफिकेशन के रिएक्शन हमने देख लिए तीनों। उसके बाद हाँ, एक चीज़ मैं बताने भूल गया कि यहाँ पे हमने R भी लिखा है, AR भी लिखा है। तो ये हमने अल्कोहल के लिए भी कर लिया और फिनॉल के लिए भी कर लिया। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो फिनॉल में हम लोग अलग से एस्टरिफिकेशन नहीं करेंगे, हमने ही कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, ये आपको देखते ही याद होना चाहिए कि ये रिएक्शन जैसे दिखा है इसमें करना क्या है। सबसे पहले जैसे ये रिएक्शन दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक COH ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है, एक OH भी लगा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एसिड एनहाइड्राइड देखने को मिल रहा है, जो कि इसको मैं खोल के लिखूँ तो ऐसा कुछ दिखेगा, CH3 डबल बॉन्ड O, क्योंकि 2 बार लगाना है उसको, C डबल बॉन्ड O CH3।
ठीक है, ये मैंने उसको खोल के लिख दिया। अच्छा, तो इसका रिएक्शन बेसिकली किसके साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है। अच्छा, आपको यहाँ दिख रहा है OH है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एसिड एनहाइड्राइड है, तो क्या आपको ये एसिडिफिकेशन रिएक्शन नहीं दिख रहा है, तो ये एसिडिफिकेशन दिखाई, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड तो नहीं दिखाएगा अपना एसिडिफिकेशन रिएक्शन, आपको अल्कोहल और एसिड चाहिए होता है। तो ये रहा अपना एसिड एनहाइड्राइड, ये रहा अपना अल्कोहल। क्या करोगे, अल्कोहल से H निकालोगे और एसिड एनहाइड्राइड में RC डबल बॉन्ड O वाला पार्ट छोड़ के बाकी हटा दोगे, बाकी निकाल दोगे। ठीक है, तो ये पार्ट क्या करेगा, H लेके निकल जाएगा और ये पार्ट जुड़ जाएगा कहाँ पे, O के साथ, है ना, ये पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो ये ऐसा बन रहा है कुछ COOH, और O के साथ कौन सा पार्ट जुड़ेगा, RC डबल बॉन्ड O वाला पार्ट, तो ये CO तो पहले से था, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक, और यहाँ से H निकला था जो कि इसके साथ जुड़ जाएगा, जो आपने अलग से निकाला था उसको, तो वो क्या बन गया आपका C, मैंने बताया था उसमें एसिड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे OH, तो ये बन गया आपका एसिटिक एसिड, और यहाँ पे ये बना है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है एस्पिरिन। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कैसे रिएक्शन करना है। अब इसको एनसीईआरटी से एक बार खोल के देखते हैं कि और क्या क्या नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रिएक्शन कैसे करना है मैंने समझा दिया, बेसिकली ये आपका एसिडिफिकेशन ही रिएक्शन है, बस कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाला, ठीक है, बहुत चांस है कि क्वेश्चन आपका आ जाए यहाँ पे। तो इसमें आपका देखो सबसे पहले बोलता है कि इसको बोलते क्या है, तो यहाँ पे जो बन रहा है उसको हम लोग एस्पिरिन बोलते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसका और क्या नाम है, तो देखो ये जो बन रहा था ना, ये सैलिसिलिक एसिड था, ठीक है, जिसमें OH लगा होता है और उसके बगल में ऑर्थो पे COOH लगा हुआ है, तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड है। जिसके बाद ये जो बन रहा है यहाँ पे क्या करवाया आपने, एसिटाइलेशन करवाया इसका, तो इसलिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बन गया। ठीक है, ये एसिटाइल ग्रुप आपने यहाँ पे लगाया। अच्छा, और यहाँ पे साथ ही साथ क्या बना था, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। तो ये जो आपने एसिटाइल ग्रुप जोड़ा है उसमें, इसको हम लोग एसिटाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, आपने सैलिसिलिक एसिड में क्या किया, एसिटाइल ग्रुप को जोड़ा है, ये भी आपने देखा यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये तो आपने देख लिया, इसमें आपको क्या मिल रहा था, एस्पिरिन मिल रहा था, या फिर उसको और अच्छे से क्या बोलोगे, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मिल रहा था। तो ऐसा आपका स्टेटमेंट आ सकता है कि अगर मैं सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करवाता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ऑप्शन में एक होगा एस्पिरिन, वो सही आंसर है, या फिर ऑप्शन में हो सकता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, तो वो भी आपका सही आंसर है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे आपके जितने भी रिएक्शंस थे जिसमें हम लोग O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे थे वो खत्म हो गया। अब आगे हम लोग को देखना है C और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ने पे कैसे कैसे रिएक्शन हम लोग को देखेंगे। तो आगे वाले रिएक्शन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो ये जितने हार्ड रिएक्शंस हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। और अगले लेक्चर में हम लोग इस CO बॉन्ड वाले जितने भी रिएक्शंस उसको कवर करेंगे। अब इसमें स्टार्टिंग का एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बचा है, उसको मैं बताता हूँ, आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये बहुत बेसिक है, क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, तो मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। जो शुगर हो गया, कॉटन हो गया, जो फैब्रिक्स में मिलता है, या फिर पेपर हो गया जिस पर आप लिखते हो, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने क्या लिखा है, आपको पता है कि ईथर जो होता है वो होता है ROR-। इसमें बेसिकली क्या होता है कि RH में से H हटा के OR- को लगाते हैं। तो अगर H हटा के जो OR- लगा रहा हूँ वो नॉर्मल ऐसा है, ठीक है, जिसमें एल्काइल ग्रुप है तो एल्कॉक्सी बोलेंगे इसको, और अगर उसमें कोई एरोमेटिक रिंग आ रहा है तो एराइलॉक्सी बोलेंगे। तो ये दोनों ही ईथर ही है, और कैसे बनता है ये बस मैंने बताया हुआ है। उसके बाद मोनोहाइड्रेट किसको बोलते हैं, जिसमें OH एक ही हो। डाइहाइड्रेटिक किसको बोलेंगे, जिसमें 2 OH हो। ट्राईहाइड्रिक किसको बोलेंगे, जिसमें 3 OH हो। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल तो पता ही आपको। हाँ, एलाइलिक किसको बोलेंगे, जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन है। ठीक है, मतलब कि डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन है, उसके बगल वाले कार्बन से OH लगा है। ये नहीं कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही OH नहीं लगा है, डबल बॉन्ड जो कार्बन है उसके बगल पे एक कार्बन है और उस कार्बन से OH लगा है, तब आप उसको बोलते हो एलाइलिक। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ा था हेलोजेन्स में। वहीं पे बेंजीन रिंग के बगल में एक C लगा हो और उससे फिर OH अगर लगा है तो उसको फिर आप बोलते हो बेंजाइलिक। ठीक है, इसको अगर आप विनाइलिक से कंपेयर करोगे तो विनाइलिक में क्या होता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही आपका OH लगा हुआ है, इसको विनाइलिक बोलते हैं। तो विनाइलिक और एलाइलिक में डिफरेंस ये आपको दिख रहा है सामने। अच्छा, उसके बाद ईथर को हम लोग कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, सिंपल आपको याद रखना है कि ईथर में 2 टाइप के ईथर होते हैं। अगर जो O है उसके दोनों तरफ जो ग्रुप्स लगे हैं वो सेम है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये जो ग्रुप्स अगर लगे हैं R O और इधर आपका R- है, मतलब ये दोनों ग्रुप्स जो हैं अलग अलग है, तो इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर या फिर मिक्स ईथर बोलते हैं। तो अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा मिक्स्ड ईथर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल जिसमें ग्रुप्स अलग अलग हों O के अगल बगल, तो वो आपके अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर है। वैसे अगर दोनों ग्रुप सेम है तो उसको सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर बोलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल पहचाना था, वो तो आप कर लोगे इसलिए। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ पे ये बात लिखी कि इंपॉर्टेंट लाइन बताना भूल गया कि एलाइलिक हो, बेंजाइलिक अल्कोहल हो या कुछ भी हो, आप सब में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्लासीफाई कर सकते हो। मतलब एलाइलिक को भी आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में क्लासीफाई कर सकते हो, बेंजाइलिक को भी कर सकते हो, क्योंकि उसका रूल क्या है, उसका रूल सिर्फ ये है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है वो आपको देखना है। तो अगर मैं आपको एलाइलिक का ही पूछ रहा हूँ, जैसे इसका मैं डिग्री पूछ रहा हूँ, इसमें क्या है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, भले ही ये एलाइलिक है लेकिन फिर भी हमने इसका डिग्री लिख सकते हैं, तो वही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें यहाँ से एलाइलिक अल्कोहल कौन कौन से वो पहचान के बताओ, तो सिंपल पहचानोगे, देखो OH जिस कार्बन जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो ये आपका एलाइलिक है। सिंपली ये भी आपका एलाइलिक है क्योंकि OH जिस कार्बन जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहेंगे कि भैया OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये भी एलाइलिक हुआ नहीं, इसको हम लोग बेंजाइलिक बोलते हैं क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग आ गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ एलाइलिक जो है सिर्फ ये दोनों है, और ये तो आपका बेंजाइलिक भी नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ कॉमन नेम देख लेना है कि इसको हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं, जिसमें 2 कार्बन होगा और दोनों पे OH लगा होगा।
और ये कार्बन भी आपस में जुड़े होंगे। और अगर 3 कार्बन है ऐसे और तीनों पे OH लगा है तो उसको हम लोग ग्लिसरॉल बोलते हैं। ये आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए, इन दोनों का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेम जैसे कि हम लोग ज़ाइलिन जानते हैं, अभी हमने क्रिजॉल देखा था, वैसे ही यहाँ पे क्रिजॉल ही दिया हुआ है कि क्रिजॉल किसको बोलते हैं, जहाँ पे OH और CH3 लगा हो। जिसमें 3 आइसोमर मिल सकते हैं आपको, ऑर्थोक्रिजॉल, मेटाक्रिजॉल या फिर पैराक्रिजॉल। IUPAC नेम तो आपको पता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि फिनॉल जो है ना वो कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। तो कभी अगर स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि फिनॉल का IUPAC नेम लिखो तो उसमें फिनॉल ही आंसर आएगा, या फिर कुछ भी स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं, इंटरेस्टिंग सा बन सकता है कि फिनॉल जो है वो ऑलरेडी एक IUPAC नेम ही है, कॉमन नेम नहीं। कॉमन नेम भी है, IUPAC नेम भी है, मतलब कि उसके कॉमन नेम को ही हमने IUPAC नेम रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ तक तो सबको पता होगा। यहाँ पे लोग कंफ्यूज करेंगे कि कैटिकोल क्या होता है, ज़ेज़ोरकिनोल क्या होता है और हाइड्रोक्विनोन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है सबका, इसको देख लेना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि ये पूछने का चांस है, इसको ध्यान से देख लेना आपकी किसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। चलो चलो चलो, ये आपका खत्म हो गया। हाँ, उसके बाद आपका बच्चा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखना है वो ये है कि अगर आप बॉन्ड एंगल ऑफ एल्कोहल की बात करोगे तो वो टेट्राहेड्रल एंगल से कम आता है। मतलब 109.5 डिग्री जो पढ़ते हो आप टेट्राहेड्रल एंगल sp3 के केस में, उससे एल्कोहल के केस में बॉन्ड एंगल हल्का कम होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ऑक्सीजन में लोन पेयर है और ये लोन पेयर आपस में रिपल्शन करेंगे इस बॉन्ड पे, और मतलब बॉन्ड पेयर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ही होता है, तो इसको रिपल्शन देंगे जिसके कारण ये बॉन्ड एंगल हल्का सा टेट्राहेड्रल से कम हो जाता है। देखो 108.9 है तो 109 से हल्का कम है। अच्छा, वहीं पर अगर आप ईथर की बात करोगे तो वहाँ पर टेट्राहेड्रल से ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ज़्यादा होता है टेट्राहेड्रल से। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईथर में आपके बल्की ग्रुप्स लगे होते हैं, देखो, और ये आपस में इधर रिपल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसके कारण ये बॉन्ड एंगल जो है 11.7 हो गया है, 109 से बढ़ गया है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि अगर मैं टेट्राहेड्रल एंगल की बात करूँ तो उससे कम होता है एल्कोहल का, उससे ज़्यादा होता है अपना ईथर का। ठीक है, क्यों होता है दोनों का रीजन बता दिया, तो वहाँ से अलग अलग अपना एआर क्वेश्चन बन के आ सकता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जो फिनॉल है उसमें भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, और अगर नॉर्मल कोई बताता हूँ एल्कोहल तो उसमें भी अपना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, तो मैं अगर पूछता हूँ कि इन दोनों बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करो तो किसका ज़्यादा होगा, तो आपको पता है कि जो फिनॉल है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और इसीलिए वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू मिथनॉल। अगर मैं फिनॉल और मिथनॉल को कंपेयर करता हूँ तो मिथनॉल अपना स्ट्रेट चेन है, उसमें कोई भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिनॉल में आता है, इसीलिए फिनॉल का बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू मिथनॉल। ये एक रीजन हुआ, तो यार एक यहाँ से बन सकता है। दूसरा रीजन कह सकते हो कि जो फिनॉल है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है और वो ऑक्सीजन को अच्छे से पकड़ के रखता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वहाँ पे बॉन्ड लेंथ और कम हो जाता है। तो ये 2 रीजन आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इससे पहले कि हम लोग 26 नंबर स्टार्ट करें, इसमें कुछ और रिएक्शन एनसीईआरटी में है उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप एनसीईआरटी खोलोगे तो हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस कर लिया था कि जितने भी एल्कोहल के रिएक्शन है जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, जिसमें एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, उसको कंप्लीट कर लिया था। हमें पता है जब भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो एल्कोहल एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, और वो सारे रिएक्शंस आज हमें देखने हैं। इनमें से काफी रिएक्शंस हमने हेलो एल्केन में देख लिया है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहले उस वीडियो को देख ले, क्योंकि मैं उसको फिर से यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको दिख रहा है कि हमें यहाँ पे C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। आपको पता है फिनॉल में क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो एल्कोहल तो ये सारे रिएक्शन दिखाते हैं जिसमें C और O का बॉन्ड टूटे, लेकिन फिनॉल जनरली ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। एक ही रिएक्शन जिसमें C और O के बीच का बॉन्ड टूट रहा होता है वो जिंक के प्रेजेंस में हो रहा होता है, जिसमें फिनॉल से आपका बेंजीन बनता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन हम लोग देखेंगे जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल देखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात कि ओनली रिएक्शन इन विच द CO बॉन्ड ऑफ फिनॉल इज ब्रेकिंग इज विथ जिंक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो पहला रिएक्शन आपको दिख रहा है जिसमें हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कर रहे हैं या फिर हेलोजन एसिड के साथ कर रहे हैं, ये रिएक्शन हमने हेलो एल्केन के एकदम स्टार्टिंग में देखा था, जिसमें हमने बात की थी कि इसमें कार्बोकेटायन बनता है और इसीलिए इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है हेलोजन एसिड के साथ वो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। उसमें हमने ल्यूकास टेस्ट की बात भी की थी और ल्यूकास रिएजेंट की बात की थी कि ल्यूकास रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ ल्यूकास रिएजेंट इनमें से कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रेट ZnCl2 जो है इन दोनों को मिला के हम लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब लुकास टेस्ट करवाते हो तो उसमें 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्टिविटी दिखाता है और इसलिए सबसे जल्दी टर्बिडिटी दिखाता है वो। ठीक है, मतलब इमीडिएट सेकंड्स में वो अपना टर्बिडिटी दिखा देता है, इसलिए हम लोग को पता चलता है कि 3 डिग्री अल्कोहल है ये। मतलब हम लोग इस टेस्ट को किस लिए यूज़ करते थे, अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग अल्कोहल्स को 3 डिग्री है या 2 डिग्री है या 1 डिग्री। तो 3 डिग्री क्या करता था, टर्बिडिटी बहुत जल्दी दिखा देता था इमीडिएटली, और 2 डिग्री जो है उसको थोड़ा टाइम लगता था, मिनट्स में दिखाता था, और 1 डिग्री तो एकदम ही बहुत स्लो दिखाता था, इसलिए इसमें एनसीईआरटी लिखती है कि वो दिखाता ही नहीं है, मतलब रूम टेम्परेचर पे तो नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये आपको लाइन याद रखनी है, दे सकते हैं आप आपके स्टेटमेंट में। बाकी ये याद रखना है कि बहुत स्लो दिखाता है, ऐसा नहीं कि दिखाता नहीं है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे जो है एनसीईआरटी लिखती है कि नहीं दिखाता है। ये आपको यहाँ पे एक एनसीईआरटी में लाइन है, मैंने बता दिया आपको। अब एक दिमाग में आप पे क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया टर्बिडिटी क्यों दिखा रहा है। तो अगर मान लो कभी एआर आता है कि अल्कोहल को अगर हम लोग लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो टर्बिडिटी दिखता है, इसका रीजन क्या होगा कि टर्बिडिटी क्यों दिखता है। तो आपको बताना है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो नॉर्मली सॉल्युबल होते हैं लुकास रिएजेंट में। अगर आप ROH को डालोगे HCl प्लस ZnCl2 में तो सॉल्युबल है, उसमें कोई भी टर्बिडिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ये रिएक्ट करता है और यहाँ पे अपना
एल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, ये जो हैलाइड्स होते हैं ना, ये आपके इमिसिबल होते हैं। ठीक है, और इसी कारण आपकी वहाँ पे टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये आपको रीज़न ध्यान रखना है, ये बहुत लोग मिस कर देते हैं, या यहाँ से अच्छा एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि टर्बिडिटी क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये एल्काइल हैलाइड बन रहा है ये इमिसिबल होता है, और ये इमिसिबल होने के कारण यहाँ पे क्या देता है, टर्बिडिटी देता है। ठीक है, अच्छा, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हमने देख लिया था, PCl3 के साथ रिएक्शन देखा था हमने, वो वहाँ से जाके देख लेना। उसके बाद ये रिएक्शन भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, डिहाइड्रेशन का, ये हमने कर लिया था हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। ठीक है, तो अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो उसको वहाँ से देख लेना, मैंने अच्छे समझाया है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आप H2SO4 के साथ, H3PO4 के साथ, या फिर कोई दूसरा कैटलिस्ट जैसे कि एनहाइड्रोजन Cl2 या फिर एल्यूमिना Al2O3 के साथ रिएक्शन कराओगे एल्कोहल का, तो आपका यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब H2O निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब कि जैसे ही आपको अल्कोहल दिखे, H+ और हीट दिखे, अल्कोहल दिखे और H+ हीट दिखे, समझ जाना है कि यहाँ पे क्या करना है, आपको एल्कीन बनाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप ईथर के रिएक्शन स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे आपको ये जो रिएक्शन होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, आपको पता चलेगा। जहाँ पे आप ये देखोगे कि अगर 443 केल्विन है तब तो आपका यहाँ पे एल्कीन बनता है, लेकिन अगर इस टेम्परेचर को हम लोग कम कर देते हैं उस केस में आपका ईथर बनता है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे, तो उस समय हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। बाकी ये ध्यान रखना कि जब ये रिएक्शन करवा दें हम लोग तो यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग को 443 केल्विन रखना पड़ता है, स्पेशली इथेनॉल के साथ जब करवाते हैं तब हमें एल्कीन मिलता है। ठीक है, अदरवाइज अगर इस टेम्परेचर को और कम कर देते हैं हम लोग तो उस केस में ईथर बन जाता है। तो इसलिए ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसको याद रखना है इस टेम्परेचर को। उसके बाद ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है। तो आपको करना कैसे इस रिएक्शन को, कुछ नहीं करना है, जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो, जैसे मान लो ये दिया है, तो आप OH निकालोगे पहले और अपना कार्बोकेटाइन बना लोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका प्लस चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन बन गया। उसके बाद आपको देखना है कि क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो आप उसको कराओगे, और रीअरेंज कराने के बाद आपको फिर मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाना पड़ता है। नहीं समझ आ रहा है तो जाके हाइड्रोकार्बन देखो, वहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि कैसे एक्जैक्टली होता है। ठीक है, तो सबसे पहले OH निकालोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे, उसके बाद रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल तो वो करवाओगे, उसके बाद सबसे मोस्ट स्टेबल एल्कीन जो होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं था, सिंपल OH हटाते, यहाँ पे प्लस आता, उसके बाद आप यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराते नहीं क्योंकि ऑलरेडी 2 डिग्री है। अब या तो आप यहाँ से H निकालोगे या फिर यहाँ से H, दोनों में आपका एक ही टाइप का एल्कीन मिल रहा है, तो इसलिए आपका आंसर एक ही था। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ से OH हटाओगे तो यहाँ प्लस, ऑलरेडी 3 डिग्री है, रीअरेंजमेंट कराओगे नहीं, फिर कहीं से भी निकालोगे, सब जगह पे आपको सेम ही एल्कीन मिल रहा है, तो आप कोई सा भी निकाल दो, आपका आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको मोर स्टेबल एल्कीन देखने का चॉइस था ही नहीं, क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट एक ही बन होता है इसमें। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मतलब कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाते हो, उसके बाद आप सेकेंडरी का करवाते हो, फिर टर्शियरी कराते हो, तो आपको दिखेगा कि जैसे जैसे आप टर्शियरी अल्कोहल की तरफ बढ़ते जाओगे तो जो कंडीशंस थी वो आपको अब माइल्ड कंडीशन में भी आपका काम हो जाएगा। जहाँ पे आपको पहले 443 केल्विन लग रहा था, अब आपका वो काम 20% H3PO4 में आपका काम हो जाता अगर आपका 3 डिग्री अल्कोहल होता, और टेम्परेचर अगर 358 केल्विन है तब भी आपका काम हो जाता। मतलब टेम्परेचर कम होते जा रहा है, एसिड का कंसंट्रेशन भी कम होते जा रहा है जैसे जैसे आप टर्शियरी अल्कोहल की तरफ बढ़ रहे हो। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन कौन दिखाएगा, तो आप बोलोगे कि टर्शियरी अल्कोहल जो है सबसे ईजिली डिहाइड्रेशन दिखाता है। ठीक है, ये आपका उसका ट्रेंड हो गया। रीज़न क्या होगा, रीज़न यही होगा कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है ना सबसे स्टेबल होता है, जल्दी बनता है, इसलिए सबसे ईजिली आपका डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है उसमें, और कंडीशन उसमें काफ़ी माइल्ड होगा तो भी आपका काम हो जाएगा। अब मैकेनिज्म तो मैंने बताया था आपको कि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि किस स्टेप पे बनता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें स्टेप 2 में आपका कार्बोकेटाइन बनता है, यही आपका स्लो स्टेप है, पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता क्या है कि अब पहला स्टेप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि इसमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। तो ये अगर आप ध्यान से सोचने जाओ तो ये कंसेप्चुअल है। अगर आप स्टार्टिंग में जाओगे, एकदम स्टार्ट में, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, वहाँ पे हमने देखा था कि जब C और O के बीच का बॉन्ड टूटता है तो उसमें वो अल्कोहल जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और हमने देखा था कि जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल असली में काम करता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात हुई थी, इसलिए यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहाँ पे बनता है पहले स्टेप में, H+ यहाँ पे जुड़ेगा अल्कोहल के साथ, और थर्ड स्टेप में वापस वो निकल जाएगा, एलिमिनेशन में प्रोटोन होता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बोकेटाइन आपके सेकंड स्टेप में बनता है, तो ये क्वेश्चन का भी स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकता है ये चीज़। अब आते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट लाइन पे, जो कि यहाँ पे लिखी है कि जो एसिड आपने स्टार्टिंग पहले स्टेप में यूज़ किया था वो थर्ड स्टेप में निकल जाता है। ठीक है, तो अगर आपने इस इथीन को यहाँ से निकाला नहीं तो ये वापस से इसको अल्कोहल बना देगा। ठीक है, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करवा देगा। ठीक है, अभी आप क्या करवा रहे हो, डिहाइड्रेशन करवा रहे हो, ये वापस से एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करवा देगा। तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये इथीन को बार बार निकालते रहना पड़ता है, ताकि ये जो रिएक्शन है वो राइट की तरफ मूव करते रहे, इक्विलिब्रियम राइट की तरफ है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर। इससे पहले हम लोग रिएक्शन को अभी खोल के देख लेते हैं कि कहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। तो ये हमने रिएक्शंस यहाँ तक देख लिया, जहाँ पे जैसे आपको H+ और हीट दिखे और यहाँ पे अल्कोहल दिखे, समझ जाना है आपको क्या करवाना है, डिहाइड्रेशन करवाना है, जिसमें कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंजमेंट करवाते हैं, फिर मोस्ट स्टेबल एल्कीन एज एन आंसर देते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने कर लिया था, ये कर लिया था, सब में वही चीज़ें देखो, सब में H2SO4 दिखे, H3PO4 दिखे और टेम्परेचर दिख जाए तो समझ जाना है अल्कोहल के साथ क्या करवाना है, डिहाइड्रेशन करवाना है। अब
हम लोग चलते हैं अपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहला लाइन जो आपको देखने को मिलता है, जो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और OH बॉन्ड और CH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ठीक है, वहीं यहाँ पे दिखा है कि CH बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड टूटेगा और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है अपना बन जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन में क्या हो रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है और H2 निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि H2 निकल रहा है इसलिए इसको हम लोग डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि इसके रिएक्शंस में मेनली कंफ्यूजन होती है। तो अब इससे पहले कि मैं इसके रिएक्शंस आपको समझाऊं, आपको बेसिकली मुझे समझाना है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब होता है तो इस स्टेप में क्या बनता है। देखिए, जब भी आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाते हो तो पहले बनता है एल्डिहाइड और उसके बाद बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि पहले आपका अगर माइल्ड ऑक्साइड एजेंट है तो एल्डिहाइड पे रोक देगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे ले जाके छोड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे होता है ऑक्सीडेशन। पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने माइल्ड डाला है या स्ट्रॉन्ग डाला है। तो इसका जनरल रूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास, इसको याद कर लेना, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है उसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है तो क्या करेगा, एंड तक तो लेके जा नहीं पाएगा, माइल्ड है, एल्डिहाइड पे ले जाके छोड़ देगा। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और स्ट्रॉन्ग डाला है उस केस में वो कहाँ तक ले जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएगा। वही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अगर माइल्ड डला है तो एल्डिहाइड पे ले जाके छोड़ दिया और अगर स्ट्रॉन्ग डला है तो उस केस में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाके छोड़ेगा वो। अच्छा, ये तो हो गई 1 डिग्री की बात। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो उस केस में चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, दोनों ही केस में आपका कीटोन ही बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपका 3 डिग्री अल्कोहल है तो चाहे उसमें माइल्ड डालो स्ट्रॉन्ग डालो, आपका इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन नहीं होगा। 3 पॉइंट है, इसको याद कर लो तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। 1 डिग्री अल्कोहल है, माइल्ड डालेंगे एल्डिहाइड पे ले जाके छोड़ देगा, स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले जाके छोड़ेगा। 2 डिग्री अल्कोहल है, माइल्ड डाले स्ट्रॉन्ग डाले फर्क नहीं पड़ता, कीटोन बनाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर माइल्ड डाले स्ट्रॉन्ग डाले फर्क नहीं पड़ता है, कोई ऑक्सीडेशन का रिएक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ कि भैया आपने माइल्ड स्ट्रॉन्ग तो कर दिया, माइल्ड होता क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ये हमें बताओ। मतलब क्वेश्चन में क्या दिखेगा, क्वेश्चन में तो ये लिखा नहीं रहेगा कि माइल्ड है स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको रिएजेंट दिखेगा तो आपको उसको भी मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है कि स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से आते हैं, माइल्ड में कौन कौन से आते हैं। तो आप याद रखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपना आता है KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, K2Cr2O7, CrO3 + H2SO4 जिसको जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ये 3 आपके आगे किसमें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, जो कि आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। माइल्ड में कौन आएगा, माइल्ड में आएगा आपका PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, या फिर आपको कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट देखने को मिल सकता है। ठीक है, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस लिखा हो सकता है या कॉपर हीट दिखने को मिल सकता है। 300 की जगह आपका 573 भी लिखा हो सकता है केल्विन में, या फिर आपका CrO3 या फिर क्रोमिक एनहाइड्रेट जिसको बोलते हैं वो भी प्रेजेंट हो सकता है। तो याद करो पहले इसको कि स्ट्रॉन्ग में कौन कौन आता है, KMnO4, K2Cr2O7, CrO3 + H2SO4 मतलब जॉन्स रिएजेंट। मतलब CrO3 अगर अकेला है उस केस में तो वो माइल्ड है, लेकिन अगर H2SO4 साथ में है तो उसको जोन्स एजेंट बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा PCC, तो PCC का फुल फॉर्म क्या है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट इसका फुल फॉर्म है, या फिर आपको कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट भी देखने को मिल सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो कि PCC जो है, ये तो आपने फुल फॉर्म देख लिया, ये बनता है किस किस चीज़ से है। तो PCC बनता है, एक तो उसके नाम में pyridinium है तो pyridine तो होगा ही। ठीक है, साथ ही साथ CrO3 भी होता है। ठीक है, और अपना क्या होता है, HCl भी होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ मिलकर आपका PCC बनाती है। तो PCC किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन आ सकता है इनमें से, इनको मिला के हम लोग PCC बनाते हैं। जैसे लुकास रिएजेंट पूछते हैं आपसे, तो वैसे ही PCC आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ लिख दिया, देखो दिख रहा होगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये चीज़ हमने पता कर ली, अब हम क्वेश्चन करेंगे, हम लोग को सारा आंसर मिल जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन जैसे आप देखते हो, आपको यहाँ दिखता है कि देखो OH है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल में CrO3 अकेला है, कोई H2SO4 साथ में नहीं है। तो अगर सिर्फ अकेला है तो एक ऐसा एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल में अगर माइल्ड डलता है तो क्या बनाते हैं हम लोग, एल्डिहाइड बनाते हैं। तो CH2OH की जगह आप क्या करोगे, CHO बना दोगे। देखो आपको करना कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखना है कि कार्बन नंबर चेंज ना हो। ठीक है, यहाँ पे RC 2 कार्बन अगर है, मतलब अगर R को मैं 1 कार्बन मानता हूँ तो 2 कार्बन अगर है तो यहाँ भी 2 ही कार्बन है। आपको कुछ करना नहीं है, अल्कोहल की जगह एल्डिहाइड लिख देना है। ठीक है, H तो आप अपने हिसाब से बना दोगे। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं लोग क्या गलती कर देते हैं कि RCH2OH है, वो कहीं से सुन लेते हैं कि यहाँ OH हटाओ CHO लगाओ, तो ये क्या कर देते हैं RCH2CHO लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन हो गया, अगर मैं R को 1 कार्बन मानूँ तो 3 कार्बन होगा, तो ये गलत हो गया आपका, ये नहीं करना है। अगर आपको हटाना ही तो आप CH2OH हटा के CH लगाओगे तो वो सही होता है। बाकी मैंने समझा दिया आपको कैसे करना है, आपको ध्यान बस इतना रखना है कि अल्कोहल हटा के आपको एल्डिहाइड बनाना है, तो वो बना लेना खुद। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है PCC क्या है, माइल्ड है। यहाँ पे आपको कैसा अल्कोहल दिख रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल देखने को मिल रहा है। क्या करोगे, सिंपल OH हटाओगे और एल्डिहाइड बना दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कार्बन, तो 4 कार्बन ही रहना चाहिए, बस एल्डिहाइड बन जाना चाहिए। फिर यहाँ देखो क्या है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या डाला है, CrO3 डाला है। हमने देखा था 2 डिग्री अल्कोहल में चाहे कुछ डाला हो, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग, हमें बनाना है कीटोन। कुछ नहीं करेंगे, OH हटाएंगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा देंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। RCH2OH, OH जिस कार्बन जुड़ा है वो 1 डिग्री कार्बन है।
मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल है तो देखेंगे कौन सा एजेंट है, माइल्ड की स्ट्रॉन्ग। आपको दिखेगा कॉपर 573, मतलब कॉपर हीट, माइल्ड है तो एल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक, अच्छा 2 डिग्री कॉपर हीट, तो 2 डिग्री में तो फर्क नहीं पड़ता है, क्या बनाना है, कीटोन बनाना है तो कीटोन बना दिया। देख रहे हो, एक बार आपने वो याद किया बस आपका सारा रिएक्शन खत्म। अभी जो थर्ड नंबर रिएक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो इसमें चाहे आप माइल्ड डालो स्ट्रॉन्ग डालो, ये कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है फिर, तो इसमें अगर मैं कॉपर और हीट डाल दूँ, इनमें से कुछ भी का ऑप्शन नहीं है, अगर मैं ये वाला डाल देता हूँ उसमें कॉपर हीट, कॉपर 300 या फिर कॉपर 573, उस केस में क्या होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब OH निकल जाएगा और यहाँ पे एल्कीन जो बनता था, जैसे डिहाइड्रेशन अभी देखा था हमने, वैसे ही कार्बोकेटाइन बना के एल्कीन आपको बना देना है। तो ये तो 3 डिग्री है, उसमें कुछ क्या ही कार्बोकेटाइन बनाओगे, रिएरेंजमेंट क्या ही करोगे, तो पहले से स्टेबल रहता है ये, तो इसमें आपको सिर्फ से एल्कीन बनाना है। OH हटाओ, H बगल वाले कार्बन से हटाओ और एल्कीन बना दो, वही आपका यहाँ पे किया है। तो अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर हीट डला है, उस केस में आपका हो रहा है डिहाइड्रोजनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल है और सेम रिएजेंट डला है कॉपर 573, उस केस में हो रहा है आपका डिहाइड्रेशन। बहुत इजीली स्टेटमेंट बना के दे देंगे और बच्चों को समझेंगे क्या पूछ दिया। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, रिएजेंट सब में सेम है, बस डिग्री का फर्क है। तो अगर 1 डिग्री 2 डिग्री तो उस केस में डिहाइड्रोजनेशन हुआ, लेकिन 3 डिग्री केस में डिहाइड्रेशन हो गया। अच्छा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि टर्शियरी अल्कोहल जो है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग अगर कंडीशन दे देते हो तो उस केस में इसके जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो टूट जाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट देख लेना, ठीक है, कभी अगर स्टेटमेंट आ गया तो आप टिक कर पाओगे। बाकी मेन चीज़ जो कंसेप्ट था मैंने आपको समझा दिया। अब इससे पहले कि हम लोग आगे जाके रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स देखें, हम लोग एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ एनसीईआरटी में है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं आपको। पहले चीज़ कि डीनेचर्ड अल्कोहल किसको बोलते हैं, तो डीनेचर्ड अल्कोहल का असली डेफिनेशन कुछ और होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। इसका पैराग्राफ असली में दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अगर इथेनॉल को, जिसको हम लोग ड्रिंक करते हैं, जो आप देखते हो अल्कोहल पीते हैं लोग, तो वो इथेनॉल पीते हैं। ठीक है, तो इथेनॉल को अगर हम लोग मिथेनॉल के साथ मिक्स कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, क्योंकि मिथेनॉल जो है ना वो पॉइजन की तरह काम करता है, एक पॉइजन होता है वो बेसिकली। ठीक है, तो मिथेनॉल हमने डाल दिया ड्रिंकिंग इथेनॉल में, तो अब वो पीने लायक नहीं रहा, इसलिए इसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि जो मिथेनॉल, अगर आपने पॉइजन कर दिया उसको और गलती से किसी ने मिथेनॉल वाला इथेनॉल पी लिया, समझ रहे हो, डीनेचर्ड अल्कोहल या फिर ऐसा इथेनॉल जिसमें मिथेनॉल प्रेजेंट है, उसको अगर किसी ने पी लिया तो मिथेनॉल को क्या करता है बॉडी अंदर, जब बॉडी के अंदर जाएगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है मिथेनॉल में, एल्डिहाइड बना देता है, और उसके बाद उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, मिथेनोइक एसिड में। ठीक है, और ये जो है आपका ब्लाइंडनेस कॉज करता है या फिर डेथ भी कॉज कर सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल्स कैसा रिएक्शन दिखाता है, बेसिकली फिनॉल्स आपका दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, होता क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आता है जो कि इस पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करवाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर किसी पे आ रहा है जिसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए बेंजीन रिंग पे, तो वो क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो वही यहाँ पे हो रहा है। फिनॉल में क्या होता है कि बेंजीन रिंग पे OH जुड़ा होता है, और आपको पता है कि OH के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है बेंजीन रिंग पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे और बढ़ा सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो अपना OH ग्रुप है वो रिंग को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, मैंने ये सब कुछ हाइड्रोकार्बन में बता दिया है। ठीक है, और एक्टिवेट भी जब करता है तो अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो चार्ज है वो ऑर्थो पैरा पे आता है, ना कि मेटा पे। इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल आता है उसको किधर डायरेक्ट करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दिया, मेटा पे नहीं लगाना है आपको, ऑर्थो या पैरा पे लगाना है, उसमें से कोई एक मेजर होगा। ठीक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि ये जो अभी आप रिएक्शन जितने भी देखोगे ये आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो ऐसा ही मिलता जुलता रिएक्शन, जैसे हेलोजनेशन देखा है आपने, नाइट्रेशन देखा है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन देखा है, एसाइलेशन देखा है, सल्फोनेशन देखा है, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। ठीक है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बस यहाँ पे क्या है, एक OH ग्रुप जो कि एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, उसके प्रेजेंस हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला रिएक्शन वही नाइट्रेशन है। तो इसको यहाँ से देखने से पहले हम लोग एनसीईआरटी की रिएक्शन कॉपी खोलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ये सारे रिएक्शन मैंने लिखे होंगे। देखो, जैसे ही आपको दिखे कि आपको दिया है फिनॉल और रिएक्शन करवाया है डाइल्यूट HNO3 के साथ, अब सबसे पहले कंफर्म करना कि यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 लिखा है या फिर कंसंट्रेटेड HNO3 लिखा है। ठीक है, पहला डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, ये आपको देखना है। क्योंकि अगर फिनॉल है, सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि फिनॉल कैसा रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। तो यहाँ पे होना क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है। तो आपको पता है HNO3 से कैसा इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, NO2 निकलता है। ठीक है, तो आपको NO2 लगाना है, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, कहाँ लगाना है आपको पता है, OH जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, तो ऑर्थो पे लगा दोगे, पैरा पे लगा दो, तो दो बनाओगे यहाँ पे, तो दोनों बना दो। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेजर कौन है, माइनर कौन है। तो OH यहाँ पे था, ये रहा ऑर्थो पोजिशन, तो यहाँ लगा दिया NO2। मेटा पे लगाएंगे नहीं तो पैरा पे लगाएंगे, फिर हम लोग OH यहाँ पे NO2 लगा देंगे। अब हमने, अगर आपको याद है हाइड्रोकार्बन, तो मैंने वहाँ बताया था कि जनरली क्या होता है, पैरा आपका मेजर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑर्थो आपका मेजर हो जाएगा। सेम वही चीज़, उसी चीज़ का एग्जांपल यहाँ पे है। हम लोग सोच रहे थे पैरा मेजर होगा, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है आपको, इसीलिए यहाँ पे ऑर्थो आपका हो जाता है मेजर। ठीक है,
आगे समझ में ये डाउट क्लियर होगा कि यहाँ पे मेजर कौन है, तो ऑर्थो आपका मेजर। तो अगर आपको एक आंसर देना है तो आप ऑर्थो वाला दोगे। अब मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि आपको देखना है कि डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे कंसनट्रेटेड दिया है तो यहाँ पे तो आप सिर्फ ऑर्थो या पैरा पे लगा देते। अगर कंसनट्रेटेड दिया है तो उस केस में आप सारे पोजीशंस पे लगा दोगे, मतलब जितने भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है सब पे लगा दोगे, मेटा को छोड़ के, ठीक है। मेटा पे तो लगाना ही नहीं है कभी भी। तो इस केस में आपको जो बनता है, अगर कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्ट कराओगे तो इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल तो NO2 ही है, तो इसमें बन जाएगा आपके NO2, यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2, और इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ आ गया क्या डिफरेंस है? अगर डाइल्यूट HNO3 है तो ऑर्थो बनाओगे या तो पैरा बनाओगे। मेजर कौन है? ऑर्थो है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। होना क्या चाहिए था? पैरा होना चाहिए था, लेकिन उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जा रहा है। अगर कंसंट्रेटेड दिख जाए तो उस केस में हम लोग सारे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 लगा देंगे। इसको बोलते हैं क्या है? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्टेटमेंट्स में AR में आ सकता है वो ये है कि ऑर्थो और पैरा को सेपरेट कैसे करते हैं। ये आप GOC में भी पढ़ते हो, उसका जो प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट है उसमें भी दिया है कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि एक में आपको दिख रहा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें देखने को मिल रहा है? देखो इसमें मॉलिक्यूल के अंदर ही, आपस में ही, मतलब जो मॉलिक्यूल है उसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये NO2 है, दूसरे फिनॉल के OH ग्रुप के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, ना कि आपस में, ठीक है। तो इसमें हो रहा है आपका इंटर, इसमें हो रहा है आपका इंट्रा, ठीक। अब क्योंकि इंटर हो रहा है तो मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच कैसा फोर्स है, और इसीलिए इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा। किस केस में? पैरा के केस में, ठीक है। ऑर्थो का आपका कम होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसके ज़्यादा होगी? जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर दिख रहा होगा, तो इसलिए पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो अगर मैं NCERT खोल के आपको दिखाऊं, NCERT ने लिखा है वोलेटाइल के टर्म्स में लिखा है, ठीक है। तो NCERT लिखती है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है ना वो लेस वोलेटाइल है, मतलब कि लेस वेपर प्रेशर देगा। हम लोग को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वोलेटिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कम वोलेटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसीलिए जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, क्योंकि उसका वोलेटिलिटी कम है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा है। NCERT डायरेक्टली कह दी है। लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आपको दिख रहा है कि वो ज़्यादा वोलेटाइल है। कितना वोलेटाइल है? स्टीम वोलेटाइल है। NCERT लिखती है, पॉइंट आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीम वोलेटाइल, तो O नाइट्रोफिनॉल ऑप्शन होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि O नाइट्रोफिनॉल ही स्टीम वोलेटाइल है। इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाता है, बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर दिखाता है, और इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सिंपल। अच्छा, और इसी डिफरेंस के कारण, इसी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के कारण हम लोग इसको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाते हैं। और डिफरेंस क्यों आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। एक में इंटरमॉलिक्यूलर है, एक में इंट्रामॉलिक्यूलर है, ठीक है। ये समझा दिया मैंने आपको, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ पिक्रिक एसिड बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आपने अभी देखा, ये जो मेथड देखा पिक्रिक एसिड बनाने का, ये काफ़ी पुअर यील्ड देता है, क्योंकि आपको एक के बाद एक NO2 लगाते जाना है, ठीक है। और NO2 कैसा ग्रुप होता है? अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो वो डीएक्टिवेट करता रहता है रिंग को, तो एक के बाद आपको लगाते जाना है, तो काफ़ी मतलब इसमें यील्ड जो है काफ़ी कम आता है। इसको चेंज करने के लिए, मतलब अच्छा यील्ड निकालने के लिए हम लोग आजकल क्या करते हैं, हम लोग ये रिएक्शन फॉलो करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिनॉल को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो हमारा ये बनता है 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, ठीक है। 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड आपका बन जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको रिएक्शन दे देंगे सिलसिले कि पहले फिनॉल लिया, फिर उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, तो पहले ए बना। तो ए क्या बन रहा है आपका? 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, ठीक है। एक बार आपका ये बन जाए, उसके बाद आपको फिर वही करना है, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाना है। तो आपका क्या बनेगा? सारे के सारे SO3H आपको हटा देने हैं, और हर पोजीशन पे, हर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपको NO2 लगा देना है, मतलब फिर से पिक्रिक एसिड आपको बना लेना है, ठीक है। ये आपको रिएक्शन याद होना चाहिए कि आजकल जो है ये तरीका यूज़ करते हैं। और ऐसा कभी भी रिएक्शन आपको दिखे, ठीक है, जहाँ पे कुछ बनाने के बाद कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाया, तो आपको सिलसिले ऑर्थो पैरा हटाना है, मतलब जो भी ग्रुप्स लगे उनको हटाओ और हर जगह NO2 लगा दो, ठीक है। ये आपको करना है। अब चलते हैं वापस से रिएक्शन कॉपी में और अगला रिएक्शन देखते हैं। हमने क्या किया, 32 नंबर रिएक्शन तक देख लिया। अब हम लोग को 33 देखना है। 33 में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे फिनॉल है, फिर से फिनॉल के साथ रिएक्शन है, Br2 है। अब देखो, अब जैसा कि हमने यहाँ देखा था ना कि फिनॉल या तो डाइल्यूट HNO3 के साथ दिया होगा या फिर कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ दिया होगा। सिमिलरली आपको यहाँ देखना है कि फिनॉल में जो Br2 रिएक्शन कर रहा है वो किसके प्रेजेंस में कर रहा है, CH2 के साथ कर रहा है या फिर CHCl3 के प्रेजेंस में कर रहा है। ये दोनों ही कैसे सॉल्वेंट्स हैं? लो पोलर सॉल्वेंट है। और या फिर वो H2O के साथ दिया हो सकता है। H2O कैसा है आपका? पोलर सॉल्वेंट है, मतलब अच्छा पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि हाई पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट के साथ दिया है या फिर लो पोलैरिटी सॉल्वेंट के साथ दिया है। लो पोलैरिटी में कौन कौन आते हैं? आपका CH2 आता है और CHCl3 आता है, मतलब क्लोरोफॉर्म आता है। तो अगर लो पोलैरिटी सॉल्वेंट के साथ है तब तो आपको सेम जैसे आप डाइल्यूट के केस में करते थे, ऑर्थो पैरा बनाओगे सीधे सीधे। तो एक बार ऑर्थो बनाओ, OH, ऑर्थो पे Br लगा दिया। एक बार पैरा बनाओगे, OH, पैरा पे Br लगा दिया। अब देखो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है। Br के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखता है, इसलिए यहाँ पे पैरा मेजर होगा, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था, सिंपल। अच्छा,
सेम अगर इसकी बात करूँगा तो ये वैसा ही है जैसा कंसंट्रेटेड HNO3 दिखाता था, इसमें भी आपको सेम वही करना है, हर एक पोजीशन पे ऑर्थो पैरा पे आपको Br लगा देना है। OH, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, ठीक है। और याद रखना है कि ये कैसा प्रेसिपिटेट देता है, वाइट प्रेसिपिटेट देता है, तो इसको आप एक एज ए टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो फिनॉल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब NCERT चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले तो कि अगर लो पोलैरिटी सॉल्वेंट है जैसे कि CH3 या CS2, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे या तो ऑर्थो बनाओगे या तो पैरा बनाओगे, और यहाँ पे पैरा आपका मेजर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ से AR क्वेश्चन या स्टेटमेंट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं वो ये है कि अगर आप ध्यान दो तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है, और हेलोजिनेशन रिएक्शन हमने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में देखा था। वहाँ हमने देखा था कि अगर हम लोग को हेलोजिनेशन करवाना पड़ता था तो हम लोग एक लीवियस एसिड लेते थे, AlCl3, FeBr ये सब। तो इस केस में हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? इस केस में इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे OH प्रेजेंट है, और OH अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो पहले से एक्टिवेट कर देता है हम लोग, और वही जो Br2 बॉन्ड है ना उसको पोलराइज करके आराम से हेलोजन मॉलिक्यूल वहाँ से इलेक्ट्रॉन बना के निकाल देता है। अगर आपको याद है लीवियस एसिड का काम क्या होता था, वो यही करता था, Cl2 अगर है तो उसको पोलराइज करके Cl निकाल लेगा, Cl+, और खुद AlCl4 नेगेटिव बन जाता था, अगर आपको याद है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कौन करवाता था? अपना लीवियस एसिड। तो यहाँ पे करना नहीं पड़ा लीवियस एसिड का यूज़, क्योंकि OH खुद ही इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है ग्रुप को कि वो खुद पोलराइज कर लेता है बॉन्ड को, और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकाल दे रहा है। यहाँ तो इस केस में Br था तो Br+ निकाल ले रहा है, ठीक है, और अटैक करवा ले रहा है अपने ऊपर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि बेंजीन के हेलोजिनेशन में तो हमें लीवियस एसिड चाहिए होता था, जैसे कि अगर Br ऐड करवा दें तो FeBr3 चाहिए होगा, क्योंकि वो हेलोजन मॉलिक्यूल को पोलराइज करता था। लेकिन फिनॉल के केस में हमें नहीं चाहिए, बिना एब्सेंस ऑफ लीवियस एसिड में भी ये रिएक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि OH जो है खुद ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटिंग है, तो ये आपका यहाँ से AR बना सकते हैं कि फिनॉल में हम लोग को नहीं चाहिए होता है। रीज़न क्या? क्योंकि OH बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग है, ठीक। ये फिर हमने बात कर ली कि अगर ब्रोमीन वाटर दिया है या फिर Br2H2 लिखा है या फिर ब्रोमीन वाटर लिखा है या फिर Br एक्वस लिखा है, तीनों के केस में आपको क्या करना है, हर एक ऑर्थो पैरा पोजीशन में Br लगा देना है, और ये वाइट प्रेसिपिटेट देता है। इसको बोलते क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको एज अ टेस्ट यूज़ कर सकते हैं फिनॉल का। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल 7.5 पे, और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट्स हम लोग को बताना है, अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले BC देखते हैं, फिर ये देखते हैं, क्योंकि A में हल्का कंफ्यूजन हो सकता है आपको। B में क्या बोला है कि डाइनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल करवाना है। 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, फिनॉल लगा है, इसका हम लोग को डाइनाइट्रेशन करवाना है, मतलब कि इसका ये अपना बेंजीन है, ये OH है अपना फिनॉल, और 3 पे अपना CH3 लगा है, तो इसका हम लोग को डाइनाइट्रेशन करवाना है, मतलब 2 NO2 ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं आपको सोचना है, तो यहाँ पे वही बनेगा OH के रिस्पेक्ट में। आप मेटा पे तो आपको जोड़ना नहीं है, तो आप यहाँ तो जोड़ नहीं सकते, या तो आप यहाँ पे जोड़ते और यहाँ पे जोड़ते, 2 बार जोड़ना है, या तो फिर जैसा इन्होंने जोड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे। तो पहला पोजीशन आपको देखना है कि यहाँ क्यों नहीं जोड़ा। यहाँ इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगा, 2 ग्रुप्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं जोड़ा इसको, ठीक है। तो इसलिए इस वाले को आपने एलिमिनेट कर लिया। बाकी डाइनाइट्रेशन था तो आपके पास एक ही ऑप्शन था, या तो इन दोनों जगह पे जोड़ते, क्योंकि मेटा पे तो जोड़ना नहीं था। असल में ऐसे आपको एलिमिनेट करना है। उसके बाद C पे आते हैं, यहाँ पे एक ही बार नाइट्रेशन करवाना है, मोनो नाइट्रेशन करवाना है, एक ही NO2 जोड़ोगे आप, और किस में जोड़ना है, फिनाइल मिथेनोएट के साथ। तो फिनाइल मिथेनोएट आपने पहले बना लिया, और इसमें जब मोनो नाइट्रेशन करवाने जाओगे सबसे पहले देखना है कि एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग, तो एक्टिवेटिंग है, लोन पेयर इसके पास, ठीक है। तो या तो ऑर्थो पे जोड़ोगे या तो पैरा पे, ठीक है, एक ही जगह जोड़ना है कहीं पे। अब आपको पता है कि ऑर्थो पे हम लोग तभी मेजर बनाते हैं जब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, इसलिए हम लोग पैरा वाला मेजर बनाएंगे। आगे समझ में, इन दोनों का आंसर तो क्लियर है एकदम। अब आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे, मोनो नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल जब हम लोग करवा रहे हैं तो इसमें 2 आंसर दिया है, मतलब 2 मेजर दिया है NCERT ने, तो ये आपको इसलिए देखना है ध्यान से। देखो जब आप करवाने बैठोगे तो आपके पास फिर से वही ऑप्शन है, मेटा पे तो लगाओगे नहीं, तो ये वाला पोजीशन तो आपका क्लियर है। आप या तो मोनो लगाना है तो या तो आप यहाँ लगा दो जहाँ पे इसने दिया है, या तो आप यहाँ लगा दो, या तो यहाँ लगा दो। ये तो एलिमिनेट हो ही गया, क्यों? क्योंकि सेम रीज़न कि अगर बीच में लगाओगे तो दोनों ही ग्रुप्स बड़े बड़े हैं, रिपल्शन दिखाएगा काफ़ी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो इसलिए यहाँ नहीं लगा रहे। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन बचा, या तो आप यहाँ लगाओ या तो यहाँ लगाओ, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा में से यहाँ पे दोनों NCERT मेजर दिया है, क्यों? क्योंकि अगर आप इस पोजीशन में लगाते हो तो ये CH3 के पास पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे +I इस केस में ज़्यादा होगा, और ये तो CH3 इसको ज़्यादा स्टेबल करेगा, लेकिन इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। और अगर आप इस पोजीशन पे लगाते हो तो इस केस में ये CH3 से दूर हो गया, तो यहाँ पे +I इफेक्ट उतना स्टेबल नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अब हम लोग +M+I होता तो कंपेयर कर लेते, या +H+M+I में से कोई होता कंपेयर कर लेते, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और +I को कैसे कंपेयर करें, इसलिए हम लोग शायद NCERT ने यहाँ पे दोनों ही मेजर दे दिया है। नहीं तो फिर कौन सा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, ये तो हम लोग को एक्सपेरिमेंटल डाटा के अकॉर्डिंग इसको करना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे NCERT ने दोनों को मेजर दिया है, क्यों? क्योंकि एक केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको स्टेबलाइज कर रहा है, दूसरे में इसमें +I इफेक्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले रिएक्शन पे। तो रिएक्शन को अभी खोलते हैं। रिएक्शन को अभी हम लोग ने 34 नंबर तक कर लिया था, अब हम लोग को देखना है 35 नंबर रिएक्शन। 35 नंबर रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले OH मतलब फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ किया गया है, और ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी कर लिया है। एक बेस रिएक्शन हमने देखा था जहाँ पे H हटेगा और यहाँ पे Na लग जाएगा, फिनॉक्साइड आपका बनता था। यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने बना दिया फिनॉक्साइड ONa,
ठीक है, ये बन गया पहले स्टेप में। ठीक है, उसके बाद जब इसका रिएक्शन आप करवाओगे CO2 पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में H+, तो इसमें क्या बन जाता है आपका COOH जुड़ जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब ये आपका बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। इसको अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो देखो सैलिसिलिक एसिड आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन याद रखना है, आपको ये कैसे देंगे। यहाँ तो मैंने 2 स्टेप में लिखा है, जैसे एनसीईआरटी ने लिखा था। ये क्या करेंगे, आपको सिर्फ से लिख देंगे कि पहले स्टेप में NaOH है, दूसरे स्टेप में CO2 है और तीसरे स्टेप में आपका H+ डला है। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हो किसका, आप फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हो, तो आपको क्या बनेगा, तो आपको सीधे आपको सैलिसिलिक एसिड दे देना है, मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पे COOH को जोड़ देना है। अब ये बच्चों में बहुत के मन में डाउट है कि भैया हमने सीधे फिनॉल का रिएक्शन क्यों नहीं करवाया इसके साथ। देखो होता क्या है कि जो CO2 है ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसलिए इसका रिएक्शन करवाने में दिक्कत होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल को कन्वर्ट करवा लेते हैं फिनॉक्साइड में। अब हमने देखा था कि जो फिनॉक्साइड है वो फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव है और इसीलिए वो इजीली वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा देता है। ठीक है, रीजन समझ में आया। एनसीईआरटी खोल के देखते हैं। सबसे और एक इंपॉर्टेंट चीज़, इस सेक्शन का नाम क्या है, तो इस सेक्शन का नाम कोलबेस रिएक्शन नाम है। और मैं अभी जब कोलबेस और राइमेटामाइन करवाऊंगा आपको, तो दोनों को कंपेयर करते हुए बताऊंगा कैसे याद रखना है। ठीक है, तो देखो कोलबेस रिएक्शन में सबसे पहले हमने फिनॉक्साइड आयन को जनरेट कैसे करवाया, फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्शन करवा के। ये हमें पता था ऑलरेडी। क्यों करवाया, क्योंकि फिनॉक्साइड ज़्यादा अच्छा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू फिनॉल, और हमें ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं CO2 के साथ, वो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। आ गया, यार क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, कर लोगे। अच्छा, अब आते हैं ये मैंने बता दिया कि ऐसे आपको दे सकते हैं। सीधे फिनॉल में आपको ये लिख के दे देंगे, तो आपको सैलिसिलिक एसिड बनाना है। इसका और नाम क्या है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलो अब अगला रिएक्शन है 36 नंबर रिएक्शन, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, फिनॉल दिख रहा है और इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ किया गया है। जैसे आपको ये दिख जाए ना, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे मुझे बनाना है एल्डिहाइड। कैसा एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। अभी ऊपर वाले रिएक्शन में आपने सैलिसिलिक एसिड बनाया था और उस रिएक्शन को बोल रहे थे कोलबेस रिएक्शन। नीचे आप बना रहे हो सैलिसिल एल्डिहाइड, इसको बोल रहे हो रीमेटामाइन रिएक्शन। ठीक है, दोनों में ही आपका जो रिएजेंट अलग है, इसमें CO2 H+ NaOH डला है, इसमें क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH डला है। ठीक है, अच्छा, तो फाइनली आपको बनाना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो आपका फाइनल बनेगा वो बनेगा OH और ऑर्थो पे लगाओगे आप क्या, CHO। ठीक है, इसी को बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक, अच्छा, अब यहाँ इन स्टेप्स में क्या बनता है वो इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली ये जो यहाँ बनता है ना, वो इंटरमीडिएट एक बनता है और ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि रीमेटामाइन रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो बनता है उसका स्ट्रक्चर बताओ, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है उसका। तो आपको याद रखना है सीधे कि यहाँ पे आपका जो इंटरमीडिएट है उसका स्ट्रक्चर होता है ONA और यहाँ पे लग जाता है अपना CHCl2। ठीक है, ये है अपना इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर। अगले स्टेप में क्या होता है, जब NaOH डालते हो तो यहाँ पे आपका ये वापस से चेंज होकर बन जाता है ONA, वैसा ही रहेगा। CHCl2 बन जाता है आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है CHO। ठीक है, और फाइनल स्टेप में आपका ONA से OH लग जाता है, तो वापस से अपना OH आ जाता है उसमें, जैसा आपने स्टार्ट किया। ऐसे आपको याद रखना है कि जो इंटरमीडिएट आपका बन रहा है उसका नाम, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड यहाँ पे आपका बन रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और कैसा स्ट्रक्चर है मैंने आपको बता दिया, ONA लगाना है और यहाँ पे CHCl2 जोड़ देना है। अगले स्टेप में आपका CHCl2 कन्वर्ट हो जाता है CHO में और फाइनली आपका बन जाता है क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान देना है। अब याद कैसे रखेंगे कि किसमें एल्डिहाइड बन रहा है और किसमें आपका सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। तो कोलबेस, ठीक है, नाम में आ रहा है कोलबेस। अगर आप याद करोगे अपने हाइड्रोकार्बन, तो कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस आपको याद आएगा और उसमें हमने, अगर आपको रिएक्टेंट याद है तो हमने वहाँ पे RCOONA लिया था, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया था। तो ऐसे आपको याद रख सकते हो कि कोलबेस में हम लोग एक एसिड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, दूसरा अगर आप राइमेटामाइन रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पे A वर्ड आता है, लेकिन कोलबेस में कोई भी A वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, कोलबेस में देखो O आ रहा है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ओइक एसिड में O आता है। सिमिलर रीमेटामाइन रिएक्शन में A आ रहा है और एल्डिहाइड में भी AL आता है, जो लास्ट में लगाते हो अल, तो उसमें AL आता है। ऐसे याद रख सकते हो। बाकी कोलबेस अगर एक को याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको याद रखने का तरीका बता दिया। अब देखते हैं 4th नंबर रिएक्शन। अगर यहाँ पे देखोगे इसको, तो यहाँ पे क्या किया है, फिनॉल का रिएक्शन जिंक के साथ करवाया। अब आपको मैंने बताया था कि अगर आप CO बॉन्ड को तोड़ने की बात करो तो एल्कोहल तो ईजिली दिखाता है, लेकिन फिनॉल नहीं दिखाता है। एक्सेप्शन था उसका कि जब फिनॉल को हम लोग जिंक के साथ रिएक्शन कराए तब वो दिखाएगा, और तब क्या बना लेता था वो बेंजीन। तो वही यहाँ पे हो रहा है, ये बॉन्ड टूट जाता है यहाँ पे CO और O के बीच, भले ही यहाँ पे पार्शियल ऑर्गन कैरेक्टर है और यहाँ पे बेंजीन बन जाता है। ठीक है, अच्छा, वही यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है, जिंक ऑक्साइड यहाँ बनता है। यहाँ पे क्या यूज़ किया, जिंक डस्ट यूज़ किया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन वाला। अब चलते हैं हम लोग लास्ट रिएक्शन पे। ठीक है, 38 नंबर रिएक्शन पे आपको दिख रहा है कि यहाँ फिर से फिनॉल है और यहाँ पे Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमिक एसिड। तो जब भी फिनॉल का रिएक्शन क्रोमिक एसिड के साथ हो जाए तो आपको याद रखना है कि इसमें बनता है कंजुगेटेड डाइकीटोन। कैसा दिखता है वो आपको पता होना चाहिए, आपको एकदम अच्छे से याद रखना चाहिए कि जब भी आपको क्रोमिक एसिड दिख जाए फिनॉल के साथ, आपको बनाना है कंजुगेटेड डाइकीटोन। वो दिखता है कुछ ऐसा। ठीक है, एकदम सुंदर सा है। ये बना आपका कंजुगेटेड डाइकीटोन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। एकदम याद करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, बेंजोक्विनोन है, कब बनता है, जब फिनॉल का रिएक्शन हम लोग क्रोमिक एसिड के साथ, मतलब Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करवाएंगे तो आपका बनता है बेंजोक्विनोन, जो कि एक कंजुगेटेड डाइकीटोन है। ठीक है, उन्होंने शायद बोला था कि एक प्रोडक्ट बन रहा है
वो इनमें से कैसा होगा, वो कंजुगेटेड डाइकीटोन होता है इसलिए, और उसका नाम क्या है, बेंजोक्विनोन है। ठीक है, अब एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में जहाँ से आपको घुमा सकते हैं, वो ये है कि बोलेंगे कि जब हम लोग फिनॉल को एयर के साथ रेट करवा रहे हैं तो वो स्लोली ऑक्साइड हो जाता है और डार्क कलर मिक्सचर देता है। और वो मिक्सचर क्या कंटेन करेगा, ऑप्शन में उनमें से एक ये आपका हो सकता है स्ट्रक्चर, क्योंकि इन्होंने बोला है कि वो कंटेन करता है क्विनॉन्स, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा वो घुमा सकते हैं क्वेश्चन, तो उसको ध्यान देना अगर कभी आ गया तो। अब हम लोग करते हैं इंडेक्स क्वेश्चन, जहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब मैंने हेलो एल्केन मैं डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ पे मैं आपको बोला था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको आगे मिलेंगे। देखो सबसे पहले आपको दिखता है यहाँ पे ब्यूटेन 1ऑल, इसका रिएक्शन आपको इनके साथ एक बार करवाना है। पहले HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में करवाना है, फिर HBr के प्रेजेंस में, फिर SOCl2 के प्रेजेंस में। तो पहले तो आपको देखना है कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो आपको दिख रहा है ये 1 डिग्री अल्कोहल है। मैंने आपको बोला था कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन है तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, OH हटाना है, जो भी हेलोजन है वो लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 डिग्री है, तो HBr आप यहाँ क्या करोगे, OH हटाओगे और Br लगा दोगे। यहीं पर अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता तो उसमें हम लोग ऐसा नहीं करते, उसमें हम लोग OH हटाते, कार्बोकेटाइन बनाते, फिर देखते अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती तो वो करवाने के बाद जहाँ पे फिर प्लस आता फाइनली वहाँ पे हम लोग Br जोड़ते। ठीक है, सिंपल। अच्छा, और ऐसा क्वेश्चन आपका आया है एक, ठीक है, देखना PYQ में आपको मिलेगा, जहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है वहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट करवाने के बाद Br जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 1 डिग्री, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। भले ही आपको दिखे कि 1 डिग्री से मैं 2 डिग्री जा सकता हूँ, लेकिन करना नहीं है। डाउट आना चाहिए दिमाग में, क्लियर भी हो जाना चाहिए। और ये मैंने हेलो में डिस्कस कर दिया, जिसको समझ नहीं आ रहा है वहाँ जाके देख ले, एकदम स्टार्टिंग में ही। उसके बाद अगर मैं इसी का रिएक्शन HCl और ZnCl2 के साथ करवाऊँ तो एक तो ये आपको दिखना चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल है और ये लुकास एजेंट के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम रिएक्शन दिखाएगा, इसलिए लिख देते हैं लोग नो रिएक्शन। बाकी होना है इसमें कुछ नहीं है, OH हट के Cl ही रहेगा। ठीक है, तो अगर रिएक्शन आपका ऑप्शन में नो रिएक्शन नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे, OH हटा के Cl लगाओगे। अगर नो रिएक्शन ऑप्शन में है तो आप उसको ही टिक करोगे, क्योंकि एनसीईआरटी यही कहती है। अच्छा, SOCl2 आप साथ अगर रिएक्शन करवाने तो आपको याद आना चाहिए डार्जन रिएक्शन था, जिसमें जो कि सबसे बेस्ट रिएक्शन था आपका एल्काइल लाइट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बाकी SO2 और HCl निकलते थे जो कि गैसेस थे और निकल जाते थे, वो उड़ जाते थे। तो इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको OH हटाना है और Cl लगाना है, इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनाते। अच्छा, फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल के साथ करवाते हैं एक बार। तो इसको अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसका, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, C 2 पे मिथाइल 2 पे अल्कोहल। ठीक है, ये बना। ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, तो आपको दिख रहा है ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो में तो कुछ क्या ही अरेंजमेंट करोगे, पहले से स्टेबल है तो आप इसमें भी कुछ नहीं करोगे, OH हटाओगे, Cl लगाओगे। इस केस में OH हटाओगे, Br लगा दोगे। इस केस में फिर से OH हटाओगे, Cl लगा दोगे, सिंपल। ठीक है, ये आपको करना था। उसके बाद यहाँ पे बोला है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेन 1ऑल। तो कुछ नहीं करना है, ब्यूटेन 1ऑल का अगर करोगे तो इसमें बहुत लोग गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4। ठीक है, इसका आपको डिहाइड्रेशन करना है। तो क्या बोला था मैंने, डिहाइड्रेशन किस मैकेनिज्म में होता है, जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है। तो OH हटाओगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे। ठीक है, फिर देखोगे क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो आपको दिख रहा है हाँ यहाँ 1 डिग्री से 2 डिग्री जा सकते हैं, तो हाइड्राइड शिफ्ट करा के यहाँ पे ले आओगे इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप अब देखोगे कि मैं कहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ। तो आपको अब दिखेगा कि मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे निकालने पे मेरे को ज़्यादा स्टेबल एल्कीन मिलेगा, तो इसलिए आपका आंसर ये होगा। ठीक है, सिंपल, ऐसे आपको करना है। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन हो तो आपके थियरी वाले हैं, उसको देख लेना, आपका हो जाएगा। मैंने जो समझाना था वो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में समझाना था, समझा दिया। आगे चलते हैं, लास्ट पैराग्राफ बचा है आज के वीडियो का, उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दिए हैं अल्कोहल के, एक दिया है आपका मिथेनॉल और एक दिया है आपका इथेनॉल। तो आपको देखना है कि मिथेनॉल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपका ये रिएक्शन है कि मिथेनॉल को कैसे बनाते हैं। तो मिथेनॉल को बनाते हैं, इसका स्टेटमेंट आपका रखना है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे, किसके प्रेजेंस में, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो कैटलिस्ट आपका होता है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड Cr2O3। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि मिथेनॉल के फॉर्मेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो ये कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूज होता है, ये आपको दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, करवा क्या रहे हैं, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं। किसका रिएक्शन करवा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं, तब हम लोग को मिथेनॉल मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बता दी, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, मिथेनॉल कैसा होता है, पॉइजनस होता है, हमने अभी डिस्कस किया था, और इसी के कारण ये ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। अब दूसरा आ गया अपना इथेनॉल। इथेनॉल कैसे बनता है, तो आपको याद होना चाहिए फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक है, और फर्मेंटेशन किसका करवाते हैं, तो शुगर का करवाते हैं। होता क्या है, सबसे पहले जो शुगर आपका प्रेजेंस होता है शुगर केन में, मोलासेस में, ग्रेप्स में, फ्रूट्स में, उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, C6H12O6, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, कन्वर्ट कैसे करते हैं, कौन से एंजाइम की यूज से, तो इन्वर्टेज एंजाइम की यूज से करते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया सुक्रोज। ठीक है, इससे हमने इन्वर्टेज एंजाइम का यूज़ किया तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अच्छा, कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ, इन्वर्टेज एंजाइम यूज़ हुआ शुगर को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने। उसके बाद इस ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज का हम लोग फर्मेंटेशन करवाते हैं, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और ये किस में मिलता है, ये ईस्ट में मिलता है। ठीक है, इसी का ये जो अभी आपने पढ़ा, इसी का एप्लीकेशन अभी आप नीचे देखोगे। ये पॉइंट ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ के देखना, मजा आएगा आपको। क्या लिखा है इसमें लिखा है कि जब हम लोग को वाइन बनाना पड़ता है तो उस समय जो हम लोग का सोर्स होता है शुगर का, वो होता है ग्रेप्स।
ठीक है। और ईस्ट का भी सोर्स जो है वो अपना ग्रेप्स ही होता है। कैसे समझना होगा इसको। पहली बात, ग्रेप्स मीठा होता है सबको पता है, तो शुगर तो उसके अंदर है, जो उसका एक हल्का सा लेयर होता है, छिलका जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर अपना मीठा वाला पार्ट है, वही आपका शुगर है। ठीक है। अब ग्रेप्स का जो छिलका है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपका यीस्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो करते क्या है कि जैसे हम लोग को फर्मेंटेशन करवाना पड़ता है तो हम लोग ग्रेप्स को क्रश कर देते हैं। तो अभी तो वो छिलके के कारण यीस्ट और शुगर जो है कॉन्टैक्ट में नहीं आ जाते, जैसे ही उसको आपने क्रश किया दोनों कॉन्टैक्ट में आ गए, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये तो सबको पता है कि फर्मेंटेशन जो है एनारोबिक कंडीशन में होता है। ठीक है। एब्सेंस ऑफ एयर चाहिए उसको, क्योंकि अगर एयर मिल गया तो जो आपका ड्रिंक का टेस्ट है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, क्योंकि फर्मेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता। ये वही चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी ये तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा ही है कि अगर आप नेचुरल फर्मेंटेशन करवाते हो तो 14% उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। अब ऐसा अल्कोहल जिसको हम लोग कमर्शियल पर्पज़ के लिए बनाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसको लोग नॉर्मल जैसे पीने के लिए जो यूज़ करते हैं उसमें यूज़ ना करें, तो उसको हम लोग को डीनेचर करना पड़ता है, मतलब हम लोग को उसको अनफिट बनाना पड़ता है ड्रिंकिंग के लिए। कैसे बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट मिक्स करते हैं और दूसरा उसमें मिक्स करते हैं हम लोग पेरिडीन। तो क्या क्या चीज़ मिक्स करते हैं उसको डीनेचुरेशन करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए उसमें कॉपर सल्फेट मिक्स होता है और पेरिडीन मिक्स होता है, दोनों का अपना अपना काम। कॉपर सल्फेट मिक्स करते हैं ताकि उसको हम लोग एक अलग कलर दे दें, नॉर्मल अल्कोहल जो कि पीने वाला होता है उससे अलग कलर दे दें उसको। और पेरिडीन मिक्स करते हैं ताकि हम लोग उसको उसमें एक फाउल स्मेलिंग उसको बना पाएँ, ताकि लोग उसको महक के पिए ना। ठीक है। वो अजीब सा एक महक दे और लोग पता चले हाँ ये नॉर्मल अल्कोहल नहीं है जो पीते हैं हम लोग। ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है। तो कॉपर सल्फेट क्यों यूज़ होता है, कलर देने के लिए। पेरिडीन क्यों यूज़ होता है, उसको एक स्मेल देने के लिए। ठीक है। और इसी को इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। और ऐसे हम लोग कमर्शियल अल्कोहल को अलग करते हैं, अनफिट बनाते हैं ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिनॉल भी खत्म होता है, तो हमने अल्कोहल कर लिया, फिनॉल कर लिया। अब लास्ट वीडियो बचा है आपका ईथर का, तो हमने लास्ट की वीडियोस में यहाँ तक खत्म कर लिया था। आज हमें 44 नंबर रिएक्शन से स्टार्ट करना था। जैसे आप इस रिएक्शन को देखते हो तो यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो आपको देखते याद आ जाएगा कि कौन सा रिएक्शन है। बाकी आपको क्या करना है, जैसे आप ये रिएक्शन देखते हो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे अल्कोहल है, H2SO4 के साथ रिएक्शन है और यहाँ पे हीट किया हुआ है ना, 443 केल्विन लिखा है, लेकिन बेसिकली क्या किया, हीट किया हुआ है। जैसे आप देखो कि अच्छा अल्कोहल का रिएक्शन H2SO4 मतलब एक एसिड के साथ हीट के प्रेजेंस में अगर हो रहा है, तो ये रिएक्शन मैंने हाइड्रोकार्बन में देखा था, जहां पे हम लोग एलिमिनेशन करवाते थे, और मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो बीटा एलिमिनेशन करवाते थे, जिसमें हम लोग कार्बोकेटाइन बनाते थे, रीअरेंजमेंट करवा के फिर हम लोग मोस्ट स्टेबल एल्कीन अपना मेजर प्रोडक्ट देते थे। ठीक है। याद आना चाहिए चीज अगर आपने रिवाइज किया है तो ये बेसिकली वही रिएक्शन है। तो जैसे आप ये रिएक्शन देखते हो ना, सबसे पहले आपको याद आना चाहिए अच्छा अल्कोहल अगर है, H2SO4 और हीट दिया हुआ है, तो हमें क्या बनवाना होता है, एल्कीन बनाना होता है। और जैसे ही आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करता है कि इस रिएक्शन में एल्कीन बनाते हैं, आपके दिमाग में एक और चीज स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा अगर इसमें हम लोग हल्का सा चेंज कर दे तो इसमें ईथर भी बनता है। ठीक है। वही चीज यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो बेसिकली मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल में बताता हूँ कि जैसे ही आपको अल्कोहल दिखे, H2SO4 दिखे और सीधे सीधे ऐसा लिखा हो कि H2SO4 और आपका हीट किया हुआ है। ठीक है। आपको स्पेसिफिकली टेम्परेचर मेंशन ना करे, वो आपको कह दे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, H2SO4 के साथ रिएक्शन किया और हीट किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सीधे एल्कीन बना देना है। ठीक है। दूसरा वो क्या कर सकता है कि आपको यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन करके दे सकता है। तो सबसे पहले ये अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर अल्कोहल दिया हो, H2SO4 के साथ रिएक्शन हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब डेल्टा लिखा हो, तो आपको एल्कीन बनाना है। H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन दिया हो, तब भी आपको एल्कीन बनाना है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर हल्का सा कम दिया हुआ है, मतलब 443 केल्विन नहीं है, 413 केल्विन दिया है, उस केस में आपको ईथर बनाना है। सबसे पहले दिमाग में बैठाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके क्वेश्चन इस पे आते हैं और आप फिर कंफ्यूज करते हो कि किसमें क्या करना है। इसका याद करने का तरीका ऐसे याद रख सकते हो कि एलिमिनेशन हमेशा कब करवाते हैं, जब आप हीट देते हो। ठीक है। हायर टेम्परेचर पे आप एलिमिनेशन करवाते हो। ठीक है। या हमने कंडीशन भी पढ़ी थी हेलो एल्केन चैप्टर में, जब हमने सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन पढ़ा था, है ना। तो आपको याद रखना है कि अच्छा जो हाई टेम्परेचर वाला पार्ट है उसमें हम लोग क्या करवाते हैं, एलिमिनेशन करवाते हैं, और लो टेम्परेचर में हम लोग ईथर बनाएंगे। बस इतना दिमाग में घुसा कर रखो। अब या तो आप लो टेम्परेचर याद कर लो या तो हाई टेम्परेचर, दोनों में आपका काम हो जाएगा। तो मैंने हाई टेम्परेचर याद रखा हुआ था कि 443 केल्विन अगर दिया है तो हम लोग उसमें एलिमिनेशन करवाते हैं, और अगर उससे कम दिया है मतलब 413 केल्विन दिया है तो ईथर बनाएंगे। ठीक है। सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एल्कीन कैसे बनाते हैं ये ऑलरेडी मैंने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपको डिटेल में समझाया है। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ समझाता हूँ कि OH आप अल्फा कार्बन से निकालते हो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हो, पहले रीअरेंजमेंट कराने का अगर पॉसिबिलिटी वो करवा के, उसके बाद अपना मोस्ट स्टेबल एल्कीन एज एन आंसर देते हो। तो यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट कराने का पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि OH चांस निकालोगे तो प्लस यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, दोनों में 1 डिग्री आने वाला है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे आप बीटा कार्बन से आप क्या करोगे, H निकालोगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दोगे, तो आपका एल्कीन जो है कुछ ऐसा दिखने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सिंपल। अगर रीअरेंजमेंट कराने का पॉसिबिलिटी होता है तो हम लोग करवाते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाऊंगा। मेन देखते हैं कि ईथर कैसे बनाना है। ठीक है। कंडीशन तो मैंने समझा दिया कि कब क्या बनाना है आपको। अब देखते हैं ईथर बनाना कैसे। तो कुछ नहीं करना है। ईथर कैसा होता है, ईथर आपका या तो ROR होता है, ठीक है, या फिर ROR- होता है। ये मैंने लास्ट की वीडियोस में समझाया था कि सिमेट्रिकल ईथर किसको बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर किसको बोलते हैं। तो ये आपका बेसिकली क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है कि ईथर में बेसिकली एक ऑक्सीजन से 2 R ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है। तो अब ये कैसे बनाना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे ही आपको ये रिएक्शन दिखे कि अच्छा एक अल्कोहल है, H2SO4 और 413 केल्विन है, समझ जाना है ईथर बनाना है, क्योंकि लो टेम्परेचर है। अच्छा करना क्या है, आपको यहाँ पे एक O दिख रहा है, इस O को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। उसके बाद जो भी आपको R ग्रुप दिख रहा है
उसको आपको दोनों तरफ लिख देना है। यहाँ पे CH3CH2 है तो उसको मैंने लिख दिया CH3CH2 और इधर भी लिख दिया मैंने CH2 ऐसे लिख देना है। ये बन गया आपका ROR, ईथर बन गया। ठीक है, सिंपल। जो भी आपका यहाँ पे अल्कोहल दिख रहा है उसमें से आपको O उठाना है, बगल में जो R लिखा है उसी को लेना है और उस O के दोनों तरफ लिख देना है, वही आपका ईथर बन गया। ऐसे करना है इस रिएक्शन में। अब ये तो हमने देख लिया कि इस रिएक्शन में आपको आंसर कैसे निकालना है। अब एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी खोल के। सबसे पहले अभी जो आपने देखा कि यहाँ पे हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाया था जिससे हम या तो एल्कीन बना रहे थे या फिर ईथर बना रहे थे। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपने करवाया ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, तो क्या आप इसको गलत बोलोगे? नहीं बोलोगे, एकदम सही चीज है। आपने अभी देखा कि अगर हम लोग अलग अलग टेम्परेचर दे रहे हैं तो अलग अलग हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, कभी एल्कीन मिल रहा है कभी ईथर मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ये लाइन आपको समझ आनी चाहिए कि अगर कहीं ये लिखा है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन तो एकदम ठीक है। इसमें क्या रिएजेंट डालते थे आप? एक एसिड डालते थे जो कि प्रोटिक एसिड हो सकता है। अभी हमने H2SO4 लेके एग्जांपल लिया, आपके एग्जाम में H3PO4 भी लिखा हो सकता है, वो भी आपका सेम काम करेगा। बस देखना है कि कौन सा टेम्परेचर दिया हुआ है। हाई टेम्परेचर अगर है 443 केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस में भी लिखा हो सकता है, तो आपको एल्कीन बनाना है। और अगर लो टेम्परेचर है तो उस केस में आपको ईथर बनाना है। इसमें आपको एक और चीज समझाई मैंने कि अगर आपको टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है उस केस में आप सीधे एल्कीन बनाते हो। ठीक है, या तो एक कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ डेल्टा लिखा हो, हीट जिसका मतलब होता है, या फिर H+/डेल्टा लिखा हो, तब भी आपको एल्कीन बनाना है। ठीक है, जब तक वो टेम्परेचर मेंशन ना कर दे 413 केल्विन तब तक आपको ईथर नहीं बनाना। फिर हमने एक और चीज देखा कि जिस रिएक्शन में आप एल्कीन बना रहे हो उसमें एलिमिनेशन हो रहा है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। लेकिन ये जो ईथर वाला रिएक्शन होता है ना, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। दिमाग में बैठा लो, ये पूछेंगे आपसे कि इसमें जो आप अल्कोहल से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करवा के जो ईथर बनवा रहे हो इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है? तो ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है, दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज। अब ये तो आपने देख लिया कि इस रिएक्शन में जिसमें ईथर बन रहा है उसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। इसमें एक लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी में जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। इसको एक बार देख लो क्या लिखा है इसमें, कि अगर आप ध्यान से देखोगे सेकंड स्टेप तो इसमें आपको दिख रहा है कि अल्कोहल अपने ही प्रोटोनेटेड फॉर्म पे अटैक कर रहा है। तो वही यहाँ लिखा है कि इस रिएक्शन जब जिसमें ईथर बनता है उसमें अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन ए प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है। ठीक है, तो इस लाइन में कंफ्यूज नहीं होने की क्या कह रहा है कि अल्कोहल मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक कर रहा है, तो ये सही चीज है। पहले स्टेप में आपका एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, उसके बाद वही अल्कोहल जिससे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना था वो उस पर अटैक करता है। ठीक है, अब ये तो हमने कर ली बेसिक बात। अब कुछ करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। अभी आपने देखा कि ईथर बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। सबसे पहला तो आपने अभी देखा कि लो टेम्परेचर चाहिए। अगर हाई टेम्परेचर देंगे तो एलिमिनेशन होता है, हमें पता है पहले से, तो लो टेम्परेचर चाहिए, एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन अगर आप देखो कि जो ईथर है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि SN2 मैकेनिज्म में अगर मैं आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछूं तो आप बोलोगे कि अच्छा 3 डिग्री सबसे कम दिखाता है, 2 डिग्री उससे ज्यादा और 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है अगर हम लोग SN2 की बात करें। और मैं अगर पूछूं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आप बोलोगे कि 1 डिग्री इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है क्योंकि उसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो मतलब कि जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा चांस होगा ईथर बनने का। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि अगर ईथर बनाने का कंडीशन अगर आपसे कोई पूछता है तो उसमें 2 कंडीशन होनी चाहिए तभी ईथर बनेगा। पहला लो टेम्परेचर, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना है। और अगर अभी आपने बोला कि 1 डिग्री में सबसे कम होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आप अल्कोहल देखोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से ईथर बनाने का चांस सबसे ज्यादा होता है। अगर आपको 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल दे देगा तो हमेशा चांस होता है कि वो एल्कीन ही बनाएगा। ठीक है, इसलिए आपको 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल वो नहीं देते हैं अगर ईथर बनवाना चाहते हैं इस रिएक्शन के थ्रू जिसमें H2SO4 और हीट किया हो। ठीक है, इसमें आपको क्या करेंगे, सीधे 1 डिग्री अल्कोहल देंगे और फिर आपको बोलेंगे ईथर बनाओ। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल से ईथर क्यों बन रहा है? क्योंकि अभी आपको समझाया कि लो हिंड्रेंस होना चाहिए, लो स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए और वो आपको 1 डिग्री अल्कोहल में देखने को मिलेगा। 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में आपको हिंड्रेंस ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आप वहां पे ईथर नहीं बनाते हो और उस केस में आपका एलिमिनेशन होकर एल्कीन बनता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखा था हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में। वो जो छोटा सा येलो बॉक्स था उसमें हमने ये डिस्कस किया था, जाके अगर जिसको समझ नहीं आ रहा उसको देख लेना एक बार। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि अभी हमने SN2 की बात की और एनसीईआरटी यहाँ पे कुछ SN1 के बारे में लिखता है। क्या लिखता है कि द रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथवे व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो आप बोलो कि भैया अगर SN1 फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे एलिमिनेशन होकर एल्कीन क्यों बन रहा था? ठीक है, ये तो कह रहा है कि 2 डिग्री 3 डिग्री में SN1 फॉलो होता है मोस्टली अल्कोहल के केस में, लेकिन यहाँ पे आपने कहा कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है तो एल्कीन बनेगा क्योंकि एलिमिनेशन होगा। तो एनसीईआरटी यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे नीचे लिखती है कि SN1 फॉलो करना चाहिए था लेकिन उस केस में एलिमिनेशन कंपीट करता है सब्स्टिट्यूशन पे और एल्कीन बनता है, मतलब एलिमिनेशन जीत जाता है। जब कंपीटिशन होगा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के बीच में तो आपका एलिमिनेशन जीत जाएगा और एल्कीन बनेगा। ठीक है, ये चीज अगर आप ध्यान से देखोगे ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जब हम अल्कोहल कर रहे थे, उसमें मैंने आपको एक इंडेक्स क्वेश्चन करवाया था जहां पे अल्कोहल का रिएक्शन आपको एक बार HCl ZnCl2 के साथ करवाना था, एक बार HBr के साथ करवाना था और SOCl2 के साथ करवाना था। तो वहां मैंने आपको बोला था कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है उस केस में आप आंख बंद करके SN2 करवाओगे, सीधे OH हटाओगे और जो भी अपना हेलोजन उसको लगा दोगे। लेकिन अगर 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल है तो उस केस में आप SN1 फॉलो करवाते हो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओगे, उसके बाद फिर जहां पे रीअरेंजमेंट के बाद जगह बनेगी वहां पे आप हेलोजन को जोड़ते हो। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी तब लिखती है कि अगर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करवाने का ही पॉसिबिलिटी है
उस केस में आप देखो कि 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल SN1 दिखाता है, 1 डिग्री अल्कोहल आपका SN2 दिखाता है। लेकिन अगर एलिमिनेशन का भी पॉसिबिलिटी बन रहा है तो उस केस में 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो एलिमिनेशन की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि भैया करवाएं क्या, एलिमिनेशन करवाएं SN2 SN1 समझ नहीं आया कुछ। तो सिंपल याद रखो कि अगर अल्कोहल है और रिएक्शन जो है हेलोजन एसिड के साथ हो रहा है, HCl HBr इनके साथ हो रहा है, उस केस में आपको याद रखना है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है SN2 कराओगे, 2 डिग्री 3 डिग्री है SN1 कराओगे। लेकिन अगर रिएक्शन H2SO4 और हीट के साथ हो रहा है, उस केस में आपको देखना है कि अच्छा अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो मैं ईथर बनाऊंगा, और 2 डिग्री 3 डिग्री है तो उस केस में एलिमिनेशन कराऊंगा, SN1 नहीं कराऊंगा। भले वो दिखा सकता था, वही चीज यहाँ पे लिखी है, दिखा सकता था, लेकिन वो दिखाएगा एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे रिएजेंट H2SO4 और हीट है। यहाँ पे हेलोजन एसिड नहीं दिया है कि आपको बोलो कि अच्छा SN1 दिखा सकता है तो SN1 करवाते हैं, नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा हो रही है एलिमिनेशन की, क्योंकि यहाँ पे आपने हीट भी किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए एलिमिनेशन होता है। मैंने होपफुली मैंने आपको समझा दिया होगी ये चीज कि अगर हेलोजन एसिड है, 1 डिग्री अल्कोहल है, उस केस में SN2 कराओगे, 2 डिग्री 3 डिग्री है SN1 कराओगे, एलिमिनेशन का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर H2SO4 और हीट के साथ रिएक्शन है तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ईथर बनाओगे, 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है तो आप एल्कीन बनाओगे। ठीक है, इसको बार बार सुनना, आपको समझाइए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसको लिख के देखना है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे जो कि हम लोग विलियमसन सिंथेसिस के साथ कंपेयर करेंगे, आपको एकदम ध्यान रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज अ डिफरेंस आप याद रख सकते हो कि अच्छा विलियमसन सिंथेसिस में और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से जो ईथर बना रहे हैं उसमें हम लोग क्या डिफरेंस, ऐसा क्यों है कि हम लोग को विलियमसन सिंथेसिस कराना पड़ता है। पहला डिफरेंस ये है कि आप इस रिएक्शन से जिसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर बना रहे हो, इसमें आप सिमेट्रिकल ईथर ही बना सकते हो, आप अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते हो। ये चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सिमेट्रिकल ईथर ही बना सकते हो। वही एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है कि क्या हम लोग इस रिएक्शन से इथाइल मिथाइल ईथर बना सकते हो। तो इथाइल मिथाइल ईथर अगर बनाओगे तो उसमें आपको एक तरफ दिखेगा CH3O C2H5, ठीक है, तो यहाँ ये दिख रहा है ROR' हो गया, अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो बेसिकली एनसीईआरटी यहाँ पूछना चाह रही थी कि क्या आप अनसिमेट्रिकल ईथर इस रिएक्शन से बना सकते हो, तो आप बोलो कि नहीं, उतना अच्छा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन अभी आपने किया ये सिमेट्रिकल ईथर के लिए बेस्ट होगा। अब ऐसा इसका रीजन क्या है, अगर आप यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने जाओगे तो यहाँ पे आपको मिक्सचर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। क्यों? क्योंकि इस केस में आपको 2 अलग अलग अल्कोहल लेना पड़ेगा, एक में मिथेनॉल लोगे, एक में इथेनॉल लोगे, तभी आप बना पाओगे इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, उस केस में आपके 3 टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिसमें आपका एक मिथॉक्सीमीथेन बनेगा, पहला वाला, जिसमें दूसरा इथाइल मिथाइल ईथर भी बन सकता है, और तीसरा आपका क्या बन सकता है, इथॉक्सीथीन भी बन सकता है। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाएंगे और इससे येल्ड आपका कम हो जाएगा, जो कि आपको चाहिए था। आपको ये चाहिए था लेकिन आपको इसके साथ साथ ये मिल रहा है, तो आपका इसका येल्ड कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इस रिएक्शन के थ्रू, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के थ्रू ईथर नहीं बनाना चाहते हो या अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना पाते हो अच्छी येल्ड में। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो मोस्टली सिमेट्रिकल ईथर के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें मिक्सचर प्रोडक्ट बनने लगता है अगर आप अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने जाओगे तो। ठीक है, मैं यहाँ पे इतना इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, बहुत कम रिएक्शन है इसमें ईथर में, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं सारे पॉइंट्स आएगा जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। दूसरा पॉइंट जो एनसीईआरटी लिखती है वो ये है कि हम लोग इस रिएक्शन से सिर्फ ऐसे ईथर बना सकते हैं जिसमें प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हों। ठीक है, हम लोग सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल ग्रुप्स वाले ईथर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको सेकेंडरी या टर्शरी ग्रुप्स वाले ईथर चाहिए तो आपको अल्कोहल लेना होगा सेकेंडरी टर्शरी, और जैसे ही आप अल्कोहल को सेकेंडरी टर्शरी लोगे तो वो एलिमिनेशन करके क्या दे देगा, एल्कीन दे देगा। इसीलिए इस रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के थ्रू आप सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल ग्रुप्स वाले ईथर नहीं बना सकते। ये 2 इसके लिमिटेशन है। पहला क्या कि अनसिमेट्रिकल ईथर इससे नहीं बनाते हैं, बता दिया क्यों, क्योंकि मिक्सचर प्रोडक्ट मिल जाता है आपको, येल्ड कम हो जाता है। दूसरा, आप इसमें ऐसे ईथर नहीं बना सकते जिसमें प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स के अलावा कुछ जुड़ा हो, मतलब सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल ग्रुप्स वाले ईथर आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसके इसमें आपको अल्कोहल सेकेंडरी टर्शरी लेना पड़ेगा, और जैसे ही आप अल्कोहल सेकेंडरी टर्शरी लेते हो तो आपका ऑटोमेटिकली एल्कीन बन जाता है एलिमिनेशन के थ्रू, ना कि ईथर। ये इसके 2 लिमिटेशन होगा और मैंने सारे पॉइंट समझा दिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अब चलते हैं आगे हम लोग और दूसरा रिएक्शन देखते हैं। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब हम लोग को देखना है 45 नंबर रिएक्शन। जैसे आप 45 नंबर रिएक्शन देखते हो उसमें आपको दिखता है क्या कि यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, इसका रिएक्शन दिया हुआ है किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। जैसे ही आप देखते हो कि मेरे को एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करना है, दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस में आता है। करना क्या है, इसमें ईथर बनाना है। ठीक है, कंडीशन है इसमें भी, आपको समझाऊंगा अभी, लेकिन करना क्या है, दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा ये हमने ईथर में पढ़ा था, जिसमें हम लोग ईथर बनाते थे। कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग ईथर इसमें बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अब इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि ईथर कैसे बनाना है, वो तो आप बना लोगे इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि कंडीशन क्या है, कि कब ईथर बनाना है और कब हम लोग का एलिमिनेशन करवाना है, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा था। ठीक है, इसमें भी एक कंडीशन होती है, आपको समझना है सबसे पहले वो। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपको देखना है कि ये कौन सा रिएक्शन, जैसे आपने देखा कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ है, आपने कंफर्म कर लिया विलियमसन से। जैसे कंफर्म किया, सबसे पहले आप देखना है आपको कि जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी। तो यहाँ पे आपने यहाँ तो कंफर्म नहीं कर सकते हो, तो इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा, नीचे वाले रिएक्शन में आते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको देखते हो आपको दिखता है कि हाँ ये रिएक्शन देखो क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन है, किसका, अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस है, कंफर्म कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या देखोगे कि अल्काइल हैलाइड जो दिया हुआ है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है। तो आप जैसे देखोगे तो आपको दिख रहा है कि अच्छा ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जैसे आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिख गया, आपके दिमाग से टेंशन हट जानी चाहिए, आपके दिमाग में सीधे आनी चाहिए अच्छा इसमें ईथर बनाना है। ठीक है, अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसमें क्या करना है, ईथर बनाना है बिना कुछ सोच। कैसे बनाओगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है। ईथर के लिए मैंने आपको बताया था ओ लिखना होता है और दोनों तरफ आर ग्रुप होता है ना, वो आर ग्रुप सेम भी हो सकता है या अलग अलग हो सकता है। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से एन हटाना है, यहाँ से बीआर हटाना है,
ठीक है, दिख रहा है वो आपको ईथर दिख रहा होगा, ये एक आर ग्रुप, ये एक O और ये दूसरा आर ग्रुप, जोड़ देना है इसको। ठीक है, तो अगर मैं लिख के बताऊँ आपको तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, CH3 C CH3 CH3 O, Na आपने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, और दूसरे यहाँ से Br हटा दिया और इसका आर ग्रुप को इसके साथ जोड़ दिया, तो यहाँ पे CH3 आ गया। ये अब बन गया आपका ईथर। क्या देखा आपने कि एल्काइल हाइड्राइड प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्शियरी है। ठीक है, अगर प्राइमरी है तो आपने ईथर बना दिया। जैसे आपको दिखता है सेकेंडरी या टर्शियरी, सेम जैसा आपने वहाँ पे देखा था अल्कोहल केस में एलिमिनेशन हो जाता था, वैसे इस केस में भी एलिमिनेशन होकर एल्कीन बना लोगे। ठीक है, वैसे ही उसी का रिएक्शन आपको नीचे दिख रहा है 47 नंबर रिएक्शन, उसको देख। सबसे पहले देखोगे कि कौन सा रिएक्शन है, पता करना है पहले। तो सबसे पहले आप देखते हो कि यहाँ पे क्या है, एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, उसके बाद आपको दिखता है कि अच्छा सोडियम एल्कोक्साइड है, कंफर्म हो गया कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अब क्या देखोगे कि अच्छा जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो आपको दिखा है कि अच्छा Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो इस केस में आपको कंफर्म हो जाना चाहिए अच्छा विलियमसन सिंथेसिस तो ये है, लेकिन इसमें ईथर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड नहीं है। इसमें क्या करोगे, एलिमिनेशन कराओगे। कैसे करवाते थे हमने सीखा था, 2 एलिमिनेशन रिएक्शन हमने सीखा था हाइड्रोकार्बन में। एक तो अपना एल्कोहल वाला, ठीक है, जिसमें हम लोग डिहाइड्रेशन करवाते थे, H2 निकलता था। दूसरा हमने देखा था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला, जिसमें कुछ हेलोजन एसिड निकलता था, HX। ठीक है, तो इस केस में वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराओगे, जिसमें अल्फा कार्बन से Br निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, और इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपका मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको फाइनली प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन में डिस्कस कर लिया, जिसको समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाना है वो वहां से जाके देख ले। तो क्या करोगे, यहाँ पे अल्फा कार्बन से Br निकाल दोगे, और बीटा कार्बन में इसके पास कौन कौन से, ये है, ये है, ये है, और तीनों बीटा कार्बन से निकाल दो, प्रोडक्ट सेम ही बनने वाला है। तो हम लोग कहीं भी बनाते हैं तो आपका प्रोडक्ट फाइनली दिखेगा कुछ ऐसा। सी यहाँ से आपने H निकाल दिया तो CH3 से CH2 हो गया, डबल बॉन्ड लगा दोगे। यहाँ से आप Br निकाल चुके हो, नीचे वैसा ही रहेगा CH3, यहाँ भी वैसा रहेगा CH। ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, एल्कीन बन गया आपका। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड था वो प्राइमरी नहीं था। ऐसा आपको करना है क्वेश्चन। समझा दिया मैंने कैसे। पहले रिएक्शन पहचानना है कौन सा रिएक्शन है। अगर विलियमसन सिंथेसिस हुआ तो देखना है प्राइमरी है या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है या टर्शियरी है। उसके हिसाब से अगर प्राइमरी है तो आप ईथर बना दोगे चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेकेंडरी टर्शियरी है तो उस केस में आपको एल्कीन बनाना है एलिमिनेशन करवा के। अब खोलते हैं एनसीईआरटी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको देखते हैं। अब जैसे ही आप एनसीईआरटी खोलोगे इसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो कि अभी जो हमने ऊपर रिएक्शन देखा था उसी से मिलते जुलते हैं, उसी से रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट आपने ऊपर क्या दिखा था कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है उससे हम लोग ईथर जब बनाने जाएंगे तो उसमें 2 लिमिटेशन हमें आएगी। पहला कि इससे हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना पाते हैं, ठीक है, और दूसरा इसमें हम लोग ऐसे ईथर नहीं बना सकते हैं जिसमें सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल ग्रुप्स हो। ठीक है, सिर्फ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स वाले ईथर बना पाते हैं। दोनों को ही यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस से किया जा सकता है। मतलब कि इसमें आप ऐसे ईथर बना सकते हो जो कि सिमेट्रिकल हो और ऐसे बना सकते हो जो कि अनसिमेट्रिकल ईथर। मतलब इसमें आप अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो विलियमसन सिंथेसिस से। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि विलियमसन सिंथेसिस से क्या क्या बनाया जा सकता है, उसमें ऑप्शन में एक सिमेट्रिकल ईथर हो, एक अनसिमेट्रिकल ईथर हो, और एक ऑप्शन हो कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो वो वाला ऑप्शन टिक करोगे। मतलब सिमेट्रिकल भी बना सकते हो और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो। किससे? विलियमसन सिंथेसिस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने ऊपर देखा था कि इससे हम लोग ऐसे ईथर्स नहीं बना सकते हैं जिसमें सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अल्काइल ग्रुप्स हो। लेकिन विलियमसन सिंथेसिस से ऐसा नहीं है। विलियमसन सिंथेसिस से आप ऐसे ईथर्स बना सकते हो जिसमें आपके सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अल्काइल ग्रुप जुड़े हो। ठीक है, तो ये उसका एक बेनिफिट आपको एक और मिल गया इसका। अब दोनों ही पॉइंट को समझते हैं कैसे। पहला पॉइंट इसने लिखा है कि इसमें अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपने अल्काइल हाइड्राइड से एक आर आपको अल्काइल हाइड्राइड से मिलता था और एक आर आपको कहाँ से मिलता था? सोडियम एल्कोक्साइड से। तो अगर आपको अनसिमेट्रिकल बनाना है तो आप दोनों आर को अलग अलग ले लो। अगर आपको सिमेट्रिकल बनाना है तो दोनों आर को सेम ले लो। ठीक है, क्योंकि एक आर कहाँ से आएगा? अल्काइल हाइड्राइड से, और एक आर आएगा आपका सोडियम एल्कोक्साइड से। तो अगर आपने दोनों को सेम ले लिया तो आपका सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। दोनों को अगर आपने अलग अलग ले लिया तो आपका अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। दूसरा पॉइंट, वहां पे क्या दिक्कत थी? अगर हमें ऐसा ईथर बनाना है जिसमें सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हो तो उस केस में आपको अल्कोहल लेना पड़ता था, सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, और जैसे ही आप सेकेंडरी टर्शियरी लेते थे वो एलिमिनेशन करके एल्कीन बनाता था। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सेकेंडरी टर्शियरी वाले ईथर्स बनाने हैं, अल्काइल ग्रुप्स वाले ईथर्स बनाने हैं, तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप अल्काइल हैलाइड वाले आर ग्रुप को सेकेंडरी टर्शियरी ले लो या फिर आप सोडियम एल्कोक्साइड वाले को ले लो। अब दिक्कत कहाँ आती थी? अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी टर्शियरी ले लेते थे तो वो एलिमिनेशन दिखा देता था, तो हम लोग अल्काइल हैलाइड से नहीं ले सकते हैं सेकेंडरी टर्शियरी। लेकिन अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड के आर को सेकेंडरी या फिर टर्शियरी ले सकते हैं। तो उस केस में आपका जो ईथर बनेगा वो सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल ग्रुप वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, आगे समझ में। इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने ये चीज डिस्कस कर ली, उसी चीज को थ्योरी में देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन अभी आपने देखा विलियमसन सिंथेसिस में कौन सा फॉलो करता है रिएक्शन? तो SN2 फॉलो करता है जब ईथर बनता है। लेकिन जैसे ही आप ऐसा ग्रुप ले लेते हो, मतलब जैसे ही आप अल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी या फिर टर्शियरी ले लेते हो तो उस केस में ये एलिमिनेशन दिखा देता है। और एनसीईआरटी स्पेसिफिकली लिखती है कि अगर आपने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिया तो उस केस में आपका सिर्फ एल्कीन ही एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ईथर तो भूल ही जाओ, आपका सिर्फ एल्कीन ही बनेगा। मतलब उस समय एलिमिनेशन बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको वही चीज मिलेगी। अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि भैया ये कैसे है कि SN2 भी दिखा रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक फ्यूजन भी दिखा रहा है, एलिमिनेशन भी दिखा रहा है। तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि जो एल्कोक्साइड आपने यहाँ पे लिया था ना, वो आपका सिर्फ न्यूक्लियोफाइल नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम कर सकता है। जो कि अगर आप वो पैराग्राफ याद करोगे सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन वाला, तो वहां पे भी यही बात की। ठीक है, और क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों की तरह काम कर सकता है, इसीलिए जब उसको ऐसा कंडीशन दिखे, जैसे अगर उसको मान लो यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड देखने को मिल रहा है
ठीक है। तो उसको दिख रहा है कि हाँ मेरे को अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज़्यादा फेस नहीं करने को मिलेगा, इसलिए वो अटैक कर लेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा देगा। लेकिन जैसे ही उसको यहाँ दिखे कि अरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो और उसको वैसे ही मन नहीं कर रहा था जाने का, वैसे ही भारी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, बल्की बेस है, तो क्या करेगा, मैं यहाँ बैठे रहता हूँ, वहीं से हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ, Br निकाल लेता हूँ, एलिमिनेशन करवा देता हूँ और एल्कीन बनाता हूँ। यही चीज़ वहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखी। अगर आप जाके अब देखोगे उस पैराग्राफ को, उसके नीचे 2 डायग्राम बनाया हुआ, उसको जाके देखना, आपको दिखेगा अच्छा हाँ यही तो हो रहा है। एक में वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है अटैक करके, दूसरे में वो बैठे बैठे H और Br निकाल रहा है और एलिमिनेशन करवा दे रहा है। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम कर सकता है, इसलिए वो यहाँ पे एलिमिनेशन भी करवाने का कैपेसिटी रखता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि एनसीईआरटी नहीं लिखती है, लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपने देखा कि विलियमसन सिंथेसिस में कौन सा बॉन्ड टूट रहा था, तो ये एल्काइल हाइड वाला बॉन्ड टूट रहा था, है ना, तभी टूट के आपका ये CH3 आके इस O के साथ जुड़ रहा था। तो आपको दिख रहा है कि विलियमसन सिंथेसिस में क्योंकि ये RX बॉन्ड टूटता है, तो कौन से रिएक्शन, अभी अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से इनमें से रिएक्शन जो है विलियमसन सिंथेसिस नहीं दिखाएंगे, तो उसमें आपको क्या चेक करना है, ऐसे बॉन्ड्स आपको ढूंढने हैं जिसको तोड़ने में आपको दिक्कत आएगी। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे देखते हो तो ये हो गया अपना R ग्रुप, ये हो गया अपना X, और इसके बीच आपको ये बॉन्ड दिखे। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और इसीलिए इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये आपने पहले देखा है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा और ये हेलो एरीन है, ये अपना विलियमसन सिंथेसिस नहीं देगा। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और ये भी आपका विलियमसन सिंथेसिस नहीं दिखाएगा। बाकी ये थर्ड वाला मैंने लिख दिया है, लेकिन वो इतना चांस है नहीं आने का, ठीक है। मेन आपको जो पूछेंगे वो 1 और 2 पूछेंगे, इसलिए आप इस पर ध्यान दो कि अगर विलियमसन सिंथेसिस में पूछते हैं कि कौन सा रिएक्शन नहीं दिखाएगा, तो आपको देखना है कि किसमें RX बॉन्ड टूटना मुश्किल, ठीक है, जिसमें टूटना मुश्किल होगा वो नहीं दिखा। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल 7.6 में और देखते हैं क्या पूछा है। अब अगर आप एग्जाम्पल 7.6 पे आते हो तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन हमने दिखाया है नीचे, इसमें बताओ कि क्या हम इससे टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बना सकते हैं। मतलब पूछें कि क्या हम लोग इस रिएक्शन से ईथर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये कौन सा रिएक्शन है, तो आप देखते हो कि अच्छा यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन एल्काइल हाइड के साथ हुआ है, मतलब विलियमसन सिंथेसिस है। दूसरा स्टेप क्या था, एल्काइल हाइड देखो कि कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो आपको दिख रहा है कि एल्काइल हाइड यहाँ पे टर्शियरी है। जैसे आपको दिखा 3 डिग्री मतलब एल्कीन बनेगा, मतलब ये जो रिएक्शन उन्होंने दिखाया हुआ जिसमें ईथर बनाया ये गलत है, ठीक है। ये वही पूछ रहे हैं कि अगर ये सही नहीं है, अगर हम लोग को ईथर बनाना है तो हम लोग इसमें क्या चेंज करें। तो कुछ चेंज नहीं करोगे आप, सिंपल वही चेंज करो कि अगर आपको ईथर बनाना है तो आप अपने एल्काइल हाइड को प्राइमरी कर दो, और अगर आपको यही प्रोडक्ट चाहिए जिसमें आपका टर्शियरी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो आप कुछ नहीं करो, सोडियम एल्कोक्साइड वाले ग्रुप में टर्शियरी एल्काइल ग्रुप लगा दो। तो देखो वही क्या है, यहाँ पे इस ग्रुप को उठा के इन्होंने ONA के साथ जोड़ दिया है, ठीक, और एल्काइल हाइड को इन्होंने प्राइमरी करने के लिए C2H5 को Cl के साथ जोड़ दिया है, और आपका इस केस में आपका ईथर बन जाएगा और ये सही रिएक्शन। तो ये आपको समझना था बेसिकली। और ये पूछे कि इस केस में ये जो रिएक्शन हमने दिखाया था, ये वाला रिएक्शन, इसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्या, क्योंकि ईथर तो बनेगा नहीं। तो आपको पता है कि जैसे आपको टर्शियरी एल्काइल दिखे, आपको क्या करना था, इसमें एल्कीन बनाना होता है। तो कैसे बनाओगे, Cl हटाओगे, बीटा कार्बन से H निकालोगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दोगे, तो ये आपका एल्कीन यहाँ पे बनता। अब जैसे आप नीचे आओगे तो आपको एनसीईआरटी ये लिखती है कि फिनॉल्स को भी हम लोग ईथर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं जानना इंपॉर्टेंट है। आपने ये पार्ट तो देखा था पहले, हमने फिनॉल किया था, उसमें हमने देखा था कि हम लोग फिनॉल को सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम लोग उसको NaOH के साथ रिएक्ट कर दें। तो एक बार आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, उसके बाद आपको क्या करना है, एल्काइल हाइड के साथ रिएक्शन करना है। RX के साथ रिएक्शन करोगे तो उसमें आपका जो हमने देखा था Na हटाना है, यहाँ से X हटाना है और R को जोड़ देना है O के साथ, वही किया यहाँ पे, और ये बन गया आपका ईथर। अगर मैं आपको सेम रिएक्शन दूं, मतलब सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ऐसा रिएक्शन दूं जिसमें आपका एल्काइल हाइड के साथ बेंजीन ग्रुप लगा है, मतलब यहाँ हेलो एरीन है, ठीक है। इस केस में आपने हेलो एरीन नहीं लिया था, लेकिन इस केस में हेलो एरीन दिया है और आपका यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड है। इस केस में आपने सोडियम फिनॉक्साइड लिया RX और नॉर्मल एल्काइल हाइड लिया, लेकिन इसमें आपने हेलो एरीन लिया और आपने सोडियम एल्कोक्साइड लिया, फिनॉक्साइड एल्कोक्साइड डिफरेंस है। क्या आप यहाँ पे बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। क्यों, क्योंकि इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं था, ठीक है, और इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना आसान था। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और इसको तोड़ना मुश्किल है, और इसीलिए हमने ऊपर डिस्कस किया था कि विलियमसन सिंथेसिस आपका हेलो एरीन नहीं देता है, और इसीलिए इस तरीके से तो आप ईथर नहीं बना सकते, ठीक है। और इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखो यहाँ पे फिनॉल्स को बोला है कि ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना कि लिखा है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को, क्योंकि वो हेलो एरीन है, वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, उसको तोड़ नहीं पाओगे आप। आगे समझ में। तो कोई पूछे कि क्या हम लोग ये ईथर बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, ठीक है। इस ईथर को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको बनाने समय आपको ध्यान देना है कि एल्काइल हाइड आप ये वाला लो, ना कि ये वाला। आगे समझ में। आगे चलते हैं और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले हम लोग पहले कुछ केमिकल रिएक्शन को खत्म ही कर लेते हैं, है ना। अब जैसे आप केमिकल रिएक्शन को देखते हो तो इसमें आपको दिखता है कि अच्छा इसमें एक रिएक्शन दिख रहा है जिसमें ईथर का रिएक्शन HX के साथ हो रहा है, मतलब हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है। और इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, एक के साथ X जुड़ जा रहा है, एक के साथ H जुड़ जा रहा है। अगर मैं आपको ध्यान से करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ROR, ठीक है, और इसका रिएक्शन HX के साथ हो रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, कोई बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। अब एक आपका ये ग्रुप बन गया, एक आपका ये ग्रुप बन गया, एक के साथ आप H जोड़ दोगे, एक के साथ आप X जोड़ दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके साथ X जोड़ देता हूँ और इसके साथ H जोड़ देता हूँ, आपको क्या बन गया, एक बन गया आपका RX और एक बन गया आपका ROH। तो मतलब आपका एक अल्कोहल बन जाता है और एक आपका एल्काइल हाइड बन जाता है। तो सिंपल। तो बेसिक चीज आपको याद रखनी है कि अगर ईथर का रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ हो रहा है तो एक बनता है आपका एल्काइल हाइड और एक बनता है आपका अल्कोहल, ठीक है।
ये चीज़ मैंने यहाँ जो लिखी है अभी आपको समझाऊंगा, जब एक्सेस में होता है तो क्या हो जाता है, मतलब दोनों आपका एल्काइल हाइड्राइड बन जाता है उस केस में। लेकिन उससे पहले आपको मेरे को कुछ रूल समझाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला कि आपको यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ना है। तो बॉन्ड तोड़ना है तो मैं या तो ये लेफ्ट वाला बॉन्ड तोड़ सकता हूँ या तो राइट वाला, कौन सा तोड़ना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वही घुमाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए, आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखो, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या है, मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिख के दिखाया है ईथर R1OR2, ठीक है। अब या तो मैं O और R1 के बीच का बॉन्ड तोड़ सकता हूँ या फिर मैं O और R2 के बीच का बॉन्ड तोड़ सकता हूँ, ठीक है। और जो अकेला एल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ मैं हेलोजन जोड़ दूंगा और जो O के साथ होगा उसके साथ H जोड़ के मैं अल्कोहल बना दूंगा, ठीक है, सिंपल। अब कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, सबसे पहले आपको देखना है कि अगर मैं यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ तो मेरे को R1 मिलेगा। आपको देखना है कि अगर R1 जो मुझे मिल रहा है वो ऐसा है जिसमें जो कि 3 डिग्री है, मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, या फिर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है, उस केस में आप ये वाला बॉन्ड तोड़ दोगे, ठीक है, मतलब R1 वाला तोड़ोगे। लेकिन अगर 3 डिग्री या फिर रेजोनेंस नहीं है, मतलब आपने तोड़ के देखा और 3 डिग्री और रेजोनेंस नहीं है, उस केस में आप R1 और R2 में से ऐसे वाले को तोड़ोगे जिसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, जिसमें भी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसको आप तोड़ के निकालोगे और उसमें आप हेलोजन जोड़ोगे, सिंपल। इसको हम लोग करके देखें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लो एक ईथर है जिसमें C3O, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, अपने हिसाब से देख लेना। एक ये ईथर है, दूसरा ये ईथर है OC, एक और ईथर मान लो O, ठीक है। ये 3 ईथर मैंने यहाँ पे बना लिया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि चलो मुझे तीनों में बताओ कि कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे आप। अब देखो पहला देखते हो, पहला जैसे आप देखते हो तो आपको यहाँ पे दिखता है कि अच्छा यहाँ पे अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो मेरे को यहाँ पे एक सिंपल 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ये तोड़ता हूँ तो यहाँ पे मेरे को यहाँ दिख रहा है कि अच्छा ये तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और मैंने बोलता अगर आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल जाए या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज मिल जाए तो आप फिर वही बॉन्ड तोड़ोगे। तो मतलब आप ये बॉन्ड नहीं तोड़ोगे, आप ये वाला तोड़ोगे और ये ग्रुप अलग कर लोगे, ठीक है। मैंने क्या बोलता है, तोड़ के आप अलग करो, उसके साथ हेलोजन जोड़ दोगे। तो मतलब आप इसके साथ क्या करोगे, जो भी अपना हेलोजन है उसको जोड़ दोगे, ठीक है, और इसके साथ आप क्या करोगे, OH जोड़ दोगे, मतलब H जोड़ दोगे, ठीक है, आपका अल्कोहल बन जाएगा। मतलब इस पार्ट से आपने अल्कोहल बना दिया, इस पार्ट से आपने अल्काइल हाइड्राइड बना दिया। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे आप देखते हो तो इसको अगर तोड़ते हो तो अपना नॉर्मल 1 डिग्री, इसको तोड़ रहे हो तो आप नॉर्मल 2 डिग्री बनाओ। तो यहाँ पे आपका 3 डिग्री नहीं बना, तो इस केस में आप किस में प्रेफर करोगे, जिसमें भी आपको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिल रहा है। तो आपको देखा कि हाँ यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इस केस में आप ये बॉन्ड नहीं तोड़ोगे, आप ये बॉन्ड तोड़ोगे और इसके साथ आप अपना हेलोजन को जोड़ोगे और यहाँ पे आप अपना H जोड़ के इसको अल्कोहल बना दोगे और इसको बना दोगे अल्काइल हाइड्राइड, ठीक। एक और देखते हैं, अगर आप इसको तोड़ के देखते हो तो यहाँ पे अपना बन रहा है 1 डिग्री, इसको तोड़ते हो तो यहाँ पे भी 1 डिग्री बना है। लेकिन किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 डिग्री मिला नहीं, यहाँ पे आपको रेजोनेंस मिला नहीं, तो आप किस पे जाओगे, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उस वाले को तोड़ोगे। तो आप इस वाले को तोड़ के यहाँ पे आप अपना हेलोजन जोड़ दोगे और अल्काइल हाइड्राइड बना दोगे, ठीक है, और इसको आप अपना H जोड़ के अल्कोहल बना दोगे। इस तरीके से आप करें, ठीक है। ये रूल याद रखो कि अगर मेरे को दिख रहा है कि R1 तोड़ने पे मेरे को 3 डिग्री स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन मिल रहा है या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज मिल रहा है तो मैं उसको तोड़ूंगा। अगर नहीं मिल रहा है, 2 डिग्री भी क्यों ना हो, अगर नहीं मिल रहा है, 3 डिग्री नहीं है, उस केस में मैं देखूंगी किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उसको मैं तोड़ूं। एक इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी अगर आपको पार्शियल बॉन्ड वाला बॉन्ड दिख रहा है तो आप उसको कभी नहीं तोड़ोगे, ठीक है। उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हो ईथर है तो आप या तो यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ सकते हो या फिर ये तोड़ सकते हो। लेकिन आपको दिख रहा है कि ये जो बॉन्ड है इसमें आपको पार्शियल बॉन्ड दिख रहा है तो आप इसको नहीं तोड़ोगे। आपके पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि आप इसको तोड़ के R निकालोगे और उसमें आप X जोड़ दोगे, इसलिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे RX बना है, ठीक है, और इसके साथ में अल्कोहल बनाया, मतलब फिनॉल बनाया आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी पार्शियल बॉन्ड को नहीं तोड़ो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है कि अगर कभी लिख दिया कि एक्सेस में दिया हुआ है आपका अल्काइल हाइड्राइड, वैसे तो बहुत रेयर चांस आपको देंगे, मोस्टली वो आपसे यही टेस्ट करते हैं कि कौन सा बॉन्ड आप तोड़ रहे हो। अगर कभी लिखता है कि एक्सेस में हेलोजन एसिड दिया हुआ है तो उस केस में आप अल्कोहल नहीं बनाते हो, फिर आप 2 मोल अल्काइल हाइड्राइड एज एन आंसर देते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, बस ये ध्यान देना कि पार्शियल बॉन्ड को तब भी नहीं तोड़ोगे, ठीक है, पार्शियल बॉन्ड नहीं तोड़ना है उसमें, ठीक है। आंसर आपको क्या देना है, 2 मोल अल्काइल हाइड्राइड देना है, उस केस में आप अल्कोहल आंसर नहीं देते हो अगर एक्सेस में दिया है हेलोजन एसिड। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी है कि ईथर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप्स देखते हो तो उसमें सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, ईथर होता है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, तो ईथर आपका उसमें से कोई भी ईथर जो भी होगा वो ऑप्शन। अब ये तो हमने बात कर ली कि अगर आप एल्काइल एराइल ईथर्स की बात करते हो तो उस केस में हम लोग एल्काइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं, ना कि एराइल और ऑक्सीजन के बीच, ठीक है। एल्काइल और ऑक्सीजन के बीच का आपने बॉन्ड तोड़ा है, ना कि एराइल और ऑक्सीजन के बीच। क्यों? क्योंकि एराइल और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, उसको तोड़ना मुश्किल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आपने बात कर ली नॉर्मल कि ईथर में कब क्या बॉन्ड तोड़ना है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हेलोजन एसिड्स जो आप यहाँ पे रिएक्ट करवा दो तो उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर मैं पूछता हूँ इस रिएक्शन में तो आपको देना है आंसर HI सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर HBr HCl। रीजन क्या दे सकते हो, सिंपल ऐसे समझा सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे HX के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तभी वो ऐड हो रहा है वहाँ पे X जाके, तो कौन जल्दी टूटेगा, जो ज्यादा बड़ा हेलोजन होगा जल्दी टूट जाएगा, इसलिए HI सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा, फिर HBr फिर HCl। पेज पे आओगे तो जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया उसी को एनसीईआरटी क्या समझाती है। एनसीईआरटी लिखती है कि अगर एक एल्काइल ग्रुप जो ईथर का है, ईथर अगर आप देख रहे हो ROR, उसमें से कोई एक R ऐसा ग्रुप है जो कि टर्शरी है, 3 डिग्री है, उस केस में आप टर्शरी हैलाइड बनाओगे, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, है ना, वही किया देखो। लेकिन अगर आपको ऐसा ग्रुप मिल रहा है जिसमें प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है,
उस केस में आप लोअर एल्काइल ग्रुप के साथ आयोडीन को जोड़ रहे हो, ठीक है, मतलब हेलोजन को आप लोअर एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ रहे हो जिसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, वही चीज वही यहाँ पे लिखी। हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें ये जो अभी आपने रिएक्शन देखा जिसमें ईथर का रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ हो रहा है, इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर HI एक्सेस में है तो उस केस में सारे के सारे जो ईथर है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्काइल हैलाइड में, ठीक है, इसमें आप कोई भी अल्कोहल आंसर नहीं देते हो। उसके बाद हाँ, एक इंपॉर्टेंट AR बन सकता है असर्शन, वो आपको ये दे सकते हैं, इफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी ग्रुप देन द हैलाइड फॉर्म इज टर्शियरी हैलाइड, ठीक है, ये आपका एसोसिएशन हो गया। रीजन क्या दे देंगे आपको, ये वाला, और जो कि सही रीजन होगा। अब जैसा मैंने आपको समझाया था कि अगर उसमें कोई भी टर्शियरी ग्रुप होगा तो उसमें क्या बनता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत स्टेबल होता है वो, और इसीलिए ये 3 डिग्री आपका एल्काइल हैलाइड बना लेता है। उसी को एनसीईआरटी लिखती है कि क्या होगा कि जब भी लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, जब भी ईथर से ये वाला लीविंग ग्रुप निकल जाएगा CH3OH, जो कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इस स्टेप में देखो स्लो स्टेप है, और यही आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेगी, इस हिसाब से आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जब आपको देखोगे जो लीविंग ग्रुप आपका जब निकल रहा है CH3OH, उस केस में जो आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर उसमें कोई भी ग्रुप कैसा था, टर्शियरी ग्रुप, और क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है वो काफी स्टेबल होता है सबको, और इसीलिए ये रिएक्शन कैसा फॉलो कर रहा है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। तो यही चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर यहाँ पे जो ईथर है उसमें प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है, उस केस में ये रिएक्शन फॉलो कर रहा है SN2, तो आपको सीधे रिएक्शन दे देंगे। आपको देखना है कि अच्छा, और पूछ रहे हैं कि ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, तो आपको ये दिख रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो ईथर का रिएक्शन है हेलोजन एसिड के साथ, लेकिन आपको याद रखिए कि अच्छा इसमें दोनों रिएक्शन, दोनों पॉसिबिलिटी है, SN2 भी दिखा सकता है, SN1 भी दिखा। आंसर क्या देना है डिपेंड करेगा कि मेरे को एल्काइल ग्रुप देखना है, ईथर के साथ क्या मेरे को एक ऐसा एल्काइल ग्रुप देखने को मिल रहा है जो कि 3 डिग्री स्टेबलाइज है या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो वो SN1 के थ्रू जाएगा। लेकिन अगर मेरे को दिख रहा है कि नहीं 3 डिग्री नहीं है, नहीं रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पे 2 डिग्री और 1 डिग्री देखने को मिल रहा है, तो वो SN2 रिएक्शन है। वही चीज आपको यहाँ पे समझा रहा है एनसीईआरटी, और उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया कि AR कैसे बन के यहाँ पे आ सकता है। लीविंग ग्रुप यहाँ पे CH3OH है, स्लो स्टेप में आपका यहाँ पे 3 डिग्री स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बन रहा है जो कि काफी स्टेबल होता है, और इसीलिए यहाँ पे टर्शियरी हैलाइड बन रहा था। और ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, SN1 मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो कर। अब यहाँ पे एनसीईआरटी वही चीज समझा दी जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि क्यों हम लोग ऑक्सीजन और एराइल ग्रुप के बीच का बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। एनसीईआरटी बस यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर समझा दी कि अगर हम लोग एनिसोल की बात करें, एनिसोल क्या होता है सबको पता होना चाहिए, एकदम नाम से याद होना चाहिए, एनिसोल ऐसा दिखता है OCH, ठीक है, तो ये भी आपका एक ईथर है। अगर मैं इसमें आपको बोलूं कि मेरे को इसका रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ मान लो HI, तो कैसे कराओगे, आप देखो कि अच्छा मैं ये बॉन्ड तोड़ सकता हूँ या फिर ये तोड़ सकता हूँ। मैं ये नहीं तोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए मैं आपका ये वाला बॉन्ड तोड़ के CH3 निकालूंगा, और जिसको निकालूंगा उसके साथ हेलोजन जोड़ूंगा, तो मतलब यहाँ पे CH3I बनेगा, ठीक है, और आपका ये इसके साथ आप यहाँ पे H लगाओगे तो आपका यहाँ फिनॉल बनेगा। तो वही यहाँ पे एनसीईआरटी समझा दी कि जो OCH3 बॉन्ड है वो यहाँ पे वीकर है एज कम्पेयर टू OC6H5 बॉन्ड। इसका 2 रीजन देती है एनसीईआरटी, पहला जो फिनाइल ग्रुप का कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रखेगा ऑक्सीजन को। दूसरा यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे आता है, और जब वहाँ पे करोगे तो वहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये तो आपको मैंने रीजन समझा दिया कि अगर कोई भी रीजन है तो आप समझ जाने कि हाँ ये सही चीज। दूसरा पॉइंट, अगर आपको कभी बोलते हैं कि एनिसोल का प्रोटोनेशन करवाने पे क्या मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोनेशन करने के बाद ऐसा कुछ दिखता है, आपको ध्यान रखना है। मतलब जब भी प्रोटोनेशन कराओगे तो O के साथ H जोड़ दोगे, उस पर आपका एक प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आता है कि एनिसोल का हमने प्रोटोनेशन करवाया है तो क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको ये वाला सही टिक करना है क्योंकि जहाँ भी आपको ये वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जो कि समझने में दिक्कत होती है। यहाँ पे लिखा है कि फिनॉल जो है वो फर्दर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा और अगला ईथर आपका नहीं बनेगा। मतलब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर आप ऊपर जाओगे, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर आपने एक्सेस में हेलोजन एसिड ले लिया तो जो यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है वो फर्दर हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करके एक और एल्काइल हैलाइड दे देगा। मतलब आप यहाँ पे 2 मोल एल्काइल हैलाइड आंसर दोगे। लेकिन आप अगर आप ध्यान से देखोगे इस रिएक्शन को तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल OH हट के X लग रहा है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि आपने ऑलरेडी हेलोजन में देखा था। तो अगर आप यहाँ पे वापस आओगे तो यहाँ कह रहा है कि जो फिनॉल है वो रिएक्शन नहीं दिखा पाता है। और आपको याद है हेलोजन्स में हमने डिस्कस किया था कि फिनॉल जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता है, उसके बहुत सारे रीजन हमने डिस्कस किए थे। वही चीज एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है कि फिनॉल्स आगे रिएक्ट करके अपना अगला हैलाइड नहीं देगा, जैसा कि हम लोग अल्कोहल के केस में देख रहे थे। क्यों? क्योंकि फिनॉल्स आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखाता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जाके उसको लास्ट यहाँ पे एग्जाम्पल 7.7 में कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने अपने रिएक्शन कॉपी में लिख के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये सारे क्वेश्चन। तो ये कुछ नहीं है, वो इंडेक्स से क्वेश्चन लिखे हुए मैंने, उसी को हम लोग यहाँ पे कवर कर लिया। तो एग्जाम्पल 7.7 जैसे आप खोलोगे तो आपको यहाँ पे 3 रिएक्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे तीनों में बोला है कि हम लोग को HI के साथ रिएक्शन करवाना है। तो करके देखते हैं। अभी हमने देखा कि ईथर का HI के साथ कैसे रिएक्शन करवाना होता है। सबसे पहले हम लोग को देखना होता है कि कोई ग्रुप कौन सा बॉन्ड तोड़े। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका कैसा है 1 डिग्री है, और इसको देखोगे तो ये कैसा है आपका, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपका एक कार्बन जुड़ा है, तो ये आपका कैसा है, ये भी 1 डिग्री है। तो इस केस में आप किसको तोड़ोगे, जब भी आपको दिख जाए कि अच्छा 3 डिग्री नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, तो हम लोग उस केस में ऐसे को तोड़ते हैं जिसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो आपको दिख रहा है ऑब्वियसली कम स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें देखने को मिलेगा, इसलिए आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे और इसमें आप अपना हेलोजन मतलब I जोड़ दोगे। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसी में देखो हेलोजन को जोड़ा हुआ है और इसको आपको क्या किया, अल्कोहल बना दिया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो कि अच्छा हाँ ये कैसा है 1 डिग्री है, इसमें आपको 3 डिग्री दिख गया। मैंने बोलता जैसे आपको 3 डिग्री दिख रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस 3 डिग्री वाले को तोड़ोगे। अच्छा, तो मतलब आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे और यहाँ पे अपना I जोड़ दोगे। यहाँ पे I इसी के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरे के साथ आपने H जोड़ा है, तो यहाँ पे अल्कोहल बन गया। अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो ईथर ये है, कंफ्यूज मत होना कि O के अगल बगल लिखना है। तो O के अगल बगल ये वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है।
अब आपको दिख रहा है कि ये तो मैं तोड़ूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल लॉग वन कैरेक्टर आता है, तो ये अपने सीधे से लिखा होता है कि पार्शियल लॉग वन को कभी नहीं तोड़ना है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा कि ये तोड़ोगे, ये तोड़ के आप यहाँ पे आई लगा दोगे, देखो वही क्या, ठीक है। और जो बचा उसके साथ में आगे समझ में ऐसा आपको करना है इस क्वेश्चन को। अब रिएक्शन कॉपी खोलते हो और कुछ एनसीईआरटी के रिएक्शन है उसको देखो। 49 यहाँ तक हमने कर लिया, 48 तक, और इसके नीचे भी कर लिया हमने ये। अब हमको देखना है 49, 50, 51, 50 की ये सारे रिएक्शन। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये सारे रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ऐसा ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने ऑलरेडी फिनॉल के केस में भी डिस्कस किया था। और सबसे पहले हमने कहाँ डिस्कस किया था? हाइड्रोकार्बन के केस में। तो वहीं से चला आ रहा है हाइड्रोकार्बन, जो हमने समझा था वही चीज़ हमने फिनॉल में अप्लाई किया, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे फिर से अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट बनाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन कि कैसा डायरेक्टिंग है। तो अगर आपको पता है, मैंने बताया था वहाँ पे कि OH हो, OCH3 हो, दोनों के पास क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर है मतलब ये रिंग में क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है इस लोन पेयर को यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू, और इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ा सकता है। बहुत सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको नेगेटिव चार्ज बढ़ा सकता है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो मतलब ये इस रिंग को एक्टिवेट करता है, और जब एक्टिवेट करता है तो मैंने बताया था कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहाँ एक्टिवेट करता है, मतलब कैसे डायरेक्टिंग होते हैं? तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी आप इलेक्ट्रोफाइल लगाओगे, एक बार ऑर्थो पे लगाओगे, एक बार पैरा पे लगाओगे। और बताया था कि मोस्टली पैरा मेजर होता है अनटिल एंड अनलेस क्या होगा? आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए उस केस में आपको ऑर्थो मेजर हो जाता है, अदरवाइज हमेशा पैरा मेजर हो। तो एक एक करके देखते हैं। पहला रिएक्शन आपको दिख रहा है कि इसका रिएक्शन, इसका नाम क्या है? इसका नाम एनिसोल है, ठीक है। इसका नाम याद रखना हमेशा। एनिसोल का रिएक्शन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉइक एसिड हो रहा है, ठीक है। जैसे आपको दिख जाए कि Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉइक एसिड है और एनिसोल के साथ रिएक्शन है, तो आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि अच्छा ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहाँ पे हेलोजिनेशन होता था और हेलोजन ऐड होता था। कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पे। तो एनसीईआरटी खोल के दिखाता हूँ, बार बनाना पड़ेगा नहीं तो। अगर आप यहाँ देखोगे एनसीईआरटी में, देखो क्या हुआ है। एनिसोल है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉइक एसिड है, क्या किया है? एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया है, एक बार पैरा पे जोड़ दिया है। मैंने क्या बोलता कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो पैरा मेजर होगा, तो वही यहाँ पे किया हुआ है। अगला रिएक्शन देखते हैं। एनिसोल है CH3Cl, मतलब कि एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3। जैसे ही आप ये देखोगे तो आपको दिमाग में अच्छा हाँ एल्काइल हैलाइड और एनहाइड्रस ClCl3 मतलब कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है। और फ्रीडल क्राफ्ट का दो रिएक्शन होता था, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। दोनों रिएक्शन आपको पता है दोनों में क्या करते थे। इसमें हम लोग एक्स हटाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, मोस्ट स्टेबल अगर अरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो करवाते हुए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे और उधर से जोड़ेंगे। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया तो मैं फिर से समझाऊंगा। तो यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अरेंजमेंट की, सिर्फ CH3 उठाया आपने, एक बार यहाँ पे ऑर्थो पे जोड़ दिया, एक बार पैरा पे जोड़ दिया, और पैरा आपका मेजर है। सेम एसाइलेशन के केस में वही करोगे, Cl हटाओगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा और प्लस से आप यहाँ पे जोड़ दोगे, COCH3 यहाँ पे जोड़ दिया, एक बार यहाँ पे जोड़ दिया, और पैरा आपका मेजर है। आगे समझ में? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये मैं समझ मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैंने पहले ही समझा दिया, इसलिए मैं इसको यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ वापस। फिर जैसे आप यहाँ पे आते हो आपको दिख रहा है अच्छा एनिसोल है और इसका रिएक्शन H2SO4 और HNO3 के प्रेजेंस में हो रहा है। तो जैसे आपने देखा कि H2SO4 और HNO3 आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये तो नाइट्रेशन है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आपका NO2 बनता था, और NO2 या तो आप ऑर्थो पे जोड़ोगे या तो पैरा पे। पैरा आपका मेजर है क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सिंपल रिएक्शन था, ये तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको देखना था, जो कि हमने फिनॉल के केस में भी डिस्कस किया था, वो ये था कि अगर आप ध्यान से देखोगे हेलोजिनेशन को, तो सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन में हेलोजिनेशन देखा था, उसमें हम लोग लिविस एसिड यूज करते। तो यहाँ पे भी Br2 के साथ FeBr3 यूज होना चाहिए था, लेकिन यूज किया नहीं हमने, सीधे सीधे इथेनॉइक एसिड में रिएक्शन करवा दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो OCH3 है बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। और इतना अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि वो खुद ही सफिशिएंट है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए, ठीक है। उसको अलग से कोई लिविस एसिड देने की जरूरत नहीं पड़ती। वही यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो हमने रिएक्शन किया है वो इन एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमीन, मतलब वही FeBr3 एब्सेंस में किया है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है उसको ऑलरेडी जो मिथॉक्सी ग्रुप है ना अच्छे खासे अमाउंट में एक्टिवेट कर देती है, और इसलिए हमें अलग से FeBr3 देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो मैंने बता दिया था आपको कि जो OR ग्रुप है एल्कोक्सी ग्रुप, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और एक्टिवेटिंग होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक। सबके बाद अब हम लोग को कुछ इंटेक्स के क्वेश्चंस देखने। अब जैसे आप इंटेक्स क्वेश्चन में आओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको 7.10 देखने को मिलेगा, उसको आप खुद कर लेना, वो हो जाएगा आपसे। 7.11 में आपको बताता हूँ क्या बोला है कि अगर हम लोग को 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो इन दोनों में से 1 और 2 में से कौन सा सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन बना लो, कैसा दिखेगा तो वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, वो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये बनाना है तो कौन सा सुटेबल रहेगा? सबसे पहले तो जैसे ही आप इस रिएक्शन को देखोगे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सा है, विलियमसन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन एक सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन एक बार एराइल हैलाइड के साथ हो रहा है और एक बार आपका एल्काइलाइड का रिएक्शन सोडियम फेनॉक्साइड के साथ होता है, मतलब कि है तो ये विलियमसन। तो उसमें आपको क्या बताया था, आपको देखना है कि हाँ अगर आपको बनाना है अच्छे से ईथर, उसमें आपको देखना पड़ता है कि एल्काइलाइड कौन सा है। अगर 1 डिग्री है तो अब तो बना देगा, अगर 1 डिग्री नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा। तो बहुत लोग इसमें ऐसे एलिमिनेट कर लेंगे, अच्छा देखो यहाँ पे एल्काइलाइड 1 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ से तो बन जाएगा, लेकिन इस केस में आपको देखोगे यहाँ पे आपको 2 डिग्री एल्काइलाइड देखने को मिला, तो ये नहीं बनेगा। लेकिन ऐसे नहीं देखना था, इसमें अगर ध्यान से देखोगे अगर आपको इस Br को हटाना है तो यहाँ पे आपको ये पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जो कि काफी दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए आप इसको नहीं तोड़ पाओगे, इसलिए ये वाला सुटेबल नहीं है। आप आपका जो सुटेबल पार्ट है वो आपका सेकंड वाला है, मतलब आप सेकंड वाले को यूज करके 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7.12। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक रिएक्शन जिसमें ईथर का रिएक्शन HBr के साथ हो रहा है, मतलब हेलोजन एसिड। क्या करना होता है इसमें, आपको देखना पड़ता है कि कौन सा बॉन्ड तोड़। तो एक बार ये बॉन्ड तोड़ के देखो तो आपको यहाँ दिख रहा है हाँ ये भी 1 डिग्री बन रहा है, ये भी आपका 1 डिग्री बन रहा है। तो अगर दोनों 1 डिग्री है तो क्या देखोगे कौन सा कम स्टेरिक हिंड्रेंस दिखा रहा है, तो आपको देखा कि हाँ ये कम स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाएगा, तो मैं ये वाला तोड़ूंगा और इसके साथ मैं Br को जोड़, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बन जाएगा CH3Br
और इस वाले के साथ आपका लग जाएगा H। फिर ये भी वैसा ही रिएक्शन है, इसमें भी देखना है कौन सा बॉन्ड तोड़ना है। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है कि ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, सिर्फ आपको ये बॉन्ड तोड़ना है और यहाँ पे आपका C2H5 के साथ Br जुड़ जाएगा, तो आप बन जाएगा C2H5Br और फिनॉल बन जाएगा। अब जैसे आप थर्ड नंबर रिएक्शन देखते हो, आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे फिनाइल एल्काइल ईथर का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 के साथ। तो ये तो रिएक्शन देखते दिमाग में आना चाहिए कि ये तो नाइट्रेशन होता है, इसमें NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो आप कहाँ पे लगाओगे, दो जगह लगा सकते हो, ऑर्थो पे, पैरा पे। कौन सा मेजर होगा, पैरा वाला मेजर होगा, तो सीधे सीधे आपको पैरा वाला बना देना है। उसके बाद ये रिएक्शन देख लो, HA के साथ रिएक्शन है ईथर का, कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे ये देखना है बस। अगर आप ये तोड़ोगे तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे 3 डिग्री मिल गया। तो 3 डिग्री केस में आप 3 डिग्री वाला तोड़ते हो, तो ये वाला तोड़ोगे और यहाँ पे आप आई जोड़, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो जो हमने पढ़ा उसको हम लोग अप्लाई करके भी हमने देख लिया। अब हमको एक लास्ट पार्ट देखना था फिजिकल प्रॉपर्टी वाला, तो उसके लेते हैं और आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। सबसे पहला पार्ट आपको देखने को मिलता है कि जो ईथर में CO बॉन्ड है वो आपका पोलर होता है, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, और ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, तो मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने जाते हैं तो आपका सबसे कम होगा हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पोलर नहीं होता है। उसके बाद ईथर का होगा, और क्योंकि सबसे ज्यादा एक तो पोलैरिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेन रीजन जो है कि अल्कोहल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, ठीक है, इसलिए अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट में इतना इंफोसिस यहाँ पे नहीं करूँगा। मेन जो मेरे को आपको समझाना है ना, वो मिसिबिलिटी वाला पार्ट है कि जो ईथर है वो वाटर में जितना अल्कोहल मिसिबिलिटी दिखाता है उतना ही ईथर भी दिखाता है। अब इसका रीजन एनसीईआरटी देती है कि ईथर जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि अरे भैया आपने तो यहाँ पे बोला कि इथॉक्सीथेन मतलब जो ईथर है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्कोहल से, क्यों? क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा पाता है लेकिन ईथर नहीं दिखा पाता है। और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि क्योंकि ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा पाता है इसलिए वो उतना ही मिसिबल होता है जितना अल्कोहल होता है। ये तो कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया। तो ध्यान समझो, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट वाली बात होती है, इसमें हम लोग बात करें कि एक ईथर का मॉलिक्यूल दूसरे ईथर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा पा रहा है नहीं दिखा। और जब आप ये करके देखोगे तो आपको दिखेगा अरे ईथर में तो H है ही नहीं, है ना। अगर आप O के साथ दोनों R ग्रुप जोड़ दोगे तो H कहाँ जोड़ोगे, ईथर में कोई H होता ही नहीं है। तो अगर आप आपस में जोड़ने जाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कराओगे, है ना। अगर एक ROR को आप दूसरे ROR के साथ जोड़ने जाओगे तो H तो है ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से कराओगे, ठीक है। लेकिन अल्कोहल में H होता है, वहाँ पे आप दो अल्कोहल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा सकते हो। तो बॉइलिंग पॉइंट में आप दो मॉलिक्यूल के बीच देखते हो, मतलब अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हो। लेकिन मिसिबिलिटी जब आप देख रहे हो तो उसके इसमें आप वाटर के साथ देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भले ही ईथर के पास H नहीं है लेकिन H2O के पास तो है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ईथर के पास H नहीं है लेकिन H2O के पास है, और इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पा रही है जब आप ईथर और वाटर के बीच करा रहे हो। और सिमिलरली अल्कोहल और वाटर के बीच भी हो जाएगी क्योंकि दोनों के पास H है। तो मतलब अल्कोहल और ईथर दोनों ही मिसिबल होते हैं वाटर में, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में मिसिबल होता है। वो एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी दिया है कि इथॉक्सीथेन और ब्यूटेनॉल दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में मिसिबिलिटी दिखाते हैं। रीजन क्या दोगे कि ईथर और वाटर जो है दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं जैसे कि अल्कोहल और वाटर दिखा, वही चीज एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है। तो ये आपका एक अच्छा एआर क्वेश्चन बन के आ सकता है, और जो लोग पढ़ के जाएंगे वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। उनके दिमाग में आया कि अरे ईथर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता ही नहीं है, अल्कोहल दिखाता है। तो जब अल्कोहल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा था तो दोनों की फिर मिसिबिलिटी सेम कैसे हो सकती है, क्योंकि रीजन लिखा हुआ कि दोनों ईथर और अल्कोहल दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं वाटर के साथ। तो ध्यान ये देना कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि वाटर के साथ दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, जो कि सही बात है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि ईथर आपस में दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते, तो ईथर आपस में नहीं दिखा सकते हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। लेकिन अल्कोहल आपस में भी दिखा सकते हैं और वाटर के साथ भी दिखा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट तो अल्कोहल की ज्यादा है। आगे समझ में, मैंने समझा दिया आपको, डिस्कस नहीं करूँगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ, होप कि आपको समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में ऑर्गेनिक। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय।